दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा एमपीजीके का फुल कोर्स लेके आया हूं और ये कोर्स मैं मैप के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मैप में आपको पता रहेगा कि कौन सा जिला कहां पे है और इससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ ही मेरी जो आप ये मान लो हैंड राइटिंग वगैरह ये 1 नंबर राइटिंग है, ठीक है, और 1 नंबर यहाँ पे नोट्स है, ठीक है। जैसे कि ये है, ये मैंने एमपी का मैप बनाया, जैसे थोड़ा सा मैं आउट जूम करता हूं, देखो। अब मैं पता क्या करूंगा, जैसे मैंने ये बता दिया ये जबलपुर है, तो यहाँ जाओगे ये कटनी है, ठीक है, यहाँ जाओगे ये मंडला है, ठीक है, मैं यहाँ जाओगे ये डिंडोरी है, यहाँ जाओगे ये मंडला है, ये नीचे ये बालाघाट है, ये सिवनी है, ये छिंदवाड़ा है, ये पाड़ना है, ठीक है, और ये तुम्हारा नरसिंहपुर है। तो इस प्रकार से तुम्हें मैं सारे के सारे जिले याद करवा दूंगा और क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस फुल कोर्स में, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोग कई चीजें मैं आपको मैप के माध्यम से पढ़ाऊंगा। मैं ऐसे आपको रटवाने वाला नहीं हूँ कि कोई भी टॉपिक है, जैसे ये नदियां है, ठीक है, जैसे कोई ताप्ती नदी है या यहाँ पे देखिए ये कौन सी नदी है, ताप्ती नदी है, ठीक है, तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, किस जगह से, ये सारी की सारी चीजें नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे। ये नर्मदा नदी है, यहाँ पे देखिए नर्मदा की सहायक नदियां दाईं तरफ से कौन कौन सी है, बाईं तरफ से कौन कौन सी है, यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी पर स्थित जो टापू है, द्वीप है, वो कौन सी है। इसी के साथ हम गंगा नदी की अगवाई तंत्र की बात करेंगे, जैसे गंगा में यमुना रहती है, यमुना की कौन कौन सी बेसहायक नदियां जो मध्य प्रदेश से यमुना में मिलती है। इसके बाद हम चंबल नदी की बात करेंगे। देखो तो कई चीजों के बारे में, नदियों को पढ़ाते मैं चला नहीं जाऊंगा, तो यहाँ भी मान लो कि सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं जो हमारा एमपीजीके का फुल कोर्स है उसके बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कई टॉपिकों को पढ़ाने वाला हूं और मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहता, और इसलिए मैं इसे 4G की स्पीड में आपके लिए लेके आया हूं। 4G की स्पीड का मतलब ये है कि जैसे सबसे पहले पढ़ाऊंगा आपको आदिवासी मध्य प्रदेश, जो कि पेज क्रमांक 4 से 5 है। इसके बाद वर्तमान मध्य प्रदेश कर रेखा व केंद्र बिंदु, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा क्या मध्य प्रदेश का मैप, कौन सा जिला कहां पे है, ये आपको बन जाएगा, तो आपको सारी की सारी चीजें बन जाएंगी। और ये सारे के सारे टॉपिक, यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश की नदियां, यहाँ पे प्रमुख नदियों का अलग है, ठीक है, प्रमुख नदियां, सिंचाई एवं बांध परियोजना बहुत पूछा जा रहा है आजकल, ये अभ्यारण्य बहुत पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बहुत पूछे जा रहे हैं, पर्वत पहाड़ियां, कौन सा पर्वत कहां पे है, संभाग आते हैं, ठीक है। और इसके बाद मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, जलवायु वर्षा कैसी होती है, मिट्टियां कौन कौन सी हैं, कृषि कैसी होती है, मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में प्रश्न आते हैं 2011 की। उसके बाद परिवहन व्यवस्था कैसी है, उद्योग कौन कौन से एमपी में किस जिले को कौन कौन सा जीआई टैग मिला है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। पुरस्कार, सम्मान, खनिज संपदा, प्रमुख मेले तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं आजकल। इसके बाद लोक नृत्य, लोकगीत, लोक नाट्य, मध्य प्रदेश की लोक कला, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश की गुफाएं कौन कौन सी है, मांडू की गुफा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है, इन सभी को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के किले, महल, दुर्ग, खेल परिदृश्य, शिक्षा व्यवस्था और वर्तमान मंत्रिमंडल तथा पुलिस व्यवस्था। अभी वर्तमान का मंत्रिमंडल भी मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है, पुलिस व्यवस्था भी इसमें सम्मिलित की है और प्रमुख जनजातियों को भी मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। साथ में मध्य प्रदेश के प्रमुख जो समाचार पत्र है वो कौन सी है, और इसमें एक टॉपिक और ऐड कर लीजिएगा, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश के जो लेखक कवि हैं उनके बारे में भी। तो इतनी सारी चीजें इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है अविभाजित मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्थापना दिवस। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, इसलिए हर वर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है मनाया जाता है। तो ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है। अब इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, स्टोरी सुनिएगा, सबसे पहले स्टोरी सुनो। मध्य प्रदेश में पहले छत्तीसगढ़ भी था, यहाँ से छत्तीसगढ़ भी था यहाँ तक, ठीक है। तो स्टोरी ये है कि सन 2000 में, कौन से सन में, सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। 2000 में मध्य प्रदेश के पास कुल मिला के 61 जिले थे, लेकिन 16 जिले ले गया छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश के पास बचे कितने जिले, 45 जिले। तो मध्य प्रदेश के पास अब सन 2000 में कितने जिले बचे, 45 जिले। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था, 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के पास 45 जिले बचे, मैं पेन को थोड़ा चेंज कर देता हूं, ठीक है, 45 जिले बचे। अब ये तो चलिए, हां, तो मध्य प्रदेश के पास अब कितने जिले बचे, 45। लेकिन क्या हुआ, इसके 3 साल बाद यानी कि 2003 में, 2000 के बाद, सन 2000 के बाद 2003 में 3 नए जिले बने। 3 इससे आप ऐसे बात कर सकते हो, 3 में 3 नए जिले बने, 3 नए जिले बने, ठीक है, नए जिले बने। कौन कौन से जिले बने, एक बना आपका खंडवा से अलग होकर अनूपपुर। कौन सा जिला बना, अनूपपुर, ठीक, अनूपपुर नहीं बरहानपुर, ठीक है, खंडवा से बरहानपुर खंडवा से बरहानपुर अलग हुआ। इसके बाद दूसरा जिला था वो था शहडोल, शहडोल से अलग हुआ अनूपपुर। शहडोल से कौन सा जिला अलग हुआ, अनूपपुर। तो शहडोल से अनूपपुर हुआ, ठीक है, अनूपपुर, क्योंकि खंडवा देखिए, खंडवा यहाँ पे आता है और शहडोल यहाँ पे आता है, तो शहडोल से यहाँ पे अनूपपुर बना और यहाँ से खंडवा बना, ठीक है। ये आप लोग इसमें मैप में इतना आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। अब दोस्तों एक और तीसरा जिला था, क्योंकि 2003 में 3 जिले बने, तो तीसरा जिला जो बना वो था हमारा गुना से अलग होकर बना अशोकनगर। गुना जिला था, गुना से अलग होकर बना अशोकनगर। गुना से अलग होकर कौन सा जिला बना, अशोकनगर। तो यहाँ पे देखिए गुना यहाँ पे था और इससे अलग होकर यहाँ पे अशोकनगर है, ठीक है। तो उसकी स्थिति मैंने आप लोगों को बता दी है। अब दोस्तों अब जो मुख्य बात है वो आपको दिमाग में रखनी है। 2000 में थे 45 जिले, ठीक है, 2003 में 3 नए जिले आ गए, ठीक है, कितने नए जिले आ गए, 3 नए जिले, खंडवा से बरहानपुर, शहडोल से अनूपपुर और गुना से अशोकनगर। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके ठीक 5 साल बाद, कितने साल बाद, 5 साल बाद, यहाँ दोस्तों इसके ठीक 5 साल बाद 2 और जिले आए, यानी कि 2003 के बाद 5 साल बाद कितना, 2008 में 2 और नए जिले बनाए गए। कौन कौन से जिले बनाए गए, एक बनाया गया अलीराजपुर। कौन सा जिला, अलीराजपुर। और अलीराजपुर किस जिले से निकला है, ये निकला है अपने झाबुआ से, तो झाबुआ से अलग होकर एक नया जिला बना अलीराजपुर। इसके बाद एक दूसरा जिला था, ये जिला ये हुआ 2 जिले बनाए ना 8 में, 2008 में 2 जिले। कौन कौन सा, अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ। दूसरा हुआ सिंगरौली से सीधी, ठीक है, सिंगरौली से मतलब ये मान लो सीधी से सिंगरौली, माफ कीजिएगा, सीधी जो जिला है, ठीक है, सीधी गलत लिख दिया मैंने, ऐसे कर दिया, ठीक है, सीधी जो जिला है उससे सिंगरौली जिला बना। कौन सा जिला बना, सिंगरौली। तो ये दोनों 2008 में बने हैं, ठीक है। 2003 में 3 जिले, 2008 में 2 जिले, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद एक जिला बना, ठीक है, एक जिला कैसे बना। अब देखो यहाँ पर तो 45 जिले, 3 ये होगा तो कितने होगा, 48 जिले। अब 2 ये होगा तो कितने होगा, मतलब अभी टोटल में होगा 50 जिले, कितने जिले होगा, 50। अब 50 के बाद बात करते हैं 51 जिले की। तो 51 जिला बना 2013 में, 51 जिला 2013 में, जो कि शाजापुर से आगर मालवा अलग हुआ, ठीक है। दोस्तों 2013 में क्या हुआ, पेन को फिर से बदलना पड़ेगा, जो शाजापुर है, ठीक है, शाजापुर जिले से आगर मालवा को अलग कर दिया गया। किसको अलग कर दिया गया, आगर मालवा को। तो ये एक नया जिला बना, ये एक नया जिला बना, ठीक है, 2013 में। 13 के बाद 5 साल बाद, देखो 3 से 5 साल बाद 8 2008 समय से याद कर सकते हो। 2003 3 से 5 साल बाद 2008 में 2 जिले बने, 3 में 3 2 में 2, और इसके बाद 2013 में बना एक जिला, ये कौन सा, आगर मालवा। इसके बाद 52वां जिला, ठीक है, 52वां जिला 2018 में। तो 3 याद रखिए ना, उसके बाद 5 साल के अंतराल में आपके जिले बने हैं। 2018 में जो जिला बना वो बना हमारा निमाड़ी। कौन सा जिला, निमाड़ी, ठीक है, निमाड़ी 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना। निमाड़ी किस जिले से अलग हुआ था, ये हुआ था टीकमगढ़ से, टीकमगढ़। तो एक निमाड़ी जिला बन गया, एक आगर मालवा जिला बन गया, यहाँ पर सीधी से सिंगरौली बन गया, झाबुआ से अलीराजपुर बन गया, यहाँ पर खंडवा से बरहानपुर, शहडोल से अनूपपुर और गुना से अशोकनगर। कुल मिला के ये जिले बन गए। अब देखिए 2003 से 5 जोड़ते हैं 2018, ठीक है, 3 5 18। अब 53वां 54वां और 55वां। अब देखो इसमें भी 5 जोड़ो, 18 में 5 क्या होता है, 2023। तो यहाँ पर 18 5 2023। तो 2023 है, इसमें 3 जिले बने। पहला जिला
जिला बना दूसरा जिला और तीसरा। पहला यानी कि इंचौन जिला जो बना वो बना मऊगंज। कौन सा? मऊगंज। और ये किससे लगा हुआ? रीवा से लगा होकर मऊगंज जिला बना। इसके बाद जो 53वां जिला था मऊगंज, ठीक है। चंगुल जो जिला था वो बना मैहर। कौन सा? मैहर। और मैहर किस जिले से लगा हुआ? ये हुआ हमारे सतना से, ठीक है। रीवा के पास में ही सतना है, सतना। और इसके बाद 55वां जिला है वो बना पाडुना। कौन सा जिला बना? पाडुना जो बना ये बना छिंदवाड़ा। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये 55वां जिला है, अभी जो लेटेस्ट जिला है ये यही है, पाडुना है, ठीक है। जो पाडुना है ये छिंदवाड़ा से अलग हुआ, लेकिन हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा फर्स्ट पे है, ठीक है। आज भी इसके अलग होने के बाद भी छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल इतना था कि आज भी वो क्षेत्रफल की दृष्टि में फर्स्ट नंबर पे है। और जो 2018 में निमाड़ी जिला बना, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? निमाड़ी। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा, ठीक है। ये फैक्ट आपको दिमाग में रखनी है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैप से आप लोगों को कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ, आइए उनको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो मैंने एक छोटा सा बनाया है ना, यहाँ पर है निमाड़ी, यहाँ पे कौन सा है? निमाड़ी। इसको लिख दो निमाड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे एक पहले जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला था वो था दतिया। कौन सा जिला था? दतिया। अब दतिया नहीं है, ठीक है, दतिया नहीं है। अब कौन सा जिला है? निमाड़ी। दूसरी बात है, यहाँ पे है एक छिंदवाड़ा जिला, ठीक है। यहाँ पे आप ये मान लो कि यहाँ पे था एक छिंदवाड़ा। कौन सा? ये था छिंद लिख दिया मैंने, तो छिंदवाड़ा से यहाँ से मान सकते हो, तो छिंदवाड़ा, ठीक है। छिंदवाड़ा से क्या हुआ? एक पाडुना जिला, यहाँ से एक पाडुना जिला। कौन सा जिला? पाडुना। अभी जो 55वां जिला है, ठीक है, पाडुना जिला क्या हो गया? अलग हो गया। पाडुना जिला क्या हो गया? अलग हो गया। तो इसके बाद भी ये क्षेत्रफल की दृष्टि में नंबर बनते हैं। इसके बाद भी नंबर बनते कौन है? छिंदवाड़ा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस एक प्रकार से मऊगंज, यहाँ पे मऊगंज बना है जो कि इन सबसे बड़ा है, ठीक है। मऊगंज इतना है ये मान लो, ठीक है। और यहाँ पे है एक मैहर जिला बना है, सतना से अलग होकर, ठीक है। सतना से अलग होकर मैहर जिला बना है। तो इतनी बात भी आपको दिमाग में रखनी है। और आगे मान लो यहाँ पे है जो कि सालापुर से अलग हुआ था, ठीक है। अब अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इतनी चीजें अपने दिमाग में रख ली, तो चलिए अब अपन प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से किसे मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया है? तो अब तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 52वां जिला बनाया गया था निमाड़ी। कौन सा जिला है? निमाड़ी। निमाड़ी टीकमगढ़ से अलग किया गया था। किससे? टीकमगढ़। पेन को थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा, टीकमगढ़ से। निमाड़ी है वह टीकमगढ़ से अलग हुआ था और ये हमारा 52वां जिला है। ये कौन सा जिला है? 52वां। अच्छा, तो ये मऊगंज है, ये मऊगंज कौन सा है? तो दोस्तों मऊगंज है ये रीवा से अलग हुआ था। सबसे पहले तो रीवा से। कहां से मऊगंज अलग हुआ? रीवा से। ये 53वां जिला है, ठीक है। 53वां जिला कौन सा है? मऊगंज। अच्छा, ये मैहर है, ये क्या है भाई? ये भी अभी बना है और ये सतना से बना है। कौन से जिला से? सतना से अलग होकर मैहर बना। और सतना से अलग होकर मैहर ये बना चंगुल जिला, ठीक है। चंगुल जिला। और इसके बाद ये पाडुना है, ये 55वां जिला है। कौन सा जिला है? 55वां। और ये छिंदवाड़ा से मैंने बताया है, छिंदवाड़ा से अलग हुआ, ठीक है। तो इसका जवाब देखो आप लोगों ने कितनी जल्दी दे दिया, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले स्टोरी बता दी और इसलिए आप लोगों ने इसका जवाब दे दिया। छिंदवाड़ा से अलग हुआ पाडुना, और पाडुना कौन सा नंबर जिला है? 55वां जिला है मध्य प्रदेश का। तो इतनी बातें आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, एक चीज और आप लोग दिमाग में रख सकते हो, ये तीनों जिले बने हैं ये 2023 में बने हैं, ठीक है। और ये 52वां जिला है तो ये 2018 में बना है, ठीक है। 2018 में 1 अक्टूबर 2018 को, और ये 2023 में। तो ये चीज भी आप दिमाग में रख सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होता है समाप्त। बात करते हैं अब दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न है, किसे मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? चार ऑप्शन है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया और सरला ग्रेवाल। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल। तो पहले राज्यपाल अपन नीचे के प्रश्न इससे शुरू करते हैं। सरला ग्रेवाल ये मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है। कौन है? पहली महिला राज्यपाल, ठीक है। पहली महिला राज्यपाल। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला जो राज्यपाल थी वो कौन थी? सरला ग्रेवाल। दूसरा जो मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया है पट्टाभी सीतारमैया। तो ये पट्टाभी सीतारमैया है, यही हमारे पहले राज्यपाल है। कौन है? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया हमारे पहले राज्यपाल है। तो ये हमारे फर्स्ट राज्यपाल, ठीक है, फर्स्ट राज्यपाल। और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने टिक नहीं लगाया, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दो की और बात कर लेते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। तो ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। एक है रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमारे थे प्रथम मुख्यमंत्री, सीएम लिख देता हूं, ठीक है। पहले सीएम कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बताया, यहाँ पे आप लोगों को 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो कि है क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अब क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला ये मैंने आप लोगों को बता दिया है और इसका सही जवाब हो जाएगा निमाड़ी। निमाड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला है और ये 2018 में बना था, ठीक है। अच्छा, ये जो छिंदवाड़ा है ये सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, ठीक है। ये सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अच्छा, ये इंदौर क्या है? तो ये जो इंदौर है ना, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंदौर। अच्छा, ये जबलपुर क्या है? तो ये सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा जो संभाग है, बड़ा संभाग है वो क्या है? अपना जबलपुर है, ठीक है। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर। तो यहाँ पर अपने 4 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं और अगला प्रश्न है लता मंगेशकर का अन्य नाम, ठीक है। अन्य नाम क्या है? तो लता मंगेशकर, ठीक है, जो कि गायिका है, तो इनका जो अन्य नाम है वो है स्वर सामग्री। इसके अलावा हम कई जो अन्य प्रश्न हैं इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ताई कहा जाता है सुमित्रा महाजन को। ताई किसे कहा जाता है? सुमित्रा महाजन को। सुमित्रा, अरे ब्लर हो रहा है, सुमित्रा महाजन को कहा जाता है ताई। लोक माता कहा जाता है अहिल्याबाई को, ठीक है। अहिल्याबाई को लोक माता कहा जाता है, ठीक है। लोक माता किसे कहा जाता है? अहिल्याबाई को। स्वर सामग्री में बता दिया लता मंगेशकर को, ठीक है। लता मंगेशकर को स्वर सामग्री। और मनु किसे कहा जाता है? मनु तो भाई अपनी जो मणिकर्णिका है ना, मणिकर्णिका। अच्छा, मणिकर्णिका कौन है ये बताओ तुम लोग। मनु तो तुम लोग सब जानते हो, मणिकर्णिका जानते हो। मणिकर्णिका यानी कि अपनी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई को ही मनु कहा जाता है, ठीक है। लक्ष्मीबाई तो बुंदे लो हरे बोलो के यह घर हमने सुनी कहानी की, खूब लड़ी मैदानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो ये वही है, ठीक है। उन्हें मनु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे मध्य प्रदेश का नर्मदा, किसे नर्मदा पुरुष भी कहा जाता है? अच्छा, नर्मदा पुरुष की बात आ रही है। अच्छा, ये ऑप्शन में अनिल काकोडकर है, इन्हें भी तो कुछ कहा जाता होगा। तो अनिल काकोडकर को कहा जाता है विज्ञान पुरुष। क्या कहा जाता है? विज्ञान पुरुष। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है, अनिल काकोडकर को विज्ञान पुरुष। माखनलाल चतुर्वेदी, जो माखनलाल चतुर्वेदी है इनको कहा जाता है एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा, इनको कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। अब अगले ऑप्शन है संगीत सम्राट। तो दोस्तों संगीत सम्राट तो आप लोग जानते हो, संगीत सम्राट कहा जाता है तानसेन को। किनको कहा जाता है? तानसेन को। और तानसेन कहां से थे? ग्वालियर से। इसके बाद है ऑप्शन डी अमृतलाल बेहर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमृतलाल बेहर को, यानी कि बेगा है, इनको बेहर नहीं बेगर, अमृतलाल जो बेगा है इन्हीं को जो नर्मदा पुरुष है वो कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पूरी जो नर्मदा नदी है ना, पूरी नर्मदा नदी है ना, इनकी पूरी परिक्रमा यात्रा की थी इन्होंने, ठीक है। ये बात आप दिमाग में रख सकते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है आंवला जिला किसे कहते हैं? और ये काफी ज्यादा रोचक मतलब प्रश्न है और इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी रखे गए हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शन रखे हैं। तो दोस्तों आंवला जिला है वो कहा जाता है पन्ना जिले को, ठीक है। पन्ना जिले को आंवला जिला कहा जाता है। अच्छा, पन्ना जिले को आंवला जिला कहा जाता है, पन्ना जिले को हीरा नगरी भी कहते हैं। हीरा नगरी भी पन्ना को कहते हैं, हीरा नगरी, अरे नगरी, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन सी है जो इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है हनुवंतिया टापू। तो हनुवंतिया टापू है, इस टापू को कहते हैं एमपी का गोवा, एमपी का गोवा। तो जो एमपी का गोवा है वो कौन है? हनुवंतिया टापी। क्योंकि दोस्तों इसे याद ऐसे कर सकते हैं कि हनुमान जी जो थे वो एक प्रकार से गो यानी कि जाना और आ यानी कि आना, तो वो श्रीलंका गए थे और आए भी थे, ठीक है। सबसे पहले श्रीलंका
जगह गए थे ना, तो वो आ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। दूसरा है मंदसौर। जो मंदसौर है वो है अफीम नगरी, अफीम नगरी, अफीम नगरी। तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जो अफीम पिएगा या अफीम खाएगा तो उसकी जो बुद्धि है वो मंद हो जाती है, मतलब मंद बुद्धि का हो जाता है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अफीम नगरी मंदसौर। इसके बाद पन्ना की मैंने बात करी, हीरा नगरी, और इसे ही आंवला जिला कहते हैं। अच्छा, अमरकंटक है, तो अमरकंटक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अमरकंटक को कहा जाता है पर्यटकों का तीर्थराज। क्या कहा जाता है? पर्यटकों, पर्यटक मतलब सैलानी, पर्यटकों का तीर्थराज अमरकंटक को कहा जाता है। ये बात भी दिमाग में रखनी है। अच्छा, अगला जो है चूना नगरी। अच्छा, यहाँ पे चूना नगरी, चूना नगरी कहा जाता है कटनी को। कटनी को क्या कहा जाता है? चूना नगरी, ठीक है। तो कटनी वाले चूना बहुत लगाते हैं, मतलब ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद धार। अब धार को क्या कहा जाता है? तो धार को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसको भोज नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोज नगरी, ठीक है, भोज नगरी कहा जाता है धार को। इसके बाद भोपाल। तो भोपाल को आप लोग जानते हो कि झीलों का शहर है हमारा भोपाल, झीलों का शहर, और भोपाल के कई और नाम है, ठीक है। झीलों का शहर भोपाल को कहा जाता है। इसके बाद ग्वालियर। ग्वालियर को बताइए आप लोग, क्योंकि ये मैं आप लोगों के ऊपर एक प्रकार से होमवर्क दे रहा हूँ। ग्वालियर को क्या कहा जाता है, ठीक है। और किसी एक मतलब आप ये मान सकते हैं व्यक्ति के नाम की नगरी, ठीक है, किसकी नगरी कहा जाता है? चलो रहने दो, आप लोगों को क्यों मैं परेशान करूं, मैं ही इसका आंसर बता देता हूं। ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहा जाता है, ठीक है, तानसेन नगरी कहा जाता है, तानसेन की नगरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रश्न को मिला के 8 प्रश्नों की बात कर ली। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। दोस्तों यहाँ पर जितने भी मैं प्रश्न करवा रहा हूँ ये आपके मतलब पिछले सालों में आए गए प्रश्न हैं, यानी कि इनको स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। यदि आप लोगों ने स्किप किया तो आप भी नौकरी से 1-2 नंबर से स्किप हो सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है वो है ग्वालियर नगरी के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों ग्वालियर नगरी के जो संस्थापक है ये आपके आबकारी में 2023 में पूछा गया था, और इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है। तो ग्वालियर नगरी बसाया है सूरज सेन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, सूरज सेन ने बसाया ग्वालियर। कौन सा शहर? ग्वालियर। तो सम्राट अशोक है, तो सम्राट अशोक ने कौन सा शहर बसाया है? तो अशोक सम्राट जो कि सबसे महान सम्राट भारत के माने जाते हैं, इन्होंने बसाया है सांची शहर। कौन सा शहर? सांची शहर। अच्छा, मांडा राजा लिखा है, मांडा राजा ने क्या किया है? तो जो मांडा राजा थे इन्होंने मांडू शहर बसाया। कौन सा शहर? मांडू शहर बसाया, ठीक है, मांडू शहर आप लोग जानते हो। इसके बाद सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। इसके बाद राजा भोज। अच्छा, जो राजा भोज है, राजा भोज है, इन्होंने कौन सा शहर बसाया? तो राजा भोज ने बसाया भोपाल शहर, ठीक है, भोपाल शहर किन्होंने बसाया? राजा भोज ने। राजा भोज ने कौन सा शहर बसाया? भोपाल शहर। इसके बाद है अगला प्रश्न, यानी कि इसका आंसर ये है। अगला प्रश्न देखिए, जबलपुर नगरी के संस्थापक कौन है? अब जबलपुर की बात आ रही है, ठीक है, और जबलपुर नगरी के अपन को बताना है संस्थापक। फारूकी राजा ने जबलपुर बसाया? नहीं। चंदेल राजा ने खजुराहो बसाया? नहीं। हुसैन शाह ने होशंगाबाद बसाया? तो जो राजा मदन शाह है इन्होंने जबलपुर बसाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए इन सभी ऑप्शन को भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। फारूकी जो राजा थे, ठीक है, फारूकी राजाओं ने बरहानपुर जो जिला है, ठीक है, बरहानपुर जिला है, बरहानपुर जिला इसको बसाया था, ठीक है, बरहानपुर जिले को फारूकी राजाओं ने बसाया था। इसके बाद चंदेल राजा, जो चंदेल राजा थे इन्होंने खजुराहो की स्थापना की थी, ठीक है, क्या की स्थापना की थी? खजुराहो, खजुराहो की स्थापना चंदेल राजाओं ने। मदन शाह ने अपने जबलपुर को बसाया था, जबलपुर को किसने बसाया? मदन शाह ने। और इसके बाद होशंग शाह, तो होशंग शाह से आप याद रख सकते हैं कि उन्होंने होशंगाबाद बसाया, ठीक है, होशंगाबाद। और एक बात और फिर याद रखना, अब होशंगाबाद नहीं रहा, इसका नाम परिवर्तित हो गया है, तो अब इसका नाम है नर्मदापुरम। ये भी आपको दिमाग में रखना है, नर्मदापुरम किसे कहा जाता है? होशंगाबाद को। तो ये भी फैक्ट आपको दिमाग में रख लेना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर लिखा है आनंद नगरी किसे कहते हैं? सिटी ऑफ जॉय, आनंद नगरी। तो आनंद नगरी कहा जाता है मांडू को, मांडू को आनंद नगरी कहा जाता है। इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं, सिटी ऑफ जॉय, ठीक है, सिटी ऑफ जॉय, आनंद नगरी। खूबसूरत महल भी यहाँ पे है, ठीक है। और इसके कारण जो मांडू है ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। भोपाल क्या है? भोपाल है झीलों की नगरी। क्या है? झीलों की नगरी, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे झील है, झील पे लेक, ठीक है, बहुत ज्यादा झील है, झीलों की नगरी कहा जाता है भोपाल को। अच्छा, ये महेश्वर है, महेश्वर के लिए प्रसिद्ध है। तो महेश्वर है, यह अहिल्या माता का यहाँ पे किला है। क्या है? अहिल्या जो माता है, अहिल्या माता है, उनका किला है। अहिल्या माता का किला कहाँ पे है? महेश्वर में, ठीक है, अहिल्या माता का किला कहाँ पे है? महेश्वर में। और इसके बाद उज्जैन। अच्छा, उज्जैन के लिए प्रसिद्ध है? तो उज्जैन है वह महाकाल के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, और उज्जैन को पवित्र नगरी भी कहते हैं। पवित्र नगरी किसे कहा जाता है? उज्जैन को। साथ में महाकाल का मंदिर भी वहाँ पे है, सिंहस्थ मेला भी कहाँ पे होता है? उज्जैन में होता है, और उज्जैन को मूर्तियों का शहर भी कहा जाता है। तो इन फैक्टों को आपको दिमाग में रखना है। अगला प्रश्न है पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहते हैं? अब पर्यटकों का स्वर्ग किस मतलब यहाँ पे किसे कहा जाता है? आइए जान लेते हैं। मैं ढूंढने को जमाने में जब दफा निकला, लेकिन पता चला कि मैं गलत लिख के पता निकला। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खजुराहो, इंदौर, मंदसौर और चंदेरी। अब बताइए आप लोग कि पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सोचो सोचो, और यदि नहीं सोच पा रहे हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे वो ऑप्शन दिया ही नहीं गया। यदि आप लोग सोच रहे हैं खजुराहो को कहा जाता है तो गलत है। खजुराहो को कहा जाता है मंदिरों का एक प्रकार से स्थान, मंदिरों का स्थान। यहाँ पे कलात्मक मंदिरों की कला यहाँ प्रसिद्ध है, कलात्मक मंदिर यहाँ पे है, खजुराहो में है कलात्मक मंदिर। इंदौर को कहा जाता है व्यावसायिक राजधानी, और इंदौर को आप ये मान सकते हो कि उद्योग नगरी भी कहा जाता है, ठीक है, उद्योग नगरी किसे कहा जाता है? इंदौर को। और इसके बाद मंदसौर, मंदसौर में एक तो अफीम है, और दूसरा है पशुपतिनाथ जी का मंदिर भी है, ठीक है, पशुपतिनाथ का मंदिर, और यहाँ पे कहाँ पे है? अपने मंदसौर में। इसके बाद चंदेरी। तो चंदेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है साड़ियों के लिए। साड़ियों के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश में 2 शहर हैं, एक जो है महेश्वर है जहाँ अहिल्या माता का किला है, और दूसरा है चंदेरी। ये दोनों साड़ियों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन मैंने प्रश्न पूछा था पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहते हैं, और जी हाँ दोस्तों, इन 4 ऑप्शनों में मतलब ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। पर्यटकों का जो स्वर्ग है वो कहा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन डी लगा दो, लिख दो, वो कहा जाता है पंचमढ़ी को, ठीक है, पंचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है, पंचमढ़ी को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया था। तो पंचमढ़ी को क्या कहते हैं? पर्यटकों का स्वर्ग। और एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ पे है? एकमात्र बबुआ हिल स्टेशन कहाँ बा? तो ये भी पंचमढ़ी में बा, हिल यानी कि पहाड़ में, ठीक है, और पंचमढ़ी यानी कि पहाड़ ही है पंचमढ़ी, ठीक है। तो पंचमढ़ी में एकमात्र हिल स्टेशन है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रिय दोस्तों, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कौन सी है? तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसमें कई बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ। देखिए, उज्जैन में संस्कृति है, ठीक है, तो ये हमारी संस्कृति राजधानी है। संस्कृति राजधानी कौन सी है? उज्जैन है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, संस्कृति राजधानी कौन सी है? उज्जैन है। संस्कार राजधानी सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर को संस्कार राजधानी कहा गया है, जबलपुर को संस्कार राजधानी कहा गया है। अच्छा, ये भोपाल है, ये तो हमारी मुख्य राजधानी है, हमारी मुख्य मतलब मध्य प्रदेश की मुख्य राजधानी कौन सी है? वो है भोपाल है। अच्छा, ये सिंगरौली लिखा है, तो सिंगरौली है, ये ऊर्जा राजधानी। क्यों ऊर्जा राजधानी है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कोयला होता है, ठीक है, कोयला सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सिंगरौली में, तो इसलिए इसे ऊर्जा राज लिख दिया मैंने, राजधानी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर और संस्कृति राजधानी उज्जैन। आइए अगले प्रश्न को जानते हैं, मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी कौन सी है? तो कोयला राजधानी मैंने पहले बताया, कोयला राजधानी है सिंगरौली। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बालाघाट, ठीक है, तो बालाघाट भी कुछ और ऑप्शन है। तो बालाघाट जो है वो है तांबा नगरी है। कौन सी नगरी है? तांबा और मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज मान सकते हो, मैग्नीज तो एक नाम है, मैग्नीज, ठीक है, तांबा और मैग्नीज राजधानी किसे कहा जाता है? बालाघाट को, और इसी प्रकार ये प्रसिद्ध है। अच्छा, मैहर क्या है? तो मैहर है मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी। संगीत राजधानी कौन है? मैहर है। तो संगीत के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है? मैहर है, ठीक है, मैहर संगीत के लिए प्रसिद्ध है। और ऐसे भी आप रख सकते हैं आप लोग कि मैहर में माता है, तो माता का मतलब भजन वगैरह होते रहते हैं, तो संगीत होता रहता है वहाँ पे। इंदौर क्या है? उद्योग राजधानी। इंदौर क्या है? उद्योग राजधानी, ठीक है, इंदौर क्या है? उद्योग राजधानी। तो ये सभी हमारे ऑप्शन क्लियर
क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है वो है इंदौर। इंदौर हमारी आर्थिक राजधानी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ये ग्वालियर है, ग्वालियर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये ग्वालियर लिखा तो है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? तो ग्वालियर है ना, ये किला एवं मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किला व मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किला व मंदिर के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है? ग्वालियर। तो ये आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। और इसे तानसेन की नगरी जो कि मैंने पहले ही बताया ये भी कहा जाता है। और भारत के ग्वालियर में जो ग्वालियर है हमारे मध्य प्रदेश का, यहाँ पे एक किला है जिसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। और ग्वालियर को पूर्व मतलब ग्वालियर शहर है, इसको पूर्व का मतलब भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, ठीक है। और पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। उज्जैन को मैंने बता दिया है, ये है अपना संस्कृति राजधानी। कौन है? संस्कृति राजधानी। और जबलपुर से संस्कार मिलते हैं तो संस्कार राजधानी। तो ये दोनों चीजें दोनों फैक्ट आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, और इसमें केवल तीन ऑप्शन है। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग कहाँ है? तो मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग कहाँ पर है? और ये ऑप्शन कई बार मतलब ये प्रश्न पूछा गया है। अब योजना आयोग का हमको पता करना है। तो मध्य प्रदेश में राज्य योजना आयोग ये है हमारे भोपाल में। कहाँ पे है? भोपाल में। भोपाल में राज्य योजना आयोग है, ठीक है। अरे यार मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा उज्जैन को मैंने एक बार फिर से बता देता हूँ, उज्जैन है संस्कृति राजधानी, ठीक है। और इसके बाद है धार। अच्छा धार में क्या है ये बताइए आप लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है कि धार को क्या कहते हैं या धार में क्या है, क्या पाया जाता है, ये आपको बताना है। और मतलब कौन सा कुछ है धार में, तो ये आपको बताना है कि धार में क्या है, कौन सा आयोग है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश वस्त्र आयोग निगम कहाँ पर है? तो वस्त्र आयोग निगम है ये है इंदौर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा दिल्ली में क्या है? तो दिल्ली में पता है मध्य प्रदेश भवन, मध्य प्रदेश में नहीं है ना, मध्य प्रदेश भवन बना है दिल्ली में। अब बताओ कितनी बड़ी बात है, अपने एमपी में बना देते। दूसरा है सागर। सागर में क्या है? तो सागर में पंडित जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी है, ठीक है। सागर में क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी है। अच्छा भोपाल में क्या है? तो भोपाल में भाई जवाने भर का है, सब भोपाल में ही तो है। भोपाल क्योंकि क्या है हमारी राजधानी है, भोपाल राजधानी, ठीक है। भोपाल राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी है। तो प्रशासन में जितने भी आयोग होते हैं ना मैक्सिमम वो भोपाल में है, ठीक है। जैसे कौन कौन से मैक्सिमम आयोग है भोपाल में वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मध्य प्रदेश का राज्य योजना आयोग भोपाल में है, और इसके बाद मैंने कल एक हो गया राज्य योजना आयोग, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश का जो राज्य सचिवालय है ये भोपाल में है। इसके बाद मध्य प्रदेश का संचालनालय ये जो संचालनालय है, ठीक है, ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग भोपाल में है, मानवाधिकार आयोग भोपाल में है, महिला आयोग भोपाल में है, पिछड़ा वर्ग आयोग भोपाल में है, एससी आयोग भोपाल में है, एसटी आयोग भोपाल में है, अल्पसंख्यक आयोग भोपाल में है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में यदि आपसे कोई सवाल नहीं बन रहा है तो मैं ये आप लोगों को बता दूं कि कोई भी आयोग से संबंधित कोई भी सवाल आए तो आप लोगों को भोपाल टिक लगा देना है। यदि आप लोगों ने ज्यादा नहीं पढ़ा है, ठीक है, ज्यादातर चीजें भोपाल में ही है, ठीक है। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, जो कि है प्रसिद्ध गायक प्रशांत किशोर कुमार, इनका जन्म स्थान कौन सा है? तो किशोर कुमार जी हैं, इनका जन्म स्थान है खंडवा। खंडवा से एक और आदमी थे जिनका नाम था अशोक कुमार, ठीक है। तो अशोक कुमार भी खंडवा से ही थे। अब ये दो लोगों की मैंने बात कर ली। अच्छा यहाँ पे दमोह लिखा है। अच्छा दमोह से कौन था? तो दमोह से जो जैन मुनि है, ठीक है, पवन जैन यानी कि तरुण सागर जिन्हें कहते हैं, ये दमोह जिले से थे। तो ये दमोह जिले से थे। अच्छा छतरपुर जिले से कौन था? तो दोस्तों छतरपुर जिले से थी बेगम असगरी बाई। कौन थी? बेगम असगरी बाई, ये थे हमारे छतरपुर जिले से। अच्छा इंदौर से कौन था? इंदौर से एक थोड़ी है, इंदौर से तो कई लोग थे, लेकिन इंदौर से आप ये मान सकते हो कि मैंने सबसे पहले लता मंगेशकर बताया है, तो लता जी इंदौर से थे, ठीक है। राहुल द्रविड़ जो हमारी टीम के कोच भी माने जाते हैं, राहुल द्रविड़ मतलब इंदौर से थे। सलीम खान जो थे, ठीक है, शोले पिक्चर है ना उसके लेखक, ये भी इंदौर से थे। अच्छा ये सलमान खान है ना, ये भी इंदौर से थे। सलमान खान जो हुड़दबंग दबंग वाले जो हैं, ठीक है, और जो भी मतलब बजरंगी भाईजान जिन्होंने अभिनय किया है वो इंदौर से थे। एक है दिग्विजय सिंह जो दिग्गी राजा कहलाते हैं, वो भी दिग्विजय भी इंदौर से थे। मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पूछे नहीं जाते तो मैं थोड़ी बताता, ठीक है। एक सैयद मुश्ताक अली, बहुत प्यारा नाम है, ठीक है, सैयद मुश्ताक अली, ठीक है, ये भी इंदौर से थे। सैयद मुश्ताक अली भी इंदौर से थे, ठीक है। सुशील दोषी, ये भाई दोषी नहीं है, लेकिन सुशील दोषी कहते हैं नहीं क्योंकि कमेंटेटर है, ये भी इंदौर से थे, ठीक है। उसके बाद अपने कई लोग भी इंदौर से माने जाते हैं। तो इस प्रकार से इंदौर से तो आप ये मान लो आशा भोसले गायक है, ठीक है, आशा भोसले ये भी इंदौर से थी। तो इंदौर से एक आदमी थोड़ी है, इंदौर से कई लोग प्रसिद्ध हुए हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश का सबसे पहले बात करते हैं गठन। तो हमारे मध्य प्रदेश का जो गठन है 1 नवंबर 1955 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, 55 को नहीं 56 को, ठीक है, 1956 को एमपी का गठन हुआ था। और पुनर्गठन कब हुआ था? 2000 को, ठीक है। छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ था और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को। अब मध्य प्रदेश के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं उनको जान लेते हैं, फिर हम मेन टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बारहसिंगा। तो ये मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है बारहसिंगा। रोडवर्ष गौशैली प्रजाति का है, यानी कि वैज्ञानिक नाम है रोडवर्ष गौशैली प्रजाति है इसकी ब्रेडली। ये 1981 में राष्ट्रीय पशु घोषित हुआ था। बाहुल्य क्षेत्र है, कानाकिसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय पुष्प जो कि आपको दिख रहा होगा ये सफेद लिली। सफेद लिली है जो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है। ये पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है लीलियम कैंडिडम। इसके बाद ये दिख रहा होगा ये राष्ट्रीय पक्षी जिसका नाम है सार बुलबुल, इसे दूरराज भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाईकेचर। इसकी घोषणा हुई थी 1981 में और ये सरदारपुर अभयारण्य धार में और सैलाना अभयारण्य रतलाम में पाया जाता है। एक बात और याद रखना, इसी को टिटैनी सार बुलबुल भी कह दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये राष्ट्रीय मछली, तो ये है मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय मछली जो कि है महासीर, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम है टॉर प्यूटिटोरा, ठीक है, टॉर प्यूटिटोरा। इसकी घोषणा हुई थी 2011 में। जो महासीर जो प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पे है? बड़वाह खरगोन में। ये तुम्हारा राष्ट्रीय वृक्ष यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, ये राष्ट्रीय वृक्ष है, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस वैनगेलेसिस। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है और इसकी घोषणा हुई थी 1981 में। विशेष मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क है वो इंदौर के बरगोदा में खोला गया है। ये तुम्हारा राष्ट्रीय फल, तो मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय फल है वो है भैया आम। क्या है? आम, मीठे मीठे आम। आम है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय फल। वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। बाहुल्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आम है नूरजहां आम जो अलियासपुर में है और सुंदरता आम है रीवा में। सुंदरता आम कहाँ पे? रीवा में। और मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है? रीवा में, गोविंदगढ़ में। अब है राष्ट्रीय खेल और ये है तुम्हारा मलखंभ। ये तुम्हारा मलखंभ है, एक डंडे पे मतलब करतब दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय खेल मलखंभ 2013 में राष्ट्रीय खेल बना। मध्य प्रदेश मलखंभ अकादमी उज्जैन में है, 2018 में मतलब जो क्रिकेट अकादमी है मलखंभ अकादमी है, ठीक है, उज्जैन में है। 2018 में ये बनाई गई थी अकादमी। प्रवास जोशी पुरस्कार 2013 से दिया जाता है, मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद ये राष्ट्रीय फसल ये सोयाबीन दिखा हुआ तुम्हें, तो मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय फसल सोयाबीन है। इसका जो कुल है, ठीक है, वो है लेंजुमेनेसी, ठीक है, लेंजुमेनेसी। और इसका वनस्पतिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। और इसकी प्रसिद्ध किस्में जो है वो है कौन कौन सी? समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, ठीक है, और अलंकार, अवंती, ये सभी अहिल्या, ये सभी सोयाबीन की प्रमुख प्रसिद्ध किस्में हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती है देवास जिले में 1962 में प्रारंभ हुई थी। यहाँ पे ये है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय नाट्य मंच, ठीक है, ये राष्ट्रीय चिन्ह यहाँ पे देख सकते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह को पहले समझ लेते हैं, फिर राष्ट्रीय नाट्य को समझेंगे। देखो यहाँ पे देखो राइट साइड में देखना आपने, तो ये है तुम्हारा राष्ट्रीय नाट्य मंच। अरे नाट्य नहीं भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं, बोल कुछ रहा हूँ, कह कुछ रहा हूँ। ये तुम्हारा क्या है?
यहाँ पे देखना पहले रुको। हाँ, ये है तुम्हारा राजकीय चिन्ह, ये क्या है राजकीय चिन्ह। अब देखो राजकीय चिन्ह में तो क्या है, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे देखिए ये जो तीन है ना इनको गिनो, 1 2 3 ऐसे ये 24 है, कितनी 24 है। दूसरी बात तुम्हें पता है देखना है, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, रुक जाओ, सर्कल क्योंकि उतना बेस्ट नहीं है ना, फिर भी तुम मान लेना कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। तो देखो इस सर्कल में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर देखो ये लिखा है मध्य प्रदेश शासन, ऊपर लिखा है मध्य प्रदेश शासन, नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, ठीक है, नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। यहाँ पे ये है गेहूं की बाली, दाहिने हाथ तरफ क्या है मतलब उसमें अपन कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड गेहूं की बाली, और राइट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे ये है अपनी धान की बाली, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए ये अशोक स्तंभ जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है, और ये है तुम्हारा बरगद का पेड़, ठीक है, ये चीजें हैं मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में। अब बात करते हैं मार्च की, तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय नाट्य है मार्च, ये मालवा क्षेत्र में मतलब होता है मार्च, ठीक है, मालवी लोक जीवन पर आधारित है। प्रमुख कलाकार हैं इसके सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश मिश्रा। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य है राई, ठीक है, बुंदेलखंड में बहुत प्रचलित है राई। मृदंग वाद्य यंत्र के साथ शुभ अवसर पर यह किया जाता है। प्रमुख कलाकार है ज्ञानेश्वरी देवी कटनी की, और पद्मावत जो ग्रंथ है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, उसमें राई का वर्णन मिलता है। अब इसके बाद अपन मछली की बात कर ली, यहाँ पे इन सभी के बारे में बात कर ली है। अब दो तीन चीजें रह गई हैं, ज्यादा अपन को चक्कर में नहीं पड़ना, यहाँ पे देख लेना, ठीक है। ये हमारा राष्ट्रीय गान, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय गान क्या है, सुक्का दाता सबका साथी सुक्का यह संदेश है। 2010-11 में मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय गान बना, और रचनाकार थे महेश श्रीवास्तव, संगीतकार थे सुनील झा, और गायक थे शांत। तो यहाँ पे अपना वीडियो का समाप्त थोड़ी हुआ है, वीडियो तो भी बहुत लंबा जाएगा, मतलब यहाँ पे अपन का ये मान लो कि बेसिक जो चीजें थी वो अपन ने पढ़ ली हैं। अब तो मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम है, ये भारत के बीच में इसलिए हैदराबाद कहते हैं। मध्य प्रदेश में हीरा बहुत ज्यादा है तो हीरा प्रदेश, वन बहुत ज्यादा है तो वनों का राज्य, तेंदुआ बहुत ज्यादा है तेंदुआ स्टेट, बुल्क बहुत ज्यादा है तो बुल्क स्टेट, ठीक है, भेड़िया बुल्क मतलब भेड़िया। चीता राज्य भी है मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट है ही। नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा नदियां यहाँ से निकलती हैं। राष्ट्रीय उद्यानों का प्रदेश में मध्य प्रदेश, गिद्ध राज्य भी कहलाता है, और घड़ियाल राज्य भी है मध्य प्रदेश। ये सारे मध्य प्रदेश के उपनाम है। अब मध्य प्रदेश की कुछ राजधानियां हैं, वैसे तो राजधानी तो भोपाल ही है, लेकिन कुछ अलग से अपन को पढ़ना पड़ता है क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि भोपाल बसाएगा। तो भोपाल मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, ठीक है, संस्कृत राजधानी जबलपुर है, विनोबा भावे ने कहा था। आर्थिक व्यवसाय और खेल राजधानी इंदौर है, ठीक है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है, ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी है, और संगीत राजधानी मैहर है, चित्रकला राजधानी भीमबेटका है। तो ये सभी चीजें मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और अपन का यहाँ पे मतलब बेसिक चीजें थी ये समाप्त होती है। अब बढ़ते अपन आगे। अरे ये क्या हो रहा है इसमें, तो एक सेकंड रुकना सर, समझे मतलब आप लोग सही। तो दोस्तों अब हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, यानी मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन है वो कैसे हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को तो पता ही है कि भारत देश आजाद हो गया। अब मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन है उसको अपन 3 प्रक्रियाओं में पढ़ेंगे। सबसे पहले 1947 से, क्योंकि 1947 को भारत आजाद हुआ, 1956 तक का समयकाल कैसा रहा, 1956 से 2000 तक मध्य प्रदेश का मतलब जो समयकाल है वो कैसा रहा, और 2000 से आज तक वर्तमान तक इसमें मध्य प्रदेश का समयकाल कैसा रहा। तो ये तीन चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को एमपी का नक्शा जो था वो कुछ इस प्रकार से था, मतलब ये वाला ऊपर ये ग्वालियर है, इंदौर है, इस तरफ ये महाकौशल है, ये विदर्भ नागपुर है, ठीक है, तो ये दंडक रहा है, ठीक है, दंडक बना है। अब देखो कुछ चीजें समझने वाली बात है, यहाँ पे ये जो मध्य प्रदेश था ये 4 भागों में विभाजित था। ये था मध्य प्रदेश का पार्ट ए, ये था मध्य प्रदेश का पार्ट बी, और ये था मध्य प्रदेश का पार्ट सी, ठीक है। इतनी चीजें दिमाग में रखनी है। भोपाल है ये अलग से था। अब देखो यहाँ पे यदि समझ में, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ से समझ में आएगा आपको। 15 अगस्त 1947 को मध्य प्रदेश के 4 भाग थे। कौन कौन से, देखो पार्ट ए कौन है, पार्ट ए, पार्ट ए कौन है, पार्ट ए को समझ लो पहले। पार्ट ए ऐसे क्षेत्र जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, यानी कि सीधे अंग्रेजों के नियंत्रण में थे, वो थे पार्ट ए। पार्ट बी कौन है, ऐसे क्षेत्र जो अंग्रेजों के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, वो है पार्ट बी। पार्ट सी कौन है, जो पार्ट बी है उनकी तुलना में छोटी रियासतें जो थी वो पार्ट सी में रखी गई, और पार्ट डी में केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। तो ये पार्ट 4 पार्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखो मध्य प्रदेश का राज्य नहीं है 15 अगस्त 1947 को, वो तो पार्ट है, भारत के 4 पार्ट बनाए थे अंग्रेजों ने। अब देखो 1948 में एक कमेटी बैठती है, एस के धर कमेटी, 1948 में, और इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर और प्रशासनिक आधार, मतलब भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे, लेकिन प्रशासनिक आधार पर राज्य बनेंगे। फिर इसके बाद आई जेबीपी कमेटी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया समिति। ये भी 1948 में आई थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की 1949 में। तो यहाँ पर देखो जेबीपी मैंने आप लोगों को बता दिया, जवाहरलाल वल्लभ भाई और पट्टाभी सीतारामैया। तो इन्होंने कहा कि ना तो भाई भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे और ना ही प्रशासनिक, राज्य तो बनेंगे नहीं, इन्होंने कहा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, पहले उस स्टोरी को समझ लो। अब तो इन सभी लोगों ने मना कर दिया कि राज्य तो बनेगा नहीं, राज्य नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, एक आंध्र प्रदेश है, ये भी लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे एक श्री रामालू, ठीक है, रामालू, श्री रामा ऐसे लिख दिया, रुको एक सेकंड, श्री रामालू, ये जो आदमी थे, मतलब व्यक्ति थे, ये कह रहे कि भाई हमारे लिए तो भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, और ये बैठ गए अनशन पे। ये कहाँ पे बैठ गए, अनशन पे। अनशन पे बैठ गए तो फिर 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, मुख्यमंत्री थोड़ी, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये गए कहाँ, आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953 में, ठीक है, 1953 में पहला राज्य घोषित कर दिया। तो ये बात याद रखना। तो यहीं पे वो स्टोरी जो है वो यहाँ पे भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना था वो था हमारा आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को बना था, ठीक है। अभी इसको पूरा राज्य का दर्जा नहीं है, लेकिन ये पहला राज्य है, पहला राज्य भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश। अब इसके बाद फजल अली आयोग की मतलब बनता है, फजल अली आयोग, उसमें ये 1953 में बना था, और 3 लोग थे इसमें, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू, ये 3 लोग थे, फजल अली और एक और थे। तो इसकी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की 1955 में, ठीक है, और राज्य पुनर्गठन आयोग आया, अधिनियम आया 1956 में। इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 में, ठीक है। अब ये जो था, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, ठीक है, ये कुल मिला के 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा पता चला, और मतलब 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, जिसमें कि कुल मिला के मध्य प्रदेश में 14, एक प्रकार से मध्य प्रदेश भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित यूटी बनाए गए, ठीक है, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, उस समय आगे वाले जो मध्य प्रदेश था, यानी कि 1947 के समय पे जो मध्य प्रदेश था वो ये कुछ इस प्रकार से था। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये देखो छत्तीसगढ़, ऐसे ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र, ये नीचे वाला महाराष्ट्र है, ये जो मैं हरी कलर से कर रहा हूँ, ये तुम्हारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, और ये तुम्हारा एमपी है, ये ऊपर वाला ये सिस्टम है ना, ये तुम्हारा एमपी है, ठीक है, ये तुम्हारा एमपी है। तो मतलब ये चीजें थी उस समय पे। अच्छा इनको ऐसे समझ लो, पार्ट ए में क्या था, देखो पार्ट ए में मध्य प्रांत को पार्टी कहते हैं, ठीक है, इसमें बराड़, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य था, ठीक है, 3 चीजें थी पार्ट ए में। पार्ट बी में क्या था, इंदौर था, ग्वालियर था, और ये 8 महीने के लिए राजधानी थी, मतलब 5.5 के लिए इंदौर, तो 6.5 के लिए ग्वालियर। पार्ट सी जो था ये मध्य प्रदेश था, और इसकी राजधानी रीवा को बनाई गई, भोपाल अलग से एक रियासत थी, ये कहानी चल रही थी। तो देखो अब चारों पार्टों को यदि अपन समझे तो पार्ट ए मध्य प्रांत, ठीक है, मध्य प्रांत एवं बराड़, इन दोनों को मिला के पार्ट ए था, ठीक है। यहाँ पे देखिए पार्ट ए में देखिए मध्य प्रांत भी है और बराड़ भी है, तो इन दोनों को मिला के इसको मिला के पार्ट ए बना।
मतलब मध्य प्रधान और बराड़ जाना जाता था। मध्य प्रांत है 2 नवंबर 1861 को इसकी स्थापना हुई थी। 1936 को बराड़ की स्थापना हुई थी। 15 रियासतों को मिलाकर पार्टी बनाया गया था। राजधानी नागपुर। पार्टी के मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। पार्टी के राज्यपाल थे राघवेंद्र राव। इसके बाद ये हो गया अपना पार्ट बी। पार्ट बी मध्य भारत का प्रांत है। ठीक है, मध्य भारत प्रांत को ही पार्ट बी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर में मध्य भारत जो मध्य भारत प्रांत है उसकी स्थापना की। शीतकालीन राजधानी ग्वालियर था 6.5 महीने के लिए और ग्रीष्मकालीन जो राजधानी था वो इंदौर थी 5.5 महीने के लिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो मध्य प्रांत था, मध्य भारत प्रांत, ये कुल मिलाकर 25 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। अब इसके बाद 28 मई 1948 को मध्य प्रांत भारत रियासत की स्थापना हुई, जिसके प्रमुख जीवाजी राव सिंधिया और उप प्रमुख यशवंत होलकर बनाए गए। ठीक है, और निर्वाचित मंत्रिमंडल है उसमें लीलाधर जोशी, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय और यहाँ पे तख्तमल जैन, मिस्त्री लाल गंगवाल, ये चीजें मतलब ये जो व्यक्ति थे ये मंत्रिमंडल में बने थे, अलग-अलग मुख्यमंत्री मान लो। पार्ट सी जिसमें है मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इनको मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया। 2 राजधानियां थी मध्य प्रदेश में, रीवा और नौगांव। बाद में रीवा को राजधानी बनाया गया। राजप्रमुख थे मार्तंड सिंह। ठीक है, मार्तंड सिंह जुड़ेव। प्रथम मुख्यमंत्री थे शंभुराज शुक्ला। 38 रियासतों को मिलाकर पार्ट सी को बनाया गया था। ठीक है, और भोपाल को भी पार्ट सी का हिस्सा रखा गया था। भोपाल एक स्वतंत्र राज्य था लेकिन पार्ट सी के अंतर्गत इसे रखा गया था। भोपाल का अंतिम जो नवाब था वो था हमीदुल्लाह खान। प्रजामंडल आंदोलन के दबाव में 1 जून 1949 को भोपाल में भोपाल ने भारतीय राज्य में मतलब देश में संघ में विलय कर दिया और एक रियासत थी, तो भोपाल में एक रियासत थी। 1949 से 52 तक एन बी मुखर्जी को भोपाल का मुख्य आयुक्त बनाया गया था। 1952 में आम चुनाव में शंकर दयाल शर्मा भोपाल के पहले सीएम बने। ठीक है, अभी राज्य नहीं बना है तो राज्य की कहानी तो अभी बाद में चलेगी। अरे ये रुक नहीं रहा। अब यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश 1956 में मध्य प्रदेश की अब स्थिति क्या है, क्योंकि चारों पार्ट को मिलाकर अब चूंकि 1 नवंबर 1956 को फतेहलाल आयोग ने सिफारिशों पर ये जो लागू हो गया। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को तो 14 राज्य बन गए, उनमें एक मध्य प्रदेश भी था। तो मध्य प्रदेश की अब स्थिति क्या है आइए उसे जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फतेहलाल आयोग 1956 की सिफारिशों पर 1 नवंबर 1956 को इसे लागू कर दिया गया। इन सिफारिशों के आधार पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और 79 रियासतों को मिलाकर इनके कुल मिलाकर 79 रियासतों को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत किस धारा 9 के तहत मध्य प्रदेश का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम में जबलपुर मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की बात कही थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने कहा भोपाल को बनाया, तो फिर भोपाल बन गई। मतलब यहाँ जबलपुर बन जाए तो कितना अच्छा होता है यार। चलो ठीक है, पार्ट ए जो है उसमें परिवर्तन क्या हुआ, इसके 8 जिले थे। कौन-कौन से, अकोला, अमरावती, ठीक है, बुल्ढाना, यहाँ पे बुल्ढाना लिखा है, यहाँ पे नागपुर, ये चांदा, वर्धा, पर्वतमाला, भंडारा, ये सभी है। इनको क्या किया, इनको बंबई राज्य में शामिल कर दिया क्योंकि ये मराठी भाषा बोलते थे। तो नोट है जबलपुर मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी है, ने कहा था, लेकिन औपचारिक राजधानी जो मध्य प्रदेश की है वो भोपाल है। पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुआ, राजस्थान की 16 तहसील है उसको विदिशा में शामिल कर लिया गया और मंदसौर का जो सुलेटप्पा है ना उसको राजस्थान में मिला दिया गया। ऐसे पार्ट सी है उसकी सभी रियासतों को शामिल कर दिया गया। पार्ट सी में मतलब कुछ नहीं ऐसा परिवर्तन हुआ, जो पार्ट सी था उसका हेरिटेज एमपी में रख दिया गया। अब इसके बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 7 संभाग थे और 47 जिले थे। 7 संभाग और 47 जिले। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में ये मानिए 400 उस समय पे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था 1 नवंबर 1956 को और 2000 तक मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था 441 444 ऐसे याद रखो 441 444 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये था तुम्हारा 1 नवंबर 1925 को मतलब 1956 को मध्य प्रदेश में। यहाँ पे मैप बनाने का प्रयास करता हूँ, तुम लोग समझ जाना, बहुत शानदार मैप बनाता हूँ। एक सेकंड और ऐसे हाथ से बनाता हूँ मोबाइल से। ये तुम्हारा ऐसे जाएगा मध्य प्रदेश, यहाँ पे डुप्लीकेट हुआ, ये जाएगा तुम्हारा यहाँ से, ये मंदसौर वगैरह है और ऐसे ऐसे तुम्हारा अलीराजपुर, ये बुरहानपुर, ये चीजें देखो ये ज्यादा मेरे से बन गया। एक बार और मैं प्रयास करता हूँ मध्य प्रदेश मैप का। ये तुम्हारा ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ से आया और यहाँ से नीचे आया, ये तुम्हारा ये एक बार और ये तुम्हारा ऐसे होगा और ये तुम्हारा सीधा ऐसे 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 और ये तुम्हारा ऐसे ऐसे ये और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है और यहाँ से तुम्हारा निमाड़ी वगैरह और ये तुम्हारा सिंगरौली वगैरह और ये चीजें यहाँ से आई और ऐसे ऐसे ये तुम्हारा मध्य प्रदेश बन गया। तो ये कुल मध्य प्रदेश। ठीक है, ये हमारा सबका सबका साथी सबका संदेश है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश को समझना, यहाँ पे शिवपुर है, यहाँ पे मुरैना, यहाँ पे भिंड है, यहाँ पे ग्वालियर है, यहाँ पे शिवपुरी है। देखो लाल टिक कर रहा हूँ। अच्छा तुम्हें अच्छा लाल टिक नहीं, मैं कुछ बनाता चलता हूँ, तुम्हें मजा आएगा। रुको एक सेकंड, क्योंकि देखो मैप यदि तुम एक बार मैप समझ गया ना तुम्हें सब समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे अशोकनगर है, हरियाली तो ज्यादा बढ़ गया। देखो अशोकनगर इसको अलग कर दिया अपन, इसी से रहने देते हैं। ठीक है, इसी से ये अशोकनगर। अबे क्या हो रहा है, अच्छा इसको यहाँ पे ये अशोकनगर है। एक बार और करते हैं, बैक करते हैं। देखो 55 जिले इसलिए बता दे रहा हूँ, तुम्हें दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पेन अपन ने ये ले लिया। सबसे पहले ये है तुम्हारा शिवपुर, ये मुरैना, ये भिंड, ठीक है, ये ग्वालियर, ये दतिया। ठीक है, इतने हो गए अपन के ऊपर। ये शिवपुरी, यहाँ इस तरफ अशोकनगर और इस तरफ तुम्हारा गुना, ये अशोकनगर है और इस तरफ गुना। अशोकनगर से नीचे आएंगे तो तुम्हें मिल जाएगा क्या, इसके नीचे मिलेगा तुम्हें सागर, यहाँ पे सागर है। ठीक है, सागर से यहाँ मिलेगा तुम्हें छतरपुर जो कि यहाँ तक है, मतलब अभी मैं कहाँ तक ये नहीं बता रहा हूँ। छतरपुर के यहाँ ऊपर है टीकमगढ़ और ये तुम्हारा निमाड़ी। यहाँ पे है तुम्हारा पन्ना से जुड़ा हुआ है सतना, सतना से नीचे बन गया है ये मऊगंज। यहाँ पे नीचे ऊपर बना है यहाँ पे सतना से रीवा, रीवा से यहाँ पे बन गया है, रीवा से मऊगंज बना है, यहाँ पे मैया बना है सतना से। देखो एक बार ये तुम्हारा मैया है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है मैया। और एक और बात बता रहा हूँ, ये तुम्हारा मैया है, ये तुम्हारा रीवा है और यहाँ पे बन गया तुम्हारा मऊगंज। मऊगंज देखो कहाँ पे है, ये तुम्हारा रीवा, ये तुम्हारा मऊगंज, ये तुम्हारा सिंगरौली, ये सीधी, ये तुम्हारा सीधी, ये शहडोल, शहडोल के नीचे अनूपपुर, ये उमरिया। ठीक है, यहाँ पे कटनी है, ये क्या हो गया अनूपपुर, अनूपपुर से नीचे है डिंडोरी, मंडला, ये बालाघाट है। सबसे नीचे क्या है बालाघाट, सबसे नीचे क्या है बालाघाट। ठीक है, बालाघाट क्या है ये सिवनी, सिवनी से फिर ये छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से पाडुना बना, फिर उसके बाद बैतूल। ठीक है, बैतूल, बैतूल के बगल में है तुम्हारा खंडवा, खंडवा से फिर जाएंगे अपन नीचे बुरहानपुर, बुरहानपुर से अपन जाएंगे फिर बड़वानी। ठीक है, मतलब खरगोन है ऊपर और बड़वानी, बड़वानी के बाद अपन जाएंगे फिर सीधे कहाँ पे धार में। तो थोड़ा मतलब एडजस्ट कर लेना। ये कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के यहाँ पे जिले हैं। यहाँ पे तुम्हारा रहेगा राजगढ़, यहाँ पे तुम्हारा रहेगा आगरमालवा। ठीक है, यहाँ पे शाजापुर नीचे है, यहाँ पे भोपाल है, मैंने इसमें भोपाल, ये है भोपाल, ये भोपाल है। ठीक है, ये कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का नक्शा है। अब देखो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ये मध्य प्रदेश की भूमि थी, अब भूमि थी ये। अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 55 जिले हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो 10 संभाग और 55 जिले हैं उनको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अपन का जो चीज है, अच्छा यहाँ पे अपन को देखना है 1956 के बाद मध्य प्रदेश के जो नए जिले थे वो कौन से बने, आइए इसे जान लेते हैं। तो देखो कौन कौन से जिला बने हैं। पहला भोपाल से बना, अरे भोपाल से बना 1972 में सीहोर। ठीक है, अरे भोपाल बना सीहोर से, भोपाल से सीहोर नहीं बना, भोपाल बना सीहोर से। बड़वानी है, जो बड़वानी है वो बना खरगोन से, शिवपुर बना मुरैना से 98 में। अगर 98 में तुम्हारे 6-7 जिला बने थे। कटनी बना जबलपुर से, डिंडोरी बना मंडला से, हावड़ा बना नर्मदापुरम से और नीमच बना मंदसौर से, अशोकनगर बना गुना से और अनूपपुर बना शहडोल से। ये कुछ मतलब जिले हैं जो मध्य प्रदेश के बने हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी वर्तमान स्वरूप में 10 संभाग मध्य प्रदेश में और 55 जिले हैं, उसी की ये सभी चीजें आपको दिखाई जा रही हैं। तो देखो कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं उनको पढ़ लेते हैं। रीवा, इसका गठन हुआ था रीवा संभाग का 1956 में, इसमें 6 जिले हैं। मुख्यालय रीवा में कौन कौन से, रीवा से
सिंगरौली सीधी 17 मगध मैहर। भोपाल में 1956 में गठन हुआ था। भोपाल में मुख्य भोपाल है। भोपाल रायसेन राजगढ़ सीहोर विदिशा। ग्वालियर में कौन कौन से 1956 में गठन हुआ था? 5 जिले हैं। ग्वालियर शिवपुरी गुना अशोकनगर दतिया। इंदौर में 8 जिले हैं। 1956 में गठन हुआ था। इंदौर धार अलीराजपुर झाबुआ खरगोन बड़वानी खंडवा और बुरहानपुर। इसके बाद जबलपुर का गठन हुआ था 1956 में। 9 जिला है। कौन कौन से? जबलपुर कटनी नरसिंहपुर छिंदवाड़ा सिवनी, ठीक है, सिवनी बालाघाट मंडला गिलोरी पाड़ना। यहाँ पे देखिए सागर में देखिए 1975 में सागर। अब देखो नवीन पहले जो थे मध्य प्रदेश में, यहाँ पे देखना सबसे पहले मध्य प्रदेश में कुल मिला के 5 संभाग थे, ठीक है। आज के वर्तमान मध्य प्रदेश में 5 संभाग मध्य प्रदेश में, ठीक है। और उनमें अब 6वां संभाग बनेगा सागर। कब बना था सागर संभाग? 1975 में। उज्जैन बना 1977 में। तो चंबल वाले के लिए हमें 80 बनाओ, नर्मदापुरम वाले के लिए हमें 80 बनाओ, शहडोल वाले का हमें 8 बना दो। ऐसे मध्य प्रदेश के संभाग बनते रहेंगे। अच्छा सागर संभाग है, इसमें सागर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, मंडीवाली। उज्जैन में कौन कौन से? उज्जैन देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, ठीक है। नीमच है और एक और है यहाँ पे नीमच है, ठीक है। उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच 7 है। चंबल में कौन है? शिवपुर मुरैना भिंड। चंबल में 3 है, शिवपुर मुरैना भिंड। इसके बाद नर्मदापुरम होशंगाबाद बैतूल हरदा। इसके बाद शहडोल में कौन है? शहडोल 2008, शहडोल में शहडोल मरजानपुर। कौन कौन है? शहडोल मरजानपुर। इसके बाद विशेष अब देखो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग अब वर्तमान में कौन है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जबलपुर, ठीक है। सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? तो वो है अपना शहडोल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर, ठीक है। इनको मैं इससे बताता हूँ, ये अपना शहडोल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला इंदौर, न्यूनतम जनसंख्या शहडोल, न्यूनतम लिंगानुपात चंबल, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जबलपुर, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला सागर, ठीक है। ये सभी चीजें दिमाग में रखनी है। अब यहाँ पे देखिए और चीजें जो भी है मैं आपको बताते जाऊंगा। 1 नंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। 1 नंबर 2000 को मध्य प्रदेश में 12 संभाग और 61 जिले थे, लेकिन छत्तीसगढ़ चला गया तो वो 3 संभाग और 16 जिले ले गया, ठीक है। 3 संभाग और 16 जिले ले गया। तो फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में कुल मिला के 9 संभाग और 45 जिले बचे। वर्तमान में अब 10 संभाग और 45 जिले हैं, ठीक है। तो अलग समितियां आई, उसके बाद ये चीजें तुम्हें पता करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, ठीक है। 1 नंबर 2000 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, फिर से पुनर्गठन, ठीक है। पुनर्गठन राष्ट्रपति थे के आर नारायण, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। अब देखो 1 नंबर के बाद कौन कौन से मध्य प्रदेश के नए जिले बने हैं? क्योंकि 45 जिले थे यहाँ पे मैंने बताया ना। यहाँ पे देखो 1 नंबर को 9 संभाग और 45 जिले थे, तो ये समझ लो आप कौन कौन से थे। तो देखो भाई ऐसा है, देखो 1 नंबर 2000 को, उसके बाद 15 अगस्त 2003 को 3 जिला बने। कौन कौन से? अशोकनगर गुना से निकला, अनूपपुर शहडोल से अलग हुआ, बुरहानपुर खंडवा से अलग हुआ, ठीक है। ये 3 जिला बने 3 जिलों से। अब देखो 2008 को 2 जिला बने, 17 मई 24 मई को 2008 को अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ, सिंगरौली अलग हुआ सीधी से, ठीक है। इसके बाद 2013 को आगरमालवा शाजापुर से अलग हुआ, 2018 को टीकमगढ़ निवाड़ी से अलग हुआ। अभी वर्तमान में 3 जिला बने हैं 2023 में। 2023 में 3 जिला बने हैं, मऊगंज रीवा से अलग हुआ है, पाटना छिंदवाड़ा से अलग हुआ है और मैहर सतना से अलग हुआ है। तो ये चीजें दिमाग में रखनी है। और यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, देखो यहाँ पे देख सकते हैं। बुरहानपुर खंडवा से अलग हुआ, अलीराजपुर झाबुआ से, सिंगरौली सीधी से, आगरमालवा शाजापुर से, निवाड़ी टीकमगढ़ से। अब जो वर्तमान के जो जिला है उनको दिमाग में रख लो। मऊगंज रीवा से अलग हुआ है, ठीक है। मऊगंज है जो रीवा से अलग हुआ है, पाटना छिंदवाड़ा से अलग हुआ है 2023 में और मैहर सबसे नवीनतम जिला है, ये भी अपना 17 से अलग हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी जो क्लास है अब ये समाप्त नहीं होती है, ये टॉपिक समाप्त होता है। अब दोस्तों आगे मैं आप लोगों को आगे जो क्लास बताऊंगा उससे पहले मैं थोड़ी सी बात ये बता दूं कि जैसे मान लो यहाँ पे देखो, मान लो ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये ऐसे नहीं है, मध्य प्रदेश को मैं बना ही देता हूँ। अपन मध्य प्रदेश का नक्शा बना ही देते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को कुछ ऐसे बनाएंगे अपन, यहाँ से ऐसे जाएगा मध्य प्रदेश, यहाँ से ये तुम्हारा ये ऐसे गया, ये तुम्हारा एमपी बन गया है। बस भाई बनने वाला है, तुम लोग टेंशन नहीं लेना। ये तुम्हारा एमपी ऐसे ये तुम्हारा एमपी बन गया, ठीक है। मान लो कि एमपी है तो ऊपर जो है, देखो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तुम समझ जाना, ये जो ऊपर है मैं इसको रखता हूँ। ऊपर है ना ये ऊपर वाला ये क्षेत्र, देखो 1 मिनट, ये जो क्षेत्र है ना ये कहलाता है मध्य भारत का पठार। यहाँ पे ये भी मध्य भारत के पठार में आता है, ठीक है। अच्छा एक मैं यहाँ से लाइन बना रहा हूँ, बहुत मजा आएगा तुम्हें। ये जो है ना यहाँ से और यहीं से एक और मैं डाल देता हूँ, ये तुम्हारी कहलाती है नर्मदा सोन घाटी। ये जो रेखा मैंने बना दी है ये नर्मदा सोन घाटी है, ठीक है। अब जो नीचे जो है ना, ये नीचे रुको 1 सेकंड, इससे नहीं, नीचे जो है ना ये वाला, ये कहलाता है तुम्हारा सतपुड़ा पर्वत। क्या कहलाता है? सतपुड़ा पर्वत। नर्मदा सोन घाटी कहाँ पे? ये तुम्हारी नर्मदा सोन घाटी है, ठीक है। अच्छा नर्मदा पूरी नहीं है, अब देखो कहाँ से नहीं है, यहाँ पे नहीं है नर्मदा सोन घाटी, रुको 1 सेकंड। यहाँ पे है तुम्हारा बघेल खंड का पठार, रुको 1 सेकंड, अरे क्या भाई, यहाँ पे है तुम्हारा बघेल खंड का पठार, सबसे छोटा पठार है एमपी का, ठीक है। और मालवा का पठार तो वही सबसे बड़ा है, उसको जान लो कहाँ पे है, मालवा का पठार। भाई मालवा का पठार भी दिख जा, यहाँ काले कलर से, काले से नहीं बनाते, रुको 1 सेकंड, सफेद से बनाते हैं। ये है तुम्हारा इतना सारा मालवा का पठार, ये है तुम्हारा मालवा का पठार, ठीक है। ये तुम्हारा मालवा का पठार है, ठीक है। और जहाँ पे मालवा के पठार से यहीं से है तुम्हारा मध्य भारत का पठार, ये तुम्हारा मध्य भारत का पठार है, ठीक है। ये ना ये मध्य का पठार कहलाता है। यहाँ पे देखिए, रुको 1 सेकंड, ये तुम्हारा बुंदेलखंड का पठार, ये बुंदेलखंड में आता है, यहाँ पे ये और ये, ठीक है। और ये रीवा पन्ना का पठार है, रीवा पन्ना का पठार कौन है? ये रीवा पन्ना का पठार है। ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब देखो मैं यहाँ पे इस चित्र का यहाँ पे मेरे से ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन इतना मालूम है ये चित्र है क्योंकि इसमें तो धुंधला दिख रहा है। तो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन है, उसको पहले देखिए अपन 150 की रफ्तार में। मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन में मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन आमतौर पर मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन को 7 भागों में बांटा गया है। आबादी मध्य प्रदेश में 9 प्रदेश थे, अब दंडकारण्य है और महानदी है, ये चले गए हैं, अभी 7 हैं। कौन कौन से 7 हैं उनको देख लेते हैं, बता देते कौन कौन से। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। सतपुड़ा नेपाल शैली में आता है, मतलब ये एक ही है, तो 5 ही है, 6वां है और 7वां पूर्वी पठार। और इसके अंतर्गत हमने 3 चीजें पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार पढ़ेंगे। ये सबसे छोटा पठार है, पूर्वी पठार। अब देखो ये तुम्हारा मध्य प्रदेश, ठीक है। और इसमें अब मैप देखनी है, मेरे जिला जो है वो मेंशन अच्छे से नहीं हो रहे होंगे। मैप देखनी कि मध्य प्रदेश की मैप है वो कहाँ पे तुम्हारा सतपुड़ा है, कहाँ पे तुम्हारा रीवा है, ये तुम्हें समझना है। तुम्हें दुनिया से चलेंगे नहीं भाई, तुम्हारा ये है ना, ये तुम्हारी सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है, सतपुड़ा रेंज है। जहाँ पे ये मैंने बताया ना, ये जो है ना, ये तुम्हारा सबसे छोटा पठार है, ठीक है। ये तुम्हारा बघेलखंड का पठार है, यही है ना, बघेलखंड का पठार सबसे छोटा पठार है। अब देखो मध्य भारत के पठार, अब उनके अपन कौन कौन से पढ़ना, देखो क्षेत्रफल, इस पठार का जो क्षेत्रफल है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल मिलाकर 10% है। नरवाल बिंदल जो बिंदल विज्ञान शेर समूह के अपहरण से नदियों के एक प्रकार से निक्षेपों से हुआ है। जिले कौन कौन से मतलब भारत के पठार में कौन कौन से जिला है? तो जिला
जलवायु है वो है गर्मी में अधिक गर्मी होती है और ठंड में ज्यादा ठंड लगती है अपने यहाँ पे। और वर्षा है औसत वर्षा होती है 75 से 100। वन है तेंदुपत्ता बचका बबूल, मिट्टी है मिश्रित मिट्टी। फसल है मोटा अनाज, नदियां बेतवा दसान, ठीक है, खनिज है हीरा चूना पत्थर, ये रीवा पन्ना का पठार है, इससे कुछ ये संबंधित फैक्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं यहाँ पे पठारों में। अब दोस्तों यहाँ पे वीडियो को हम करते हैं समाप्त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। और आइए अपन अब आदिवासी मध्य प्रदेश को निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आदिवासी मध्य प्रदेश का मतलब है 1956 के बाद जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ और जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, यानी कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ था, यानी कि 2000 तक का मध्य प्रदेश, तो उसमें एमपी के जो जिले हैं इन सभी जिलों के बारे में अभी मैं सब मतलब पूरा डिस्कस करूंगा। अब ये मान लो ये है पूरी की पूरी छवि। सबसे पहले अपन एमपी के जिलों के बारे में जान लेते हैं कि एमपी के जिले अभी वर्तमान स्वरूप में कौन कौन से हैं। अपन सबसे पहले ऊपर से आते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऊपर उत्तर की ओर आपको मैप तो दिख रहा है ना। हाँ, तो दोस्तों ये है आपका श्योपुर। कौन है? ये आपका श्योपुर है। अच्छा मैं इसको पहले से भी लिखता जाता हूँ, पहले मतलब जिले के नाम का पहला अक्षर मैं लिखूंगा वो भी अंग्रेजी में या फिर हिंदी में लिख सकता हूँ, अंग्रेजी में सही रहेगा श्योपुर, ठीक है। ये आपका श्योपुर मैं बोलते जा रहा हूँ। श्योपुर ये है आपका मुरैना, मुंह लिख लिया, मुरैना यानी कि मुंह, मुरैना श्योपुर मुरैना। ये आपका भिंड, क्या है आपका भिंड, श्योपुर मुरैना भिंड। ये बीच में जो है ये है आपका ग्वालियर, क्या है आपका ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर। ग्वालियर के बगल में ये है आपका दतिया, क्या है आपका दतिया, ये छोटा सा दिख रहा है ना, ये है आपका दतिया। और ये है आपका शिवपुरी, क्या है शिवपुरी, तो शिवपुरी। अब देखो पांच जिले के बारे में मैंने चर्चा कर ली, श्योपुर मुरैना भिंड ग्वालियर दतिया शिवपुरी। अभी क्योंकि देखो ये वर्तमान के जिले हैं, ये मैं बता रहा हूं, आदिवासी मध्य प्रदेश में तो केवल ये चीज हो जाएगी, ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, तो ये आदिवासी मध्य प्रदेश कहलाएगा। तो अभी जो 48 के 48 जिले 48 माफ कीजिए 55 के 55 जिले मैं इस मैप के माध्यम से आपको पूरा का पूरा कंफर्म करवा रहा हूं कि कौन सा जिला कहां है। ये आपको एडिट ऐसा मैप बना लेना है और ऐसे लिख देना है आपको, श्योपुर मुरैना भिंड ग्वालियर दतिया शिवपुरी। अब देखिए शिवपुरी से इस तरफ जाएंगे तो ये रहेगा गुना, ठीक है, ये यहाँ पे मिलेगा आपको गुना, और इस तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा अशोकनगर, क्या मिलेगा अशोकनगर। तो इस तरफ है देखो दाएं हाथ तरफ, यानी कि इस तरफ ये गुना, इस तरफ अशोकनगर। अशोकनगर से नीचे जाएंगे तो मिलेगा आपको सागर, क्या मिलेगा सागर। अशोकनगर से नीचे सागर, सागर के बगल में ये है आपका दमोह, ये क्या है आपका दमोह है। तो अशोकनगर सागर दमोह, दमोह से ऊपर ये जो देखो दमोह है ये उत्तर प्रदेश की बॉर्डर है, तो उत्तर प्रदेश की बॉर्डर दमोह को नहीं लगती, लेकिन ये जो है ना ये छतरपुर है। ये कौन सा? ये छतरपुर, ये आपका छतरपुर। छतरपुर के बाद ये तुम्हारा टीकमगढ़, टीकमगढ़, और ये तुम्हारा टीकमगढ़ के बाद निमाली, पन्ना नहीं निमाली, ठीक है। तो देखो दमोह छतरपुर टीकमगढ़ निमाली। अब देखो छतरपुर से बगल में जाएंगे तो आपको मिलेगा पन्ना, छतरपुर से बगल में कौन है? पन्ना। पन्ना से बगल में जाएंगे, पन्ना से बगल में है आपका सतना, ठीक है। तो ये पन्ना, ये सतना, सतना के बगल में रीवा, ये क्या है रीवा, देखो पन्ना सतना रीवा। रीवा के साथ आप यहाँ पे चले जाओगे तो ये नया जिला बन गया है मऊगंज। कौन है? मऊगंज। अभी अभी बनाएंगे मऊगंज जिला। और देखो मऊगंज से और बगल में जाएंगे क्योंकि ये जो है ये नीचे ये सीधी है, सीधी से ये जिला बनाता है सिंगरौली। कौन सा जिला बनाता है? सिंगरौली। ये सिंगरौली है और ये सीधी है, ये सीधी जिला है। तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा और आप लोग इन चीजों को स्पष्ट समझ पा रहे होंगे। सीधी से नीचे आओगे तो आपको मिलेगा शहडोल, ठीक है, शहडोल, शहडोल। शहडोल से ये जिला बना है कौन सा? उमरिया। नहीं उमरिया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उमरिया, उमरिया यहाँ पे। अच्छा यहाँ कौन सा जिला है? अभी नया जिला बना है सतना जिला बोल के, ये मैहर। कौन सा जिला है? मैहर। शहडोल से ये जिला बना था अनूपपुर। कौन सा जिला? अनूपपुर। तो अनूपपुर उमरिया, ठीक है, यहाँ पे उमरिया, यहाँ पे अनूपपुर है। अनूपपुर के नीचे है मंडला, क्या है यहाँ पे? मंडला, यहाँ पे मंडला है। और मंडला से यहाँ पे नीचे जाएंगे, नहीं मंडला नहीं माफ कीजिएगा क्योंकि मंडला से अलग हो गया था, ये डिंडोरी है आपका, ये डिंडोरी है, क्या है? ये डिंडोरी है, डिंडोरी, डिंडोरी मंडला से अलग हुआ था तो मंडला ये है आपका, तो मंडला डिंडोरी। अब यहाँ पे ये है आपका बालाघाट। कौन सा जिला है? आपका बालाघाट। बालाघाट से लगा हुआ है सिवनी। कौन सा जिला लगा है? सिवनी। तो बालाघाट से कौन सा जिला लगा है? सिवनी, ठीक है। अब बालाघाट से सिवनी, सिवनी के बाद ये है आपका छिंदवाड़ा। कौन सा जिला है? छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से छोटा सा जिला और निकला है जिसका नाम है पाडुना। कौन सा जिला है? पाडुना। पाडुना के बाद देखो छिंदवाड़ा, पाडुना, ये है आपका बैतूल। कौन सा जिला है? ये बैतूल, ठीक है। बैतूल के बाद अपन चलेंगे तो ये आपका खंडवा है, ठीक है, खंडवा। ये आपका बरहानपुर है, ठीक है, बरहानपुर। पीछे बच्चे वो कर रहे हैं, करने दो, तो बच्चे को अभी उम्र होती है तो वो खेलते रहते हैं। तो देखो ये खंडवा, ये बरहानपुर, ये है खरगोन, खरगोन ये है खरगोन, ठीक है। ये थोड़ा सा गलती हो गई थी, मैं आपको बता दूं कि देवास यहाँ उज्जैन से लगता हुआ ये आपका देवास है, यहाँ पे ये देवास है। खरगोन के बाद नीचे है ये बड़वानी, ये है आपका बड़वानी। ये अलीराजपुर है, अलीराजपुर आपको याद होना चाहिए कि सबसे पश्चिमी जिला कौन है? अलीराजपुर। सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली। तो ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा पूरा का पूरा, अभी आप जिलों को समझ लो। अलीराजपुर है, ठीक है, ये है आपका धार, धार, ठीक है, धार। मांडू की दुकान कहाँ पे? धार। यहाँ पे धार के ये बगल में ही है आपका छोटा सा इंदौर, खरगोन के ऊपर, धार के बगल में। इंदौर के बाद ऊपर चले जाओ तो अपन महाकाल की नगरी कहाँ पहुंच जाएंगे? उज्जैन, ठीक है, ये आपका उज्जैन है। उज्जैन के बाद देखो अब देखो यहाँ पे अलीराजपुर झाबुआ से लग हुआ था तो यहाँ पे झाबुआ पहला, ठीक है, ये झाबुआ है, ये झाबुआ है, ठीक है, इसको समझ लेना, ये इतना झाबुआ है। झाबुआ के ऊपर है रतलाम। कौन सा जिला है? रतलाम। और रतलाम से ऊपर है मंदसौर। कौन सा जिला है? मंदसौर। मंदसौर से ऊपर है नीमच। कौन सा जिला है? नीमच। तो देखो झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच। अभी मैं सारी ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि क्या करना है। अभी आप लोग पूरे जिलों को एक बार भर के देख लोगे तो आपको पूरे दिमाग में चला जाएगा। देखो रतलाम के बगल में ये है आपका आगर मालवा। कौन सा जिला है? आगर मालवा। आगर मालवा के बगल में जो है वो है आपका राजगढ़, ठीक है, राजगढ़। और इसके नीचे है ये आपका शाजापुर जिला। कौन सा जिला है? शाजापुर जिला। तो आगर मालवा, राजगढ़, शाजापुर, आगर मालवा, राजगढ़, शाजापुर। ये छोटा सा ही हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल को मैंने ऐसे बना दिया, भा बना देता हूं, ठीक है, भा यानी वो यानी भोपाल, ठीक है। भोपाल के इस तरफ जाएंगे तो ये है विदिशा, ये आपका विदिशा है। नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा रायसेन। कौन सा जिला मिलेगा? रायसेन, ठीक है, विदिशा, रायसेन। इस तरफ है सीहोर, भोपाल को चारों तरफ से घेरे सीहोर, सीहोर, ठीक है, ये आपका सीहोर है। और ये जो है ये आपका जिला है हरदा। कौन सा जिला है? हरदा। और छिंदवाड़ा के ऊपर है नर्मदापुरम, नर्मदापुरम, ठीक है, नर्मदापुरम को ही होशंगाबाद कहते हैं। तो ये आपका हरदा, ये आपका नर्मदापुरम, ठीक है। यहाँ पे ये आपका जबलपुर। कौन सा जिला है? जबलपुर, जबलपुर, ये आपका जबलपुर। जबलपुर से ऊपर जाएंगे तो ये है आपका कटनी। तो मैंने आई थिंक सारे के सारे जितने भी जिले हैं 55 के 55 जिले आपको बता दिए हैं क्योंकि इनको भी बहुत जानना बहुत जरूरी है। तो अब सीधी सी बात है, ये है छत्तीसगढ़, ठीक है। और यहाँ से छत्तीसगढ़ की बॉर्डर देखिए, आपको याद रखना चाहिए, बालाघाट से छत्तीसगढ़ की बॉर्डर लगती है। और यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ की बॉर्डर लगती है सिंगरौली से। कैसे लगती है? सिंगरौली से। तो बालाघाट से और सिंगरौली से। अब देखिए एक और चीज आपको जो बतानी है वो ये है, आदिवासी मध्य प्रदेश में कुछ आपको ये फैक्ट है, एडिट आपको ऐसे ही दिमाग में रखने हैं। तो पहले यानी कि जब विभाजित नहीं हुआ था मध्य प्रदेश और आज का मध्य प्रदेश, कंपेयर कर रहे हैं अपन। पहले मध्य प्रदेश की लंबाई थी 1127 किलोमीटर, कितनी थी? 1127। और अब है 605 किलोमीटर। लंबाई का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दंतेवाड़ा तक की दूरी, ठीक है। अब मैं बात बताऊंगा दंतेवाड़ा क्या है। चौड़ाई है 996 किलोमीटर से 870 किलोमीटर। पहले चौड़ाई थी 996, अब है 870, ठीक है। पहले लंबाई थी 1127, अब है लंबाई 605, यानी कि अब मध्य प्रदेश चौड़ा ज्यादा है,
एशिया। तीन महाद्वीप कौन कौन से? उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। कर्क रेखा तीन महासागरों से होकर गुजरती है। कौन कौन से महासागर हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। कर्क रेखा विश्व के 17 देशों से होकर गुजरती है। ये फैक्ट आपको दिमाग में रखना है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये 8 राज्यों के नाम आपको एज इट इज पता होने चाहिए। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ से प्रश्न बनता है। मैं जहाँ से बोल रहा हूँ यहाँ से प्रश्न बनता है। बाकी दोस्तों प्रश्न यहीं से बनता है। ठीक है, अब ये है कर्क रेखा की स्थिति और मैं इसे आपको उस मैप में बताता हूँ कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। पहले उस मैप पे आते हैं अपन। ठीक है, और इसको अलग करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ से देखिए इसी पेन से जो शीश है, ठीक है, शीश से मैं ऐसे ले जाऊंगा तो आप लोग समझ जाना कि कर्क रेखा कहाँ से जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले कर्क रेखा यहाँ पे देखिए रतलाम पे आती है। कहाँ पे? रतलाम पे। पहले रतलाम से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरे से थोड़ा सा टेक्निकल मैप है, ये थोड़ा सा मतलब इधर उधर है, इसलिए ये वास्तविक वैसा नहीं रहेगा जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। तो इसलिए मैं उसी मैप का प्रयोग करूंगा। थोड़ा सा रुक जाइए, एक मिनट रतलाम। अच्छा, यहाँ से इसी का प्रयोग करना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल उसमें वो रहेगा ना थोड़ा बहुत, क्योंकि कर्क रेखा को अपन ये काल्पनिक रेखा, ये बात आपको दिमाग में रखनी चाहिए। कर्क रेखा मध्य प्रदेश को मिला के 14 जिलों से होकर गुजरती है। 5 संभाग, उनके 14 जिला। देखो रतलाम है और आगर मालवा। सबसे पहले रतलाम से होकर जाती है कर्क रेखा, फिर आगर मालवा, फिर उज्जैन। तो उज्जैन संभाग के 3 जिले, रतलाम, आगर मालवा और उज्जैन। इसके बाद भोपाल संभाग के 5 जिलों से होकर गुजरती है। सीहोर, ठीक है, राजगढ़, विदिशा, रायसेन। इसके बाद सागर संभाग के 2 जिलों से होकर गुजरती है, दमोह और सागर। इसके बाद कटनी संभाग के कुल मिला के 2 जिलों से, जबलपुर, कटनी, ठीक है, और इसके बाद शहडोल संभाग के 2 जिलों से, शहडोल और उमरिया। तो इन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा है वह मालवा के पठार को, मतलब जो मालवा का पठार होता है, यहाँ से ये कहलाता है मालवा का पठार, इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है। देखिए दोस्तों, कर्क रेखा के बाद एक छोटा सा टॉपिक है, वो है केंद्र बिंदु। तो ये भी आपको यहीं पे मैं बता देता हूँ, मतलब याद करवा देता हूँ केंद्र बिंदु क्या है। देखो पृथ्वी का केंद्र बिंदु पूछे, ये पूरी पृथ्वी है, इसका जो केंद्र बिंदु है वो है मंगलनाथ उज्जैन। कहाँ पे? मंगलनाथ उज्जैन में। इसके बाद है अखंड भारत का केंद्र बिंदु। देखो पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन। अखंड भारत का केंद्र बिंदु कहाँ पे? बरसाली बैतूल में। कहाँ पे? अखंड भारत में ये सभी आ जाते हैं, तो उसमें आता है बरसाली बैतूल। आदिवासी भारत का केंद्र बिंदु कौन है? करौली गाँव, यानी कि कटनी में है करौली गाँव, और इसका नाम मनोहर गाँव रख दिया है। इसके बाद भारत का केंद्र बिंदु कौन है? विदिशा। भारत का केंद्र बिंदु विदिशा। और मध्य प्रदेश है, इसका केंद्र बिंदु है मध्य प्रदेश का सागर। तो ये सारे के सारे केंद्र बिंदु आपको दिमाग में रखने चाहिए। एक मतलब मैं बहुत कम समय में आपको केंद्र बिंदु को पता जाए। अब दोस्तों अब बनाते हैं मध्य प्रदेश के गठन पर। दोस्तों मध्य प्रदेश के गठन से पहले आपको ये समझना चाहिए कि भारत देश कब आजाद हुआ। थोड़ी सी इस पर हम बात करेंगे, भारत के 28 राज्य कैसे बने, क्योंकि उन सारी चीजों के बाद आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश का गठन है वो कैसे हुआ। तो स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। सबसे पहले भारत देश क्या हुआ? आजाद हुआ। 1947 में भारत को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी आप लोगों ने सुने होंगे। 1947 में मध्य प्रदेश 3 भागों में वर्गीकृत था। भाग ए, भाग बी, भाग सी, मतलब 3 भाग, 1 भाग 2, भाग 3। 26 नवंबर 1900, ये फैक्ट आपको अपनी कॉपी में एज इट इज याद रखने हैं, मतलब लिख लेने हैं और याद रखने हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान बना था देश का। अब ये पता है इस पेज में, इस पेज से आपका 1 नंबर आएगा, मैं गारंटी देता हूं इस पेज से। ये पता है पूरी दुनिया का मोस्ट टाइम पेज है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। इस पेज में जितनी भी चीजें लिखी है, ये तो सिर्फ मुझे भारत देश का आजाद हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 1947 को भारत में मतलब भारत को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। मध्य प्रदेश को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान के हिसाब से 1951 में फर्स्ट टाइम चुनाव हुआ। पहली बार चुनाव कब हुआ? 1951 में। ये पता है कई बार ये तुम्हारी मतलब आंखों के सामने ये प्रश्न आ जाता है कि भारत में पहली बार चुनाव कब हुआ संविधान के हिसाब से? 1951 में। लेकिन पता तुम पढ़ते नहीं हो तो तुमसे नहीं बनता। फर्स्ट पीएम, भारत के पहले पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब दोस्तों सबसे पहले ये स्टोरी आप लोग सुनोगे ना मजा आएगा। आंध्र प्रदेश है, उसमें भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग की। तो कौन से सबसे पहले किस राज्य ने भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग की? आंध्र प्रदेश में। वहां पे एक व्यक्ति थे पोट्टी श्रीरामालू, ठीक है, श्रीरामालू, ठीक है, वो तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बनाना चाहते थे। तो इसके लिए सबसे पहले 1948 में राज्यों के गठन के लिए एस के धर कमेटी आई, ठीक है, ये कब आई थी? जून 1948 में। ये कहेंगे इन्होंने पता क्या किया? इन्होंने कहा भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे, नो, क्रॉस कर दिया, ठीक है। इसके बाद दिसंबर 1948 में जेवीपी आई, ठीक है, जेवीपी कमेटी, यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 लोगों की कमेटी आई। इन्होंने कहा कि भाषा एवं प्रशासनिक आधार पर राज्य नहीं बनेंगे। इन्होंने तो ये भी कह दिया कि राज्य तो बनेंगे ही नहीं, ठीक है, बाकी भारत जोड़िए पार्टों में वैसे पार्ट चलेंगे। तो जब श्री पोट्टी रामालू है, इन्होंने आमरण अनशन पर बैठ गए, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो इसके कारण क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो फिर आंध्र प्रदेश में आंदोलन उग्र हो गया। उग्र हो गया तो फिर जो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इनको वहां से जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? इनको आंध्र प्रदेश जाना पड़ा। तो पीएम जवाहरलाल नेहरू ने बिना किसी कमेटी के गठन के आंध्र प्रदेश को पहला राज्य घोषित किया, ठीक है, आंध्र प्रदेश को पहला राज्य घोषित किया। कब किया था? 1 अक्टूबर 1953 में। तो यह देश का पहला राज्य है। कौन है? आंध्र प्रदेश। देश का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन है? कुर्नूल थी। उस समय कुर्नूल जो थी वो आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। मद्रास से अलग होकर आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। तो आंध्र प्रदेश को क्या बनाया गया? राज्य बनाया गया। तो ये सारी चीजें याद रखिए। ये मैप है, ठीक है, मैप में आप ये मान लो ये सभी के सभी मैं जैसे कि राज्य बताऊंगा, आपको राज्य बता दूंगा। तो मैं सारे राज्यों को बता दूंगा कि यहाँ पे लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ये मध्य प्रदेश है, ये पंजाब है, ये उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है, ये दिल्ली है, ये, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये आप अभी मान लो 1947 में मध्य प्रदेश था वो कुछ इस प्रकार से था। नीचे वाला भाग ये है, यहाँ पे ये भाग बी और इस तरह भाग सी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश 3 भागों में बटा था, ए बी सी, ठीक है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश की भाग है। ये सबसे पहले अपन थोड़ी सी मध्य प्रदेश की बात करें। उससे पहले अपन जो 14 राज्य बने थे उस समय पे, क्योंकि
में कौन कौन से देखिए, असम से मणिपुर 19वां राज्य बना, त्रिपुरा 20वां राज्य बना, असम से और मेघालय 21वां राज्य बना। 26 अप्रैल 1975 में सिक्किम 22वां राज्य बना, सिक्किम कौन सा राज्य बना, 22वां राज्य बना। 26 अप्रैल 1975 को ये तीनों बात करने वाली थी। फिर असम का एक बार और विभाजन हुआ तो मिजोरम बना 23वां राज्य, अरुणाचल प्रदेश बना 24वां राज्य, मिजोरम 1987 में, अरुणाचल प्रदेश में 1987 में 24 राज्य हो गए। अब गोवा है 1987 में, गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। तो अब जो गोवा था वो पूर्ण रूप से भारत का राज्य बन गया और ये भारत का 25वां राज्य बना। मध्य प्रदेश से अपना मध्य प्रदेश एमपी के पहले है ना, इससे 36वां राज्य बना, ये 26वां राज्य है। तो 26 में कम का राज्य है और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को राज्य बनाया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बना, ये 27वां राज्य बना और बिहार से झारखंड को राज्य बनाया गया और ये 28वां राज्य था। ये तीनों 2000 में राज्य बने। तो ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अब यहाँ पे देखना, आंध्र प्रदेश है, उससे तेलंगाना राज्य बना, ये 29वां राज्य है भारत का और तेलंगाना की स्थापना 2014 में हुई। 2019 में क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, उसको राज्य से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जम्मू कश्मीर के दो पार्ट थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वर्तमान में यदि पूछे कोई कि भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये कहानी मुझे आपको बतानी थी। अब हम सीधे बात करेंगे 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना था, तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश का विभाजन किस प्रकार से हुआ, इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब 1947 के बाद, क्योंकि 1 नवंबर 1956 के बाद हम थोड़ी सी देर बात करेंगे, क्योंकि हमें इतना सा चैप्टर है, इतना अपन को समझना चाहिए पहले, क्योंकि 1947 के बाद 1947 से 1956 तक, ठीक है, ये जो कहानी थी 56 तक की कहानी, ये इसमें है। मध्य प्रदेश के 3 भाग थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। इन तीनों भागों को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का भाग ए था, वो था सीपी एंड बरार प्रांत, ये नागपुर, इसकी राजधानी कौन थी, नागपुर थी। सीएम कौन थे इसके पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे वो सीएम थे और राज्यपाल थे राघवेंद्र राव। इसमें कुल 15 रियासतें थी, एकमात्र रियासत एमपी में थी, वो थी मकराई रियासत एमपी से थी। इसके बाद भाग बी, जिसे मध्य प्रांत भी कहते हैं, इसमें इंदौर और ग्वालियर आते हैं। सीएम कौन थे, लीलाधर जोशी और राज्यपाल कौन थे, तख्तमाल जैन। इसमें इसे कुल 25 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के भाग सी, जिसमें बिंद प्रांत आता है और बिंद प्रांत की जो राजधानी थी वो रीवा थी। सीएम कौन थे, सोमनाथ शुक्ल, ठीक है, और इसमें रियासतें कितनी थी, 38 रियासतें थी। इसमें कितनी रियासतें थी, 38। और इसके बाद थी एक अलग से भोपाल रियासत, जो कि पार्ट सी का हिस्सा थी और ये स्वतंत्र रियासत थी। नवाब हमीदुल्लाह खान इसके मतलब राजा थे और 1 जून 1949 को भोपाल रियासत को पार्ट सी में बनाया गया। सीएम कौन थे पार्ट सी के, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, मतलब भोपाल रियासत के सीएम कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। तो ये कहानी थी 1947 से 56 तक की। अब देखो, अब अपन को मध्य प्रदेश की कहानी करनी है कहां से, 1 नवंबर 1956 में। अब देखो मध्य प्रदेश का गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। यहाँ से आपको पूरी कहानी क्लियर होगी कि अब मध्य प्रदेश का चल क्या रहा है। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। अब मध्य प्रदेश की जो सीहोर जिला था, उसकी एक तहसील थी भोपाल। कौन सी तहसील थी, भोपाल। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी साथ में है, वरना तुम लोग छत्तीसगढ़ को अलग कर लो, और छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ है। तो सीहोर की तहसील भोपाल थी, ये मध्य प्रदेश की राजधानी बनी। तत्कालीन जो जिले थे वो 43 थे, संभाग थे वो 9 थे। तो उस समय 43 जिले थे और 9 संभाग थे। 2 अक्टूबर 1972 को सीहोर से भोपाल जो बना, ठीक है, सीहोर से भोपाल है वह जिला बना। अब मध्य प्रदेश में 43 जिले थे, तो 44वां जिला बना भोपाल। मैं पूरे 55 जिलों तक कहानी सुनाऊंगा, 43 से 44वां जिला बना भोपाल, ठीक है, क्योंकि 55 जिलों की कहानी आपको समझ में आ गई, तो आपको एमपी का इतिहास सब आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर 72 के बाद 26 जनवरी 1973 को दुर्ग से अलग होकर राजनांदगांव जिला बना। अभी दुर्ग कहां पे है, ये छत्तीसगढ़ में, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में, लेकिन उस समय मध्य प्रदेश का 45वां जिला कहलाएगा ना। फिर 1958 में, ठीक है, 98 में 16 नए जिले बने, ठीक है, कितने नए जिले बने, 16, जिसमें से अब देखो ये 45 जिले हो गए, 45 में 16 नए जिले बने, तो अब कितने जिले हो गए, 61 जिले, कितने जिले हो गए, 61 जिले। तो देखिए 2 समितियां, एक आई थी बिहार द्वैत समिति और ये आई थी 25 में 1998 को, और 21 सेनेटिव समिति जो कि 6 जुलाई 1998 को आई थी। बिहार द्वैत समिति ने 10 जिले बनाए थे, नए जिले बनाए थे, जिसमें 4 जिले हैं वो वर्तमान मध्य प्रदेश में। कौन कौन जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में, आइए जानते हैं। मुरैना से बना श्योपुर जिला बना, ठीक है, मुरैना से श्योपुर जिला बना। जौनपुर से कटनी को अलग किया गया, कटनी जिला बना। खरगोन से बड़वानी जिला बना और मंडला से डिंडोरी जिला बना, ठीक है। तो मुरैना से श्योपुर, जौनपुर से कटनी, खरगोन से बड़वानी और मंडला से डिंडोरी। फिर कैसे याद करेंगे, जो बिहार जो द्वैत थे उनकी समिति में 4 जिले जो मध्य प्रदेश के बने, सा क ब डी, ठीक है, सा से श्योपुर, का से आप कटनी याद रखना, बा से बड़वानी और डी से डिंडोरी, ठीक है। तो ये 4 जिले बने बिहार द्वैत समिति में। अब दोस्तों देखिए, उसके बाद सेनेटिव समिति, और सेनेटिव समिति ने 6 जिले बनाए, जिसमें 3 मध्य प्रदेश में है। तो ये 6 जुलाई 1998 में समिति आई थी। कौन कौन से 3 मध्य प्रदेश में, मंदसौर से नीमच को अलग किया गया, नर्मदापुरम से हरदा को अलग किया गया और शहडोल से उमरिया को अलग किया गया। तो ये जिले अब बन गए, ठीक है। अब इनको याद करने की ट्रिक है, ना हा उ, ना से नीमच, हा से हरदा और उ से उमरिया, ठीक है। सा का व डी यानी कि श्योपुर, कटनी, बड़वानी, डिंडोरी, और ना हा उ यानी कि ना से नीमच, हा से हरदा और उ से उमरिया। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो देखो अब मध्य प्रदेश की बात कितने जिले हो गए, मध्य प्रदेश के 5 जिले। पहले थे 1956 में थे 43 जिले, फिर 2 जिले बने भोपाल और राजनांदगांव, तो हो गए 45 और 16 जिले बने थे, 10 और 6, ठीक है। तो 61 जिले हो गए मध्य प्रदेश में और संभाग कितने हो गए, 12 संभाग थे। तो अब मध्य प्रदेश में 2002 के पहले मध्य प्रदेश में 61 जिले और 12 संभाग थे, लेकिन अब हुआ मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, यानी कि मध्य प्रदेश का विभाजन, छत्तीसगढ़ अब हुआ मध्य प्रदेश से अलग। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, ये मध्य प्रदेश का 26वां राज्य था। कौन से नंबर का राज्य था, 26वां। छत्तीसगढ़ में जो जिले गए वो कुल मिला के 16 जिले गए और संभाग कितने गए, 3 संभाग। तो अब देखो 61 जिले थे, उसमें से 16 जिले चले गए, मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे, 45, और संभाग कितने बचे, 12 में से 3 संभाग चले गए, तो 9 संभाग बचे, ठीक है। ये सिंपल सी चीज आपको दिमाग में रखनी है। 15 अगस्त 2003 को, अब देखो अभी तो 45 जिले हैं और 9 से 10वां जिला मतलब 10वां संभाग कौन है, और 45 से 55 जिले हो गए हैं। तो ये 10 जो जिले हैं इनकी कहानी और ये 10वें संभाग की कहानी अब हम पढ़ने वाले हैं इस बारे में, ठीक है। और ये 2003 है, इसमें 3 नए जिले बने थे, बहुत समिति द्वारा ये 3 नए जिले बनाए गए थे। आई थिंक कि आपको यहाँ पे मेरी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं ज्यादा बकवास नहीं करता, मैं जो चीजें एग्जैक्ट बताने में मतलब विश्वास रखता हूँ। तो अभी तो 45 जिले मध्य प्रदेश में, कितने जिले, 45। देखो एमपी में अब बात किया, 2000 में एमपी में कितने जिले, 45, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, 45 जिले बचे हैं एमपी में। अब एमपी का बनेगा
संभाग की, कितने 9 संभाग की, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, जिसमें से 7 अभी वर्तमान मध्य प्रदेश में, क्योंकि उस समय तो छत्तीसगढ़ भी था, तो इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, ग्वालियर, रायपुर, बिलासपुर, ये कुल मिला के 7 संभाग माने जाते हैं। और कई कई जगह पे 9 संभाग भी दिए होते हैं, लेकिन देखो आपको 7 ही लगाना है, कितने संभाग की, कथन के समय 7 संभाग की, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, ग्वालियर, रायपुर, बिलासपुर। 8वां संभाग बना होशंगाबाद, नर्मदापुरम, इसका नाम है, 1971 में। 75 में बना 9वां संभाग जो कि है सागर, 77 में बना 10वां संभाग उज्जैन, उसके बाद 80, 1980 में, याद रखिए 1900 जोड़ देना, मैं 77 80 बोल रहा हूं, आपको कंफ्यूजन हो। 1980 में 11वां संभाग बना वो चंबल संभाग, ठीक है। और 1981 में 12वां संभाग बना ये बस्तर संभाग, जो कि अब कहां पे है, बस्तर संभाग है अपने छत्तीसगढ़ में। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। अब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो 9 संभाग मिले मध्य प्रदेश को और 3 संभाग चले गए छत्तीसगढ़ में। 3 कौन-कौन से संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर। तो रायपुर, बिलासपुर, बस्तर को आप कर दो माइनस, क्योंकि वो चले गए छत्तीसगढ़ में। अब मध्य प्रदेश में कितने बचे, 9 संभाग। और 10वां जो संभाग बना वो बना मध्य प्रदेश का नवीनतम संभाग 2008 में, शहडोल संभाग। कौन सा संभाग, शहडोल संभाग, ये मध्य प्रदेश का 10वां संभाग है। ये है आप खिचड़ी जो कि आपको आप समझ लीजिए। और ये खिचड़ी मैं देखो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये खिचड़ी आपके समझ में बातें नहीं आएगी, तो मैं थोड़ी सी इसको बदलता हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए आप, अब आपको संभाग और इसमें कौन सा जिला आता है, मैं ये सारी की सारी जो कहानी है आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अपन शुरुआत करते हैं ऊपर चंबल से। ये चंबल संभाग है। कौन सा संभाग है, चंबल। देखो उसमें मैंने एक ही रंग किया है, तो आप लोग समझ लेना चंबल संभाग में सही के टिक है, ठीक है। तो चंबल संभाग में आता है आपका श्योपुर, मुरैना, मैंने इसलिए पहले आपको जिलों की वो बताई स्थिति और भिंड। चंबल संभाग में श्योपुर, मुरैना, भिंड। इसके बाद ग्वालियर संभाग, ग्वालियर संभाग में आता है ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं। चंबल में कितने जिले आते हैं, 3। ग्वालियर में कितने आते हैं, 5 जिले। इसमें कितने आते हैं, 5 जिले। इसके बाद हम बात करते हैं सागर संभाग की। तो जो सागर संभाग है, अब देखो सागर संभाग, ये हमारा सागर संभाग। इसमें देखो सागर के लिए मैंने इस प्रकार का ये बनाया है। तो सागर में आता है दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी, ठीक है। दमोह, अरे बात करिए, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी, ठीक है। कुल मिलाकर 6 जिले सागर संभाग में आ जाते हैं। ऐसे ही रीवा संभाग, रीवा में कौन आता है, तो रीवा, यहाँ पे देखिए सतना, ये मऊगंज, ये सीधी, मऊगंज माफ कीजिएगा, ये मैहर, ये मऊगंज, ठीक है, ये सीधी और ये सिंगरौली, ये रीवा संभाग में आते हैं 6 जिले। शहडोल जो है वो न्यू संभाग है, इसलिए उसमें 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। जबलपुर सबसे बड़ा संभाग है, तो इसमें बहुत मतलब 9 जिले आते हैं। जबलपुर, कटनी, ठीक है, जबलपुर, कटनी, यहाँ पे ये मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पारडुना, ठीक है, पारडुना और ये नरसिंहपुर, ये जबलपुर संभाग में आते हैं। नर्मदा संभाग में, नर्मदापुरम में इसमें आते हैं 3 जिले, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा। इसके बाद भोपाल संभाग, भोपाल में कौन आता है, भोपाल, देखो मैं बोलते जा रहा हूँ, आपको मैप में उस जिले की कल्पना करनी है कि यहाँ पे ये जिला है, ठीक है। भोपाल, राजगढ़, ठीक है, भोपाल, राजगढ़, विदिशा, रायसेन और सीहोर, ये आते हैं भोपाल जिले में, मतलब भोपाल संभाग में। इसके बाद इंदौर की बात कर लेते हैं। इंदौर में आते हैं कुल मिला के 7 जिले आते हैं, 8 जिले आते हैं। कौन कौन से देखो, इंदौर में आता है खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, ठीक है, ये खंडवा, ये बुरहानपुर, ये खरगोन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है बड़वानी, ये अलीराजपुर, ये झाबुआ और ये है धार, ठीक है। और ये आखिर में बचा है उज्जैन संभाग। उज्जैन में कौन कौन आता है, देखिए उज्जैन, सालापुर, आगरमालवा, इस तरह रतलाम, ऊपर है मंदसौर और ये है आपका नीमच, नीमच, ठीक है। तो ये सभी संभागों की मैंने स्थिति बता दी आपको। आई थिंक कि इसे आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर है, ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे छोटा संभाग है शहडोल। दोस्तों अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों को हम मैप के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बता दें, पहले हम पढ़ेंगे माही नदी, अपवाह तंत्र। तो माही नदी को पढ़ने वाले हैं, और माही नदी के अन्य नाम है महती और पृथ्वी की पुत्री। माही नदी की जो सहायक नदियां हैं उनकी ये ट्रिक है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन पहले माही नदी कहाँ पे है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से होता है, वो आपको बताता हूँ। तो माही नदी की जो लंबाई है वो 583 किलोमीटर, ठीक है, 583 किलोमीटर। माही नदी धार जिले की, माही नदी का उद्गम, ये है आपकी माही नदी, ये जो मैंने बनाई है ना, ये जो सांप की तरह है, ये माही नदी है, ये मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। इसका उद्गम होता है धार जिले की सरदारपुर तहसील, अमझेरा यानी कि भिंडा गांव, अमरोल पहाड़ा और महेंद्रपुर झील से, ठीक है। ये ओरिजिन आपको इतनी सारी चीजें मैं आपको बता दूं, तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। सरदारपुर झील, तहसील, अमझेरा गांव, अमरोल पहाड़ी और महेंद्र झील से, ठीक है। अब देखिए ये देखिए धार जिले के बाद ये झाबुआ में जाती है, फिर रतलाम में जाती है और उसके बाद ये जाती है राजस्थान में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में और उसके बाद डूंगरपुर जिला में होते हुए ये जाती है गुजरात में, ठीक है। तो ये इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये आपकी माही नदी है। तो इसका देखिए ऐसे जाती है मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ, रतलाम, राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। बांसवाड़ा जिले में बजाज सागर बांध बना है माही नदी पर। तो माही नदी पर कौन सा बांध बना है, बजाज सागर। गुजरात में देखिए पंचमहल, अरावली, मानसागर और आड़त में जाती है। और यह कहां पे गिरती है, खंबात की खाड़ी में और अरब सागर में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी या अरब सागर, आप एक ही बात मान सकते हैं, ठीक है। तो ये रही माही नदी। अब माही नदी के बारे में जो फैक्ट है उनको समझ लेते हैं। माही नदी की जो सहायक नदियां हैं उनको जान लीजिए। इसके लिए मैंने टिक बनाई है कि माही नदी की ध्वनि, माही ने सोमवार को भात चाप खाकर जो के मरी रन बनाए। तो माही ने सोमवार यानी कि सोम नदी, बाल यानी कि जंबार नदी, भा से भादर नदी या भादर नदी, चा से चाप नदी, जो से जोखिम नदी, ये सभी माही नदी की सहायक नदियां हैं। ओ से औरन नदी। अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी है, ईरो नदी, लड़की नदी, गोमा नदी, जंबार नदी, परस नदी और अनास नदी, ये सभी अन्य मतलब सहायक नदियां हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है, 2 बार। माही नदी की जो आकृति है उल्टे यू जैसी है, कितनी कैसी है, उल्टे यू जैसी। और माही नदी के अन्य नाम है बहुत ज्यादा प्रचलित है, ये झाबुआ में बहती है, इसलिए इसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं, कंठल की गंगा भी इसे कहा जाता है। और ये जो नदी है ये दक्षिण भारत की स्वर्ण रेखा नदी कहलाती है। ये तीनों फैक्ट भी आपको दिमाग में रखनी है। अब हम पढ़ने वाले हैं ताप्ती नदी अपवाह तंत्र को, और इसके बाद हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के बारे में। तो ताप्ती नदी भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अन्य नाम है तापी नदी, पयोस्री नदी, सूर्य या छात्रापुत्री या शनि की बहन, इतने सारे इसके मतलब ताप्ती नदी के अन्य नाम है। मैप में कैसे दिखाई देती है, ये मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है, आधा नहीं बनाया मैंने, इस टॉप का मध्य प्रदेश है। यहाँ पे देखिए ये खंडवा जिला मान लो और ये बैतूल है, ठीक है, क्या बैतूल। तो इसका ओरिजिन होता है, उद्गम होता है बैतूल जिले से। तो कौन सी नदी निकलती है, ताप्ती नदी। बैतूल के बाद ये महाराष्ट्र में जाती है, ठीक है। और इसके बाद ये बुरहानपुर के बाद ये सीधे महाराष्ट्र में बहती है और ऐसे जाके सूरत में जाके यहाँ पे आपके अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी के उद्गम की बात कर लेते हैं। तो ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो होता है बैतूल की मुल्ताई पहाड़ी से, जो कि सतपुड़ा पर्वत में है। कालीबी पहाड़ी में भी आप इसको मान सकते हो, तापी कुंड से ताप्ती नदी है। इस पर एक बांध बना है बैतूल में। कहां पे, बैतूल में। कौन सा बांध बना है, चंदुआ बांध। कौन सा, चंदुआ बांध। और एक और बांध बना है पारस डोए बांध। कौन सा, पारस डोए बांध। 2 बांध बने हैं। इसके बाद जो ताप्ती नदी है ये मतलब यहाँ पे देखिए बुरहानपुर में एक हथनूर बांध बना है। कौन सा बांध बना है, हथनूर बांध बना है, ठीक है। बुरहानपुर में जलगांव बना है हथनूर बांध, क्योंकि ये आपके महाराष्ट्र में। तापी बांध बना है यहाँ पे गुजरात में, ठीक है। सूरत बांध बना है गुजरात में, ये कुछ और बांध बने हैं। ताप्ती नदी की सहायक नदियों को जान लेते हैं। तो तपस्वी को तीतो बनना होगा, अगर वह बोर, बाकी, उतावला काला भी होगा। तो ताप्ती नदी की सहायक नदियों को याद करने के लिए मैंने टिक बनाई है कि ताप्ती यानी कि तपस्या। तो तपस्वी को तीतो बनना होगा। कोई तपस्या करता है तो उसको तीतो के समान खाई रहना होता है। वह बोर होगा, बाकी भी
रहेगा क्योंकि तप अभी बाकी रहेगा, उतावला भी होगा कि मेरी तपस्या सफल हो जाए और सूरज की धूप में वो काला भी होगा। तो ताप्ती नदी की जो सहायक नदी है, ताप्ती तपस्या यानी ताप्ती, तीतुर तीतुर नदी एक ताप्ती नदी की सहायक नदी है, बोरी नदी है बाकी नदी है, और उतावली नदी ताप्ती की सहायक नदी है, काली भीम नदी, ये सभी ताप्ती नदी की सहायक नदी है। अब पढ़ते हैं नर्मदा नदी अपवाह तंत्र को, और नर्मदा नदी काफी ज्यादा मोस्ट टाइम पे है, तो इसको यार बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हम नर्मदा नदी को चित्ते से समझेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ आईएमपी फैक्ट है उनको जान लेते हैं। जो नर्मदा नदी है ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। पहली बड़ी सबसे बड़ी नदी भारत की गंगा, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर यमुना, और इसके बाद 5वें नंबर पे है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है ये वृक्षानुमा अपवाह तंत्र बनाती है, वृक्ष के समान अपवाह तंत्र बनाती है। नर्मदा नदी है, नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा जो है वह भ्रंश घाटी में बहती है। कहां पे बहती है? भ्रंश घाटी में। नर्मदा नदी है विंध्याचल पर्वत व सतपुड़ा पर्वत है उनके बीच में बहती है, तो दो पर्वतों के बीच में बहती है। नर्मदा के कई अन्य नाम हैं, बहुत ज्यादा आईएमपी मां नर्मदा भी नर्मदा को कहते हैं। कौन कौन से नर्मदा के नाम है? रेवा, मैकल सुता, सोम देवी, सोमप्रभा, साकिनी, संकिनी, शिवपुत्री, नामदोष। नर्मदा के नाम चल रहे हैं, निवृत्ता, कुंवारी, कुंवारी कुंवारी, कावेरी भी कहते हैं नर्मदा को, रूपकन्या, अमरकंठी। तो ये 14 नाम मैंने आप लोगों को बता दिए, नर्मदा के कई नाम हैं। ठीक है, मां नर्मदा को कहा जाता है। नर्मदा का अर्थ होता है खुशी का दाता। क्या होता है? खुशी का दाता। ये भी आपको कैसे पता होना चाहिए। आइए अब मां नर्मदा को हम पढ़ लेते हैं, कौन कौन से जिले में होकर गुजरती है नर्मदा नदी, आइए पढ़ते हैं। तो नर्मदा नदी सबसे पहले इसकी कुल लंबाई को जान लो। मध्य प्रदेश में 1077, महाराष्ट्र में 74 और गुजरात में 161। ये कुल मिलाकर किलोमीटर में बता रहा हूं। तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312, एमपी में है 1077। मध्य प्रदेश में जो अपवाह क्षेत्र है नर्मदा नदी का वो 89.9% है। ये फैक्ट भी आप लोग दिमाग में रख सकते हो। अब दोस्तों सबसे पहले ये जो यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है ना, ये है अमरकंटक। देखिए यहाँ पे ये है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक अनूपपुर, अमरकंटक कहाँ पे? अनूपपुर जिला में। ठीक है, अच्छा अनूपपुर जो जिला है ये पहले जिला नहीं बना था, तो जो शहडोल था पहले नर्मदा नदी शहडोल से निकलती थी, लेकिन फिर अनूपपुर बन गया। तो अनूपपुर की सतपुड़ा पर्वत के, मैकल श्रेणी के, पुष्पराजगढ़ के, ठीक है, माई की बलिया के, सावित्री नाल के नर्मदा कुंड से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अब देखो नर्मदा नदी सबसे पहले अनूपपुर जिले में बहेगी, फिर आएगी यहाँ पे डिंडोरी में, फिर मंडला में, मंडला के बाद जाएगी जबलपुर में। कहाँ पे? जबलपुर में। फिर सिवनी में। ठीक है, सिवनी के बाद नरसिंहपुर में। ठीक है, नरसिंहपुर के बाद रायसेन में, रायसेन के बाद नर्मदापुरम में, उसके बाद हरदा में। ठीक है, नर्मदापुरम के बाद हरदा में। देखो यहाँ पे मैं ऐसे नहीं करना, इनको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, हरदा के बाद जाएगी सीहोर में, सीहोर के बाद खंडवा में, खंडवा के बाद देवास में, देवास के बाद खरगोन में, खरगोन के बाद धार में, धार के बाद अलीराजपुर में, बड़वानी और अलीराजपुर में। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ किन जिलों से होकर नर्मदा नदी बहती है, आइए जानते हैं। देखो अनूपपुर में तो जाएगी अनूपपुर, फिर उसके बाद डिंडोरी में, डिंडोरी के बाद मंडला में, मंडला के बाद जबलपुर में, जबलपुर के बाद सिवनी में, सिवनी के बाद नरसिंहपुर में, नरसिंहपुर के बाद यहाँ पे रायसेन में, रायसेन में, रायसेन के बाद यहाँ पे नर्मदापुरम में, उसके बाद हरदा में, इसके बाद सीहोर में, सीहोर के बाद खंडवा में, खंडवा के बाद देवास में, देवास के बाद खरगोन में, खरगोन के बाद धार में, यहाँ पे धार लिखा है धार में, धार के बाद बड़वानी में और अलीराजपुर। अलीराजपुर का नया नाम हो गया अलीराजपुर। तो अलीराजपुर से होते हुए महाराष्ट्र में जाएगी, फिर गुजरात में फिर से जाएगी, महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर, गुजरात में 161 किलोमीटर, और उसके बाद खंबात की खाड़ी में या अरब सागर में गिर जाएगी। ठीक है, ये नर्मदा नदी है। ठीक है, अब दोस्तों नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मैं यहीं पे बता देता हूँ, ये पूरा पश्चिम है, पूरा से पश्चिम की ओर ऐसे जाती है नर्मदा, ऐसे। ठीक है, अब नर्मदा नदी की सहायक नदियों को भी आपको जानना चाहिए। ये जो नर्मदा नदी है मैंने मैप बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे एमपी के मैप की जरूरत नहीं थी। तो दाईं तरफ से 19 कुल मिलाकर नर्मदा नदी की 41 से 22 सहायक नदियां हैं, और उसमें से 19 है दाईं तरफ से और बाईं तरफ से है 22। ठीक है, तो 19 तो नदियां हैं जो सहायक नदियां हैं, वो दाईं तरफ वाली पहले पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे अपन बाईं तरफ वाली। तो सबसे पहले मिलेगी कोलार नदी, फिर बारना, तिंदोली, मान, चंद्रकेसर, ऊटी। ठीक है, ऊटी, उसके बाद हिरनी, हथनी, ओरसांग, ये सारी दाईं तरफ की सहायक नदी है। ठीक है, ओरसांग, हथनी, हिरनी का 2023 के एमपी के एग्जाम में पूछा गया था कि हिरनी नर्मदा की किस तरफ की सहायक नदी है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न था। ऊटी, चंद्रशेखर, तिंदोली, मान, बारना, कोलार। बाईं तरफ से जो 22 सहायक नदियां हैं उसमें से आईएमपी जो है उसमें इस तरह से पढ़ते हैं अपन, बरना, बंजर, दूधी, तवा। देखो बरना, बंजर, दूधी, सत्तर, तवा, बरना, बंजर, दूधी, सत्तर, तवा, छोटी तवा, सुत्तवा। तो तवा से 3 आ गए, तवा, छोटी तवा, सुत्तवा, कुंडी, गंजा, देवरा, शेष, सुक्ता। ये नर्मदा नदी की बाईं तरफ से सहायक नदियां हैं। ये सारी की सारी आपको दिमाग में रखनी है। अब देखिए नर्मदा नदी पर स्थित कुछ टापू हैं, यानी कि आप जानते हैं द्वीप है, आइलैंड है। ठीक है, तो नर्मदा नदी उद्गम होता है, तो एक टापू आपको मिल जाएगा पसली टापू, जो कि है जबलपुर में। पसली टापू कहाँ पे है? जबलपुर में। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे? खंडवा में। कहाँ पे? खंडवा में। तो सैलानी द्वीप, हनुमंतिया द्वीप और मंदाता द्वीप, ये तीनों टापू आपको मिल जाएंगे खंडवा में। ठीक है, सैलानी द्वीप, हनुमंतिया द्वीप और मंदाता द्वीप। और इसके बाद गुजरात में एक टापू है, कौन सा? साधु बेट द्वीप। इसके किनारे पर बना हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। कितनी है? 182 मीटर। तो ये सारी की सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, टापू जानते हो मतलब जो चारों ओर से पानी गिर रहा है उसको टापू कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को। ठीक है, नर्मदा नदी हो गया, गोदावरी को पढ़ते। तो दोस्तों गोदावरी नदी जो है यहाँ पे देखिए सबसे पहले गोदावरी में अपन पढ़ेंगे, क्योंकि गोदावरी नदी एमपी से थोड़ी निकलती है। गोदावरी देखो ये मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे ये महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से ये जा रही गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी आती नहीं, लेकिन उसकी जो सहायक नदियां हैं वो एमपी से निकलती है, तो उनको हमें पढ़ना है। बेनगंगा है, पेंच है, बरदा है, इनको हमें पढ़ना है। ठीक है, हमें गोदावरी को नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेनगंगा नदी की, बहुत आईएमपी नदी है। तो ये जो बेनगंगा नदी है ये पारसबाड़ा से निकलती है, सिवनी जिला से। कौन से जिला से? सिवनी जिला से। और ऐसे ये जाती है और यहाँ पे गोदावरी नदी में मिल जाती है। ठीक है, और ये प्राणी का संगम भी बनाती है बरदा नदी के साथ। इसके बाद पेंच नदी है। पेंच नदी इसका उद्गम होता है छिंदवाड़ा की जुनारदेव पहाड़ी से। जुनारदेव पहाड़ी छिंदवाड़ा। पेंच नदी की जो सहायक नदी है वो है कुलबेड़ा, कन्हान। ठीक है, इसके बाद ये पेंच नदी है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके बाद बरदा नदी। बरदा नदी है, इसका जो ओरिजिन होता है मतलब उद्गम होता है वो बैतूल के बरदा से होता है। तो बरदा नदी बैतूल से। बरदा की जो सहायक नदियां वो बेमला, हरली, मनु। ठीक है, बेमला, हरली और मनु, ये बरदा नदियां ऐसे जाती है, और यहाँ पे बेनगंगा की सहायक नदियां हैं। और बेनगंगा है डायरेक्ट गोदावरी की सहायक नदी। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब अपन पढ़ते हैं अगली गंगा नदी अपवाह तंत्र को, क्योंकि इसमें एमपी की 5 प्रमुख नदियां मिलती हैं। ठीक है, तो गंगा नदी जो अपवाह तंत्र है उसमें 3 उपतंत्र हैं, यमुना नदी उपतंत्र, टॉस नदी उपतंत्र और सोन नदी उपतंत्र। तो यमुना नदी में आता है चंबल, बेतवा और केन, इन तीनों को पढ़ना है। टॉस, उसके बाद टॉस कौन पढ़ेंगे और सोन नदी उपतंत्र कौन पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अपन पढ़ते हैं गंगा नदी। देखो यहाँ पे देखिए, जैसे ये है गंगा नदी, कौन सी नदी है? गंगा। तो ये यमुना, यमुना में एमपी की ये चंबल नदी चली गई, बेतवा नदी चली गई, केन नदी चली गई, और यहाँ से डायरेक्ट जाती है। देखो ये यमुना में, यमुना में गंगा में, तो ये डायरेक्ट गंगा में जाती है चंबल। पहले यमुना में जाएगी फिर गंगा में, बेतवा यमुना में जाएगी, यमुना में जाएगी, केन यमुना में जाएगी, फिर गंगा में, ऐसे टॉस रहेगी। टॉस नदी डायरेक्ट जो है वो गंगा में जाती है, और सोन नदी डायरेक्ट गंगा में जाती है। ठीक है, अब यमुना नदी उपतंत्र को हमें पढ़ना है। तो यमुना नदी की थोड़ी पढ़ लेते हैं, फिर अपन यमुना की जो मतलब इसकी उपतंत्र है, मतलब चंबल नदी, इसकी थोड़ी पढ़ लेते हैं, क्योंकि यमुना को अपन को पढ़ना है। यमुना नदी के उपतंत्र में चंबल, बेतवा और केन को पढ़ना है। तो जो चंबल नदी है इसकी लंबाई 965 किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी नदी है
दौर से। चंबल नदी के अन्य नाम कौन से हैं? शर्मावती है, कामधेनु, धर्मावती और रति देवी कीर्ति। ये चंबल नदी के अन्य नाम हैं। इसे घट दस्यु है, ठीक है, दस्यु होता है ना, उनके आश्रय स्थल भी कहा जाता है क्योंकि ये भीड़ों का निर्माण करती है। इसका मुहाना है, ये इटावा में जाती है, इटावा जिले यूपी का, उसमें यमुना नदी में मिल जाती है। ये चंबल नदी, तुम्हें चित्र में बताता हूं, डायरेक्ट मजा आएगा। ये एमपी है, ये चंबल नदी है। चंबल नदी इंदौर के जनाब वाही से निकलती है, फिर धार में जाती है, फिर रतलाम में जाती है, फिर मंदसौर में जाती है, फिर नीमच में जाती है और उसके बाद मंदसौर के बाद नीमच राजस्थान में जाती है, श्योपुर में जाती है, मुरैना में जाती है और भिंड में जाती है। ठीक है, चंबल नदी पर कई बांध भी बने हुए हैं, तो उनको हम बांध वाले उसमें पढ़ेंगे टॉपिक में। ठीक है, एक यहाँ पे आप ये मान लो गांधी सागर बांध यहाँ पे बना हुआ नीमच में, मंदसौर में। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए श्योपुर, मुरैना, भिंड के बाद ये यहाँ पे यमुना नदी में मिल जाती है। ये चंबल नदी है। चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? क्षिप्रा नदी है, जिसका उद्गम होता है काफी बड़ी पहाड़ी से इंदौर से। 195 किलोमीटर क्षिप्रा नदी की लंबाई है। काली सिंध नदी है, इसका उद्गम होता है बादली गांव देवास से, 150 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पार्वती नदी इसका उद्गम होता है सीहोर जिले से, 471 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सेन नदी इसका उद्गम होता है विदिशा की स्रोत तहसील से और इसकी जो लंबाई है वहां पे नहीं दी गई है। हम क्षिप्रा नदी को भी पहले देख क्योंकि आईएमपी नदी है, इतना ही पता है क्षिप्रा के बारे में। क्षिप्रा नदी ये काफी बड़ी पहाड़ी इंदौर से निकलती है, इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। इंदौर, देवास और उज्जैन में मिलती है, ठीक है, मतलब बहती है। इसके अन्य नाम है अबनी, पूर्णस्त्रिका, कनकसंगा, मोक्षदायिनी और पापहारिणी। देखो क्षिप्रा नदी के तट पे कुंभ का मेला भी लगता है, ये आपको पता ही होगा, इसलिए इसे अबनी, पूर्णस्त्रिका, कनकसंगा, मोक्षदायिनी और पापहारिणी भी कहते हैं। इसके किनारे पर उज्जैन में 12 वर्ष की उम्र में हर 12 साल में महाकुंभ का मेला लगता है, सिंहस्थ का मेला। क्षिप्रा नदी के किनारे पर महाकाल मंदिर है, संदीप न्यासा में भैरव मंदिर है, मंगला मंदिर है, गौ घाट और कालिया देवी का महल है। ये सारी चीजें मतलब इतने मतलब स्थल है, ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी के जो आईएमपी फैक्ट है उनको भी जान लीजिए। तो चंबल नदी पर कुछ परियोजनाएं हैं। गांधी सागर परियोजना ये मंदसौर में चल रही है। ये मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान को ये लाभान्वित करती है। इसकी जो क्षमता है 115 वाट बिजली बनाने की, मेगावाट बिजली बनाने की। उसके बाद राणा सागर परियोजना, ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। उसके बाद जवाहर सागर परियोजना, ये कोटा में है, ठीक है, राजस्थान में। एक कोटा में आदमी चलता है चंबल नदी पर, ये बांध है, ठीक है, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, और इनकी क्षमता भी आपको दिमाग में रखनी है। जवाहर सागर की क्षमता है 99। उसके बाद प्रमुख जलप्रपात, तो चंबल नदी है, इस पर जलप्रपात है कौन कौन से? चूलिया जलप्रपात है मंदसौर में, चंबल नदी पर है। झालीदार जलप्रपात है इंदौर में, चंबल नदी पर। और सीता माता जलप्रपात इंदौर में, चंबल नदी पर। चंबल नदी है जो चंबल नदी अब नालिका अपर्दन अथवा बिहार, ठीक है, रिवाइन लैंड, इनका निर्माण करती है। चंबल में डाल्टन संरक्षण केंद्र किया जा रहा है। डाल्टन का संरक्षण केंद्र कहां किया जा रहा है? चंबल में। बनास नदी, सीप नदी और चंबल नदी, इन तीनों के संगम को रामेश्वर संगम कहा जाता है और ये त्रिवेणी संगम है, रामेश्वर में है, कहां पे? राजस्थान में। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब पहले दूसरी नदी जो यमुना नदी की दूसरी सहायक नदी है वो है बेतवा नदी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरा मैप नहीं बनाया, एमपी की मैप की जरूरत है बेतवा नदी को समझने के लिए। तो बेतवा नदी कुमाऊं गांव रायसेन से इसका उद्गम होता है। तो ये बेतवा नदी ऐसे गई, यहाँ पे सागर में जाएगी, सागर जिले में, फिर विदिशा जिले में जाती है और अशोकनगर जिले में जाती है। इसके बाद यूपी में जाएगी, एमपी यूपी, फिर एमपी में जाएगी, ठीक है, फिर यूपी में जाएगी, तो निवाड़ी में बहती है, और इसी के किनारे मतलब स्थित है बेतवा नदी के किनारे। फिर इसके बाद यमुना नदी में मिल जाएगी यूपी में। तो देखिए बेतवा नदी के कुछ फैक्ट है। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवनरेखा कहते हैं और एमपी की गंगा भी इसे कहते हैं। शिवपुरी बेतवा इसके अन्य नाम है, मतलब अन्य नाम नहीं है इसमें। अच्छा हाँ, इसके अन्य नाम बता रहा हूं मैं। बुंदेलखंड की जीवनरेखा, मध्य प्रदेश की गंगा, शिवपुत्री, बेतवती, बेस और विंध्याचल की, ठीक है। इसकी जो सहायक नदियां वो बीना, जामनी, बेस और दसांग। बेतवा नदी की लंबाई है वो 480 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 490 किलोमीटर भी दिया रहता है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। और इसके बाद दोस्तों केन नदी को जान लेते हैं। केन नदी स्टॉप से आप ये मान लो कटनी जिले की कैमूर सीढ़ी से रीठी, मतलब कैमूर पहाड़ी से रीठी तहसील से निकलती है, कटनी में जाएगी, फिर आपकी छतरपुर में जाएगी, फिर पन्ना में जाएगी और ऐसे निकल जाएगी। और यहाँ पे ये यमुना नदी में मिल जाएगी। तो केन नदी का अन्य नाम है श्रीवास, सुक्तिमती, कर्णावती, भेड़ावती, एमपी की सुंदर नदी। एमपी की सुंदर नदी केन नदी को कहा जाता है। सहायक नदी कौन कौन सी है? श्यामली, कोबरा, बेरना और धनगवा, ये सभी केन नदी की सहायक नदियां हैं। अब देखो टॉस नदी को भी पहले लेते हैं। टॉस नदी के लिए देखो ये एमपी का मैप है, यहाँ पे देखिए इस तरह बना है दाहिने हाथ तरफ। तो देखिए टॉस नदी जो निकलती है अब मैहर से, मैहर के तमसकुंड से, ठीक, कुलेरी गांव से, तमसकुंड, कुलेरी गांव, मैहर। मैहर के बाद जाएगी सतना में, सतना के बाद जाएगी रीवा में, ठीक है। और रीवा के बाद यूपी में जाते हुए ये सिराज रहने गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये डायरेक्ट गंगा नदी में मिलती है सिराज रहने। और इसकी जो टॉस नदी है इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है, कहीं कहीं पे 265 भी लिखा है, तो दोनों चीजें आपको दिमाग में रखनी है। टॉस नदी को तमस या तमसा या टॉस नदी भी कहते हैं। टॉस नदी की जो सहायक नदियां हैं वो सेला, ओड़ा, बियर नदी और बेलन नदी, महानदी, ये सभी टॉस नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम जानने बाद में पढ़ेंगे क्योंकि अभी इसमें जानने नहीं पड़ रहे। अभी केवल नदियां कहां से निकलती है और कितनी लंबाई है, किस जगह में निकलती है और किस नदी तंत्र का हिस्सा है वो पढ़ रहे हैं। सोन नदी को अपन पढ़ लेते हैं। सोन नदी उपतंत्र, तो सोन नदी इसको स्वर्ण नदी, नद नदी, हिरण्य नदी और शुभगंगी नदी भी कहते हैं। सोन नदी देखिए यहाँ पे आ जाती है अमरकंटक में, यहाँ से यहाँ पे आती है। तो अमरकंटक की यहाँ से निकलती है अनूपपुर से, और उसके बाद ये शहडोल में जाती है, फिर सीधी में जाती है, सिरोही में जाती है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे सीधे गंगा में, बिहार में जाती है, गंगा में मिल जाती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बिहार में जाती है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए सोन नदी की सहायक नदियां रेहन, कन्हार, जोइला, बनास और गोबर, ठीक है, ये सभी सोन नदी की सहायक नदियां हैं। लेकिन दोस्तों आगे हम इन नदियों से संबंधित जो सिंचाई परियोजना है उनके बारे में बात करेंगे, बांधों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद नदियों के किनारे कौन कौन से शहर हैं उनके बारे में बात करेंगे, और मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इन नदियों से संबंधित ये सारे टॉपिक हैं। तो चलिए दोस्तों अपन इन्हीं टॉपिकों के बारे में बात करते हैं। अब बात करेंगे आगे हम सिंचाई एवं बांध परियोजनाओं की। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश प्रमुख तथ्य। मध्य प्रदेश का मुख्य नाम क्या है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का मुख्य नाम है मध्य प्रदेश, ठीक है, राज्य का मतलब मुख्य नाम तो मध्य प्रदेश आएगा ना। राज्य के उपनाम कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका, सोयाबीन राज्य, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका, सोयाबीन यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है तो सोयाबीन राज्य, हृदय प्रदेश क्योंकि भारत के बीचों बीच स्थित है इसलिए हृदय प्रदेश, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है तो इसलिए इसे कहते हैं टाइगर स्टेट। तो मध्य प्रदेश के 4 उपनाम हैं, नदियों का मायका, सोयाबीन राज्य, हृदय प्रदेश, टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश राज्य का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पहले गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। बात करें कि मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ है यह कब अलग हुआ था, यानी कि वर्तमान स्वरूप में राज्य का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ है ये अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। मध्य प्रदेश नाम सबसे पहले मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश किसने कहा, यानी कि मध्य प्रदेश नाम किस व्यक्ति ने, किस नेता ने दिया? तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश नाम दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहली बार एमपी को मध्य प्रदेश कहा, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की भौगोलिक स्थिति की। तो मध्य प्रदेश राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। तो उत्तरी अक्षांश में 21 डिग्री 6 मिनट यानी कि 21 6 डिग्री से मान सकते हैं और 26 30 तक, ठीक है, 21 6 उत्तरी अक्षांश से 26 30 उत्तरी अक्षांश तक, तथा 74 9 पूर्वी देशांतर से 82 48 पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। और ये बात आप लोगों को पता है
है कि जो ग्लोब रहता है उसमें 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, ठीक है। राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना है, तो मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, यह है मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। बात करें देश के कुल क्षेत्रफल में प्रदेश का कितने % हिस्सा है, यानी कि पूरे देश का यदि 100% क्षेत्रफल है तो उसमें मध्य प्रदेश कितनी जगह में है, कितनी जगह घेरे है, तो मध्य प्रदेश घेरे है 9.38% हिस्सा, 9.38% हिस्सा। राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में एमपी का कौन सा स्थान है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो देश में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है दूसरा। पहला स्थान है राजस्थान का, तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है कि पहला स्थान सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान। राज्य का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो राज्य का यानी कि एमपी का उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार है वो है 605 किलोमीटर, 605 किलोमीटर। मध्य प्रदेश राज्य का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण की बात तो हो गई, लेकिन पूर्व से पश्चिम में ज्यादा विस्तार है, कितना है 870 किलोमीटर, 870 किलोमीटर। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, यानी कि मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है वह कितने राज्यों को मध्य प्रदेश टच करता है, तो मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। बात करें राज्य की सबसे अधिकतम सीमा किस राज्य से मिलती है, तो सबसे ज्यादा सीमा मिलती है उत्तर प्रदेश से। यहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा मिलती है। राज्य की सबसे कम सीमा यानी कि बाउंड्री किस राज्य के साथ मिलती है, तो मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा मिलती है गुजरात के साथ। गुजरात का एक जिला है बड़ौदा जिला, इसके साथ एमपी की सीमा मिलती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। कौन सा जिला है, छिंदवाड़ा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला 2021 के पहले था दतिया। अभी वर्तमान में चूंकि बहुत सारे नए राज्य बन गए हैं तो अभी उसका नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, तो अभी जाकर गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे, क्योंकि ये काम आपके लिए मैंने दिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला दतिया। यदि बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग तो वो है जबलपुर। कौन है, जबलपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा संभाग ये है नर्मदापुरम, नर्मदापुरम, इसका पहले नाम था होशंगाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है इंदौर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील है अजयगढ़, पन्ना, अजयगढ़, पन्ना। कर्क रेखा राज्य के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो दोस्तों जो कर्क रेखा है यह मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। मतलब कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 14 जिलों से। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ठीक है। कौन सी राजधानी अपने मध्य प्रदेश की, भोपाल। प्रदेश की राजभाषा कौन सी है, हिंदी, हिंदी मध्य प्रदेश की राजभाषा है। प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो राजकीय पक्षी है दूधराज, पैराडाइज फ्लाइकेयर। प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है लिली, माफ कीजिएगा लिली पुष्प है। राजकीय पशु है बारहसिंघा, बारहसिंघा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। बात करें राजकीय पशु की, तो राजकीय पुष्प यानी कि फूल ये है लिली, तो राजकीय पशु कौन है, बारहसिंघा, और राजकीय पुष्प कौन सा है, लिली। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, खेल है हमारा जो राजकीय खेल है वो ना तो क्रिकेट है ना हॉकी है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो है मलखंभ, ठीक है, मलखंभ। खंभे पे इसमें चलना पड़ता है और करतब दिखाने पड़ते हैं। प्रदेश का राज्य नाट्य कौन सा है, राज्य नाट्य है एमपी का वो है माच, माँ में आकी माँ उच्चा माच, तो मध्य प्रदेश का राज्य नाट्य कौन सा है, नाट्य वो है माच, माच। प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष ये है बरगद का पेड़, क्या है, बरगद का पेड़। प्रदेश की राज्य फसल कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की जो राज्य फसल है, राजकीय फसल है वो है सोयाबीन। और मैंने पहले ही बताया था कि इसी कारण मध्य प्रदेश का एक उपनाम सोयाबीन राज्य भी कहलाता है। मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य यानी कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है वो कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है वो है राई। प्रदेश की राज्य मछली यानी कि हमारे मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है, तो वो है महासीर, महासीर हमारे प्रदेश की राजकीय मछली है। बात करें मध्य प्रदेश में कितने राज्यसभा क्षेत्र हैं, तो राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, ये है 11। और बात करें लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। 4 SC और 6 ST के लिए आरक्षित हैं, मतलब सीटें आरक्षित हैं। प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। जबलपुर को संस्कार राजधानी भी कहा जाता है, तो ये बात भी दिमाग में ठीक बैठा लेनी है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वह कहाँ स्थित है, तो उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वह इंदौर और ग्वालियर में स्थित है। बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रथम एवं एकमात्र यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले और एकमात्र कौन रहे, जैसे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम न्यायाधीश, इन सभी पर अपन अब बात करते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल की, प्रथम यानी कि पहले राज्यपाल, तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल जिनका नाम है डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। बात करते हैं मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल की, क्योंकि ये तो पहले राज्यपाल है। और बात करें पहली महिला राज्यपाल की, तो एमपी की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल है। कौन है, सरला ग्रेवाल। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो एमपी के पहले सीएम थे डॉक्टर रविशंकर शुक्ल। कौन थे, डॉक्टर रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश की प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल की बात करें तो पहली आदिवासी महिला राज्यपाल थी उर्मिला सिंह। कौन थी, उर्मिला सिंह। और ये कहाँ से थी, ये थी हिमाचल प्रदेश से। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये थी हमारी उमा भारती। जी हाँ दोस्तों, उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश, मध्य प्रदेश के पहले न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। बात करें मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे पंडित कुंजीलाल दुबे। पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। बात करें विपक्ष के नेता की, यानी कि विधानसभा का प्रथम विपक्ष का नेता कौन था, मध्य प्रदेश का पहला विपक्ष का नेता कौन था, तो मध्य प्रदेश का पहला विपक्ष के नेता थे वो थे विष्णुनाथ तामस्कर, ठीक है, विष्णुनाथ तामस्कर। बात करें मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त की, तो मध्य प्रदेश के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वो थे NB लोहानी, NB लोहानी। NB लोहानी मध्य प्रदेश के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। बात करें मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त की, तो मध्य प्रदेश के पहले जो लोकायुक्त थे वो थे PB दीक्षित। कौन थे, PB दीक्षित पहले लोकायुक्त थे। तो एमपी के
थी, तो ये थी श्रीमती सरोजिनी नायडू कन्या, श्रीमती सरोजिनी सक्सेना। ये हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। बात करें प्रथम राज्य सूचना आयुक्त, मध्य प्रदेश के पहले राज्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो ये थे टी.एन. श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के पहले राज्य सूचना आयुक्त टी.एन. श्रीवास्तव। बात करें मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, एमपी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो ये है सोहागपुर। कौन सा है, सोहागपुर। ठीक है, सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पे होती है, सोहागपुर में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा क्षमता वाली विद्युत परियोजना कौन सी है, तो एमपी में सबसे ज्यादा क्षमता वाली विद्युत परियोजना है, उसका नाम है विंध्याचल बृहद ताप परियोजना। विंध्याचल बृहद ताप परियोजना। बात करते हैं मध्य प्रदेश के एकमात्र अफीम उत्पादक जिला की, यानी कि एकमात्र अफीम उत्पादक जिला, तो ये था मंदसौर। एकमात्र अफीम उत्पादक जिला कौन सा है, मंदसौर। इसके बाद अफीम तो बात कर ली, अब बात करते हैं गांजे की। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला वो है खंडवा। ठीक है, अफीम, मंदसौर, गांजा, खंडवा। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, हिल जानते हो, हिल यानी कि पहाड़ों पर बना स्टेशन। ठीक है, हिल का मतलब पहाड़ी टाइप का होता है, तो एकमात्र हिल स्टेशन है एमपी में, वो है पचमढ़ी। कौन सा है, पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश में एकमात्र सफेद सेब पाए जाने वाला जिला, यानी कि इस जिले में सफेद सेब पाए जाते हैं, तो वो है खंडवा जिला। खंडवा जिले में सफेद सेब पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय, तो मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था वो था डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। यहाँ दोस्तों डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ये मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था। बात करें मध्य प्रदेश के पहले राष्ट्रीय उद्यान की, तो एमपी का पहला राष्ट्रीय उद्यान ये था कान्हा किसली। तो एमपी का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था, कान्हा किसली। बात करें मध्य प्रदेश का पहला बड़ा रेलवे जंक्शन, मध्य प्रदेश का प्रथम बड़ा रेलवे जंक्शन, तो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन था इटारसी रेलवे जंक्शन। कौन सा, इटारसी रेलवे जंक्शन। मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश, इनकी बात हमने पहले कर ली है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रथम ड्राई पोर्ट की, मध्य प्रदेश की पहली ड्राई पोर्ट, तो ये है इंदौर में। बात करें मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल, पहली खुली जेल कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल है नवजीवन आश्रम होशंगाबाद। तो यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश में प्रथम एवं एकमात्र की बात कर ली है। अब आगे हम बात करेंगे राज्य का गठन एवं विभाजन, क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़ा सा वो हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको भी रोक लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का गठन एवं विभाजन। मध्य प्रदेश पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है, यानी कि चारों तरफ से जमीन से घिरा है। मध्य प्रदेश पानी से नहीं घिरा है, यानी कि समुद्र नहीं है मध्य प्रदेश में। बात करें मध्य प्रदेश है जिसे ब्रिटिश काल में सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था। सेंट्रल इंडिया में बरार, महाकौशल के प्रांत, सेंट्रल प्रोविंसेस एवं छत्तीसगढ़ तथा बुंदेलखंड की रियासतों के जो कुछ भाग थे वो सम्मिलित थे। बात करें मध्य प्रदेश राज्य के गठन की, तो वर्ष 1947 में सेंट्रल इंडिया के 4 प्रदेशों को 4 पृथक राज्यों में मध्य प्रदेश, बिंदु प्रदेश, मध्य भारत और भोपाल राज्य के रूप में गठित किया गया था। बरार और सेंट्रल प्रोविंसेस था, उसमें छत्तीसगढ़ तथा बुंदेलखंड की रियासतों को मिलाकर तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। इसकी राजधानी, मध्य प्रदेश की पहली राजधानी नागपुर बनाई गई थी। ये बात दिमाग में फिट कर लो, मेमोरी में खोल के दिमाग खोलो पेट से और फिट कर लो, एमपी की पहली राजधानी कौन थी, नागपुर। तथा इसे पार्ट ए स्टेट में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश को पार्ट ए स्टेट में शामिल किया गया था, यानी कि कुल 4 पार्ट थे स्टेट के, तो इसमें मध्य प्रदेश को पार्ट ए में शामिल किया गया था। सेंट्रल इंडिया की उत्तरी रियासतों को मिलाकर बिंदु प्रदेश नामक पार्ट सी स्टेट बनाया गया। इसके बाद बिंदु प्रदेश को मिलाकर पार्ट सी स्टेट बनाया गया। बिंदु प्रदेश की राजधानी थी वो रीवा बनाई गई थी। ये प्रश्न आ जाता है कि जो बिंदु प्रदेश है उसकी राजधानी क्या थी, रीवा। मध्य प्रदेश की नागपुर। सेंट्रल इंडिया की पश्चिमी रियासतों को मिलाकर मध्य भारत नामक पार्ट बी स्टेट का गठन किया गया था। ग्वालियर तथा इंदौर को 6-6 महीनों के लिए मध्य भारत की राजधानी बनाया गया था। ये बात बहुत कई बार आती है कि 6-6 महीनों के लिए कौन कौन से जो शहर थे वो मध्य भारत की राजधानी बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे ग्वालियर और इंदौर। भोपाल को पृथक पार्ट सी स्टेट का राज्य बनाया गया था। तो देखो यहाँ पे पार्ट ए बी सी सभी की बातें हो गई हैं। तो पार्ट सी स्टेट का अलग राज्य बनाया गया था भोपाल को, और भोपाल की राजधानी भोपाल बनाई गई थी। तो इस प्रकार से राज्य का गठन हुआ था। लेकिन राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, पुनर्गठन आयोग जो 1953 आया, कौन लेकर आए थे, इसे लेकर आए थे फजल अली। ठीक है, तो फजल अली इसे लेकर आए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 29 दिसंबर 1953 को किया गया था। एक बार फिर से दोहराते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 29 दिसंबर 1953 को किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष, तो 1953 जो था उसके अध्यक्ष थे फजल अली, तथा सदस्य कौन कौन थे जो मुख्य सदस्य थे, उनमें थे हृदयनाथ कुंजरू, पंडित हृदयनाथ कुंजरू एक, और दूसरे जो प्रमुख सदस्य थे वो थे डॉक्टर के.एम. परेक्कर। कौन थे, डॉक्टर के.एम. परेक्कर। तो ये जो 2 सदस्य थे और अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। तो ये बात तो आपको पॉलिटी में भी आ जाती है, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की अनुशंसा की, यानी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे। आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1 नवंबर 1956 को तत्कालीन मध्य प्रदेश के 17 हिंदी भाषी जिलों मंदसौर जिले के सुनील टप्पा को छोड़कर, मंदसौर जिले का कौन सा, सुनील टप्पा, इसको छोड़कर संपूर्ण मध्य भारत, पूर्व बिंदु प्रदेश, महाकौशल के हिंदी भाषी जिलों तथा राजस्थान के कोटा जिले की सरोज तहसील को मिलाकर नवीन मध्य प्रदेश का उस समय पे 1 नवंबर 1956 को नई मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। मंदसौर जिले के सुनील टप्पा को राजस्थान में मिला दिया गया। इसके बाद कुछ समय बाद जो मंदसौर जिला था उसका जो सुनील टप्पा जो था, ठीक है, इसको राजस्थान में मिला दिया। 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वह था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर, यानी कि मध्य प्रदेश उस समय देश का एक बहुत बड़ा राज्य था तथा इसमें 43 जिले शामिल थे। मध्य प्रदेश में कितने जिले शामिल थे, 43 जिले शामिल थे। 26 नवंबर 1972 को भोपाल एवं राजनंदगांव, ये 2 जिले बनाए गए, ठीक है, भोपाल एवं राजनंदगांव 2 नए जिले बनाए गए। 25 मई 1998 को बी.आर. दुबे आयोग की अनुशंसा पर 10 नए जिलों का गठन किया गया। तो 10 नए और जिले बन गए। देखिए 43 थे, उसके बाद भोपाल और राजनंदगांव, कितने हुए, 43। 10 जिले और बन गए, तो कितने हुए, 55। सहदेव कमेटी की जो सिफारिश है उस पर 30 जून 1998 को, जो सहदेव कमेटी की इसकी सिफारिश पर 30 जून 1998 को 6 नए
किया गया। तो 55 में 6 और जोड़ो तो कुल कितने जिले हो गए? 61 जिले। तो वर्ष 2002 में विभाजन के पहले वर्ष 2000 में विभाजन यानी कि बंटवारे के पहले मध्य प्रदेश में 12 संभाग थे और 61 जिले थे। लेकिन जो छत्तीसगढ़ है वह 16 जिले लेकर मध्य प्रदेश से अलग हो गया था। तो इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे थे। तो इसके ऊपर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है पुनर्गठन आयोग 1953 की और हमने 2000 तक की बात कर ली है। अब बात करते हैं राज्य का पुनर्गठन विधेयक 2000 कैसे आया, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था 1 नवंबर 2000 को। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के द्वारा 1 नवंबर 2000 को पूर्वी मध्य प्रदेश के 16 जिलों को मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। मध्य प्रदेश के 16 जिलों को लेकर छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बन गया। नवगठित जो छत्तीसगढ़ राज्य है वह पूर्वी मध्य प्रदेश के कौन कौन से 16 जिले ले गया? कोरिया, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, कोरबा, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा एक जिला है, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, राजनांदगांव एवं कवर्धा। इन सभी 16 जिलों को लेकर छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हो गया। अब जब छत्तीसगढ़ तो बन गया, तो छत्तीसगढ़ बन गया तो उसके बाद मध्य प्रदेश में कितने संभाग बचे, कितने जिले बचे, ये प्रश्न उठा है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश में 9 संभाग और 45 जिले शेष रह गए। कुल मिलाकर कितने संभाग बचे अभी? 9 संभाग और 45 जिले। अब ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में 45 जिले हो, अब तो 55 जिले हो गए हैं, समझ रहे हो। तो अब क्षेत्रीय विकास होना है तो इस प्रकार से कई और नए जिलों का निर्माण होगा। जैसे क्षेत्रीय विकास के दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने बोस समिति की सिफारिश पर 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर, ठीक है, इनमें से 3 नए जिले कौन कौन से? खंडवा, गुना और शहडोल। बरहानपुर से खंडवा, अशोकनगर से गुना और अनूपपुर से शहडोल, इन जिलों को पृथक कर दिया, ठीक है, 3 नए जिले बनाए, ठीक है। और किनमें से पृथक किया मैं एक बार और आप लोगों को बता देता हूं। देखो, खंडवा से अलग किया किस, मतलब खंडवा से बनाया बरहानपुर, गुना से बनाया अशोकनगर और शहडोल से बनाया अनूपपुर, ठीक है। तो 3 नए जिले 15 अगस्त 2003 को बना दिए गए। अब इसके बाद क्या हुआ? अब ऐसा तो नहीं है कि अब तो 48 जिले हैं, लेकिन इसके बाद 2 जिले और बनेंगे। वो जिले कब बनेंगे? अलीराजपुर एवं सिंगरौली नामक 2 नए जिले वर्ष 2008 में क्रमशः अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ और सीधी से अलग हुआ सिंगरौली, सीधी से अलग हुआ सिंगरौली, झाबुआ से अलग हुआ अलीराजपुर। तो इस प्रकार से अब देखिए 45, 3, 48 और 2 50 जिले हो गए। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के 51 जिले की। तो मध्य प्रदेश का 51वां जिला वह बनाया गया आगर मालवा को। यहाँ दोस्तों 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा को मध्य प्रदेश का 51वां जिला बनाया गया, ठीक है। और इसे शाजापुर जिले की आगर, बड़ौद और सुसनेर तहसीलों को मिलाकर बनाया गया था। तो शाजापुर से अलग हुआ था आगर मालवा। इसके बाद 52वां जिला बनेगा, और 52वां जिला कौन बनेगा? निवाड़ी। 1 अक्टूबर 2018 को राज्य का 52वां जिला निवाड़ी अस्तित्व में आया। कौन आया? निवाड़ी। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हो गए? 52 जिले हो गए। अभी 3 जिले और प्रस्तावित हैं, ठीक है, 3 जिले और प्रस्तावित हैं, लेकिन 1 अक्टूबर 2018 को 52वां जिला निवाड़ी बनाया गया। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है तथा मध्य प्रदेश में 10 संभाग एवं 52 जिले हैं। प्रदेश में 10वां संभाग शहडोल को बनाया गया। 10वां संभाग किसे? शहडोल को, ठीक है। तो 10वां संभाग किसे बनाया? शहडोल को। आई थिंक आपको अब अच्छे से समझ रही होगी। अच्छा, ये 10वां संभाग शहडोल बनाया गया, लेकिन 10 संभाग जो हैं वो कौन-कौन से हैं? आपके मन में सवाल तो आ रहा होगा कि आखिर 10 संभाग कौन-कौन से हैं और जो 10 संभाग हैं उनमें कौन-कौन से जिले आते हैं? सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जैसे कि इंदौर मैंने पहले बताया था, और सबसे छोटा संभाग कौन सा है और सबसे ज्यादा जिले किस संभाग में आते हैं? ये प्रश्न तो आपके मन में हो ही रहा होगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मध्य प्रदेश में संभाग एवं संबंधित जिले। तो मध्य प्रदेश में इंदौर संभाग की बात करते हैं तो इंदौर में कौन-कौन से जिले हैं? इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी और बरहानपुर। तो इंदौर जिले में कुल मिला के इंदौर जो संभाग है उसमें 8 जिले हैं। बात करें दूसरे संभाग की, जो कि है जबलपुर। जबलपुर में जो जिले सम्मिलित हैं वो है जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, कटनी। जबलपुर में कौन-कौन से जिले हैं? जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, कटनी। तो कुल मिलाकर 7 जिले जबलपुर में हैं। बात करें उज्जैन संभाग की, तो उज्जैन संभाग में जो जिले हैं उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, देवास, आगरमालवा। तो उज्जैन में कौन-कौन से जिले हैं? उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, देवास, आगरमालवा। तो कुल मिला के 7 जिले उज्जैन में भी हैं। बात करें हमारे ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर संभाग की। ग्वालियर संभाग में 5 जिले हैं, माफ कीजिएगा 5 जिले हैं। ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना। ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना। और एक तो आप लोग भूल गए अशोकनगर। कौन सा है? अशोकनगर। तो ये 5 जिले हैं ग्वालियर संभाग में। बात करते हैं हमारे सागर संभाग की, तो सागर संभाग में कुल मिला के 5 जिले हैं। कौन-कौन से? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़। सागर संभाग में कौन-कौन से जिले हैं? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, ये 5 जिले हैं सागर में। अब टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग हो गया तो 6 जिले हो गए, ठीक है। अब 6 जिले मानेंगे कि सागर संभाग में 6 जिले हैं। अब बात करते हैं भोपाल, जो कि राजधानी है। भोपाल संभाग में कौन-कौन से जिले हैं? तो भोपाल में जो जिले हैं वो हैं भोपाल, सीहोर, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा। कुल मिला के 5 जिले भोपाल में हैं। रीवा संभाग में कौन-कौन से जिले हैं? रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। 4 जिले हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। तो रीवा संभाग में कुल मिला के 4 जिले हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। शहडोल संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। कौन-कौन से? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी। शहडोल संभाग में कितने जिले हैं? 4। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी। चंबल संभाग में 3 जिले हैं, मुरैना, भिंड, श्योपुर। मुरैना, भिंड, श्योपुर। और हमारा 10वां संभाग है वो है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम, इस संभाग में 3 जिले हैं, होशंगाबाद, जिसका नया नाम है नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल, ठीक है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के ये सभी संभाग और उनसे उनके मतलब जो जिले हैं उनसे संबंधित उनकी बात हमने कर ली है। मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख तथ्य। राज्य का मुख्य नाम क्या है? मध्य प्रदेश। राज्य के उपनाम कौन-कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका, सोयाबीन राज्य, हृदय प्रदेश और टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। इस मध्य प्रदेश के 4 अन्य नाम भी हैं। राज्य का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो दोस्तों जो राज्य का गठन हुआ था वह हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। वर्तमान स्वरूप में राज्य का गठन कब हुआ था? यानी मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, इसलिए वर्तमान स्वरूप में राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश नाम किसने दिया? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश को एमपी किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो दोस्तों राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है वो है 21 डिग्री 6 मिनट यानी कि 21 6 उत्तरी अक्षांश से 26 30 उत्तरी अक्षांश तक, और पूर्वी देशांतर की बात करें तो
9 पूर्वी देशांतर से 8248 पूर्वी देशांतर तक। बात करें राज्य यानी कि एमपी का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश है इसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। देश के कुल क्षेत्रफल में प्रदेश का कितना परसेंट मतलब कितना प्रतिशत है एमपी का क्षेत्रफल, तो ये देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। कितना है, 9.38%। राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, और बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी का जो स्थान है वह दूसरा है, पहले नंबर पे है राजस्थान। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। मध्य प्रदेश राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार है मध्य प्रदेश का 605 किलोमीटर। कितना है, 605। और पूर्व से पश्चिम ये है 870। उत्तर से दक्षिण 605, पूर्व से पश्चिम 870। राज्य की सीमा यानी कि मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों को टच करती है, यानी कितने राज्यों से मिलती है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की जो सीमा है यह टच करती है 5 राज्यों को, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात है। तो देखिए अब इसमें उत्तरी सीमा, देखिए राज्य की उत्तरी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश उत्तरी सीमा पर। दक्षिण में कौन है, महाराष्ट्र। पूर्वी दिशा में कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़। और पश्चिमी सीमा में कौन सा राज्य मिलती है, राजस्थान और गुजरात। पश्चिमी सीमा में 2 राज्य हैं, राजस्थान और गुजरात। राज्य की अधिकतम सीमा किस राज्य के साथ मिलती है, यानी मध्य प्रदेश की जो सबसे ज्यादा जो सीमा है वह किसके साथ शेयर करता है, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा मिलती है। राज्य की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ मिलती है, सबसे कम मतलब किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है एमपी, तो वो है गुजरात। ठीक है, केवल बड़ौदा जिले के साथ। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी का जो सबसे बड़ा जिला है वो है छिंदवाड़ा। कौन सा है, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा एमपी का जगह की दृष्टि से यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है दतिया। कौन सा है, दतिया। लेकिन दोस्तों अभी दतिया नहीं रहा है, अब हो गया है हमारा निवाड़ी। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग ये है जबलपुर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग ये है जबलपुर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग ये है नर्मदापुरम। इसमें केवल 3 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील कौन सी है, इंदौर। सबसे बड़ी तहसील कौन सी है, इंदौर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी जो तहसील है वो है अजयगढ़ पन्ना। कर्क रेखा राज्य के कितने जिलों से गुजरती है, तो दोस्तों जो कर्क रेखा है यह राज्य के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा। प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की राजभाषा है हिंदी। प्रदेश का राजकीय पक्षी यानी कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वह कौन है, इसका जो राजकीय मतलब अपने एमपी का जो राजकीय पक्षी है वो है दूधराज। इसको पैराडाइज फ्लाई केयर भी कहा जाता है। तो पैराडाइज फ्लाई केयर, तो ये भी दिमाग में रख लेना है। प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंघा। कौन है, बारहसिंघा। बारहसिंघा को ब्रेडरी जाति भी कहते हैं। ठीक है, ब्रेडरी जाति। ब्रेडरी जाति का जो बारहसिंघा है वही हमारा राजकीय पशु है। प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है लिली। तो हमारा जो राजकीय पुष्प है वो कौन सा है, लिली। ठीक है, ये बात भी दिमाग में रखनी है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो है मलखंभ। ठीक है, मलखंभ मतलब एक खंभे पर चढ़ना होता है तो मलखंभ कहलाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है, तो राजकीय नृत्य है नाच। राजकीय नृत्य कौन सा है, नाट्य। नृत्य नहीं, नाट्य। नृत्य तो राई है। राजकीय नाट्य, राज्य नाट्य कौन सा है, नाच। प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, वो है बरगद। प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो है बरगद। मध्य प्रदेश की जो राजकीय फसल है वो है सोयाबीन, इसलिए इसको सोयाबीन स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जो राज्य नृत्य है यानी कि नृत्य जो हमारा राजकीय नृत्य है वो है राई। प्रदेश की राजकीय मछली उसको कहते हैं महासीर। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रथम एवं एकमात्र। अब ये नहीं बदल सकते क्योंकि जो प्रथम और एकमात्र है ये थोड़ी बदलेंगे। तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। डॉक्टर वी पट्टाभी सीतारमैया। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो श्री ठीक है सरला ग्रेवाल। कौन थी, सरला ग्रेवाल। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे मध्य प्रदेश के, वो थे डॉक्टर रविशंकर शुक्ल। डॉक्टर रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये थी उर्मिला सिंह, और ये थी हिमाचल प्रदेश की। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये थी उमा भारती। हमारी पहली महिला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की कौन थी, उमा भारती। प्रथम न्यायाधीश मध्य प्रदेश के पहले न्यायाधीश कौन थे, ये थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश के पहले न्यायाधीश। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे पंडित कुंजीलाल दुबे। प्रथम विपक्ष के नेता मध्य प्रदेश में प्रथम विपक्ष के जो नेता थे वो कौन थे, वो थे विष्णुनाथ तामस्कार। ठीक है, तामस्कार। ठीक है। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त पहले मध्य प्रदेश के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त थे एन.बी. लोहानी। प्रथम लोकायुक्त थे पी.बी. दीक्षित। कौन थे, पी.बी. दीक्षित। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी श्रीमती सरोजिनी सक्सेना। और पहले प्रथम मुख्य जो सचिव थे वो थे एच.एस. कामत। पहले मुख्य सचिव कौन थे, एच.एस. कामत। और प्रथम महिला मुख्य जो न्यायाधीश थी वो थी सरोजिनी सक्सेना। मध्य प्रदेश का प्रथम राज्य सूचना आयुक्त ये चले गए थे टी.एन. श्रीवास्तव। राज्य के सूचना आयुक्त टी.एन. श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र यह है सोहागपुर में। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक क्षमता वाली विद्युत परियोजना विंध्याचल बृहत ताप परियोजना। मध्य प्रदेश में एकमात्र अफीम उत्पादक जिला यह है मंदसौर। मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला, तो गांजा उत्पादक जिला है खंडवा। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन यानी कि पहाड़ों पर जो स्टेशन बना है वो है पंचमढ़ी या पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का एकमात्र सफेद सेब पाए जाने वाला जिला मतलब जिस जिले में सफेद सेब पाए जाते हैं वो है खंडवा जिला। मध्य प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। ये एमपी का पहला विश्वविद्यालय था। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो हमारा पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था वो था कान्हा किसली। कौन था, कान्हा किसली। मध्य प्रदेश का प्रथम बड़ा रेलवे जंक्शन ये था इटारसी रेलवे जंक्शन। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये दूसरी बार आया है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मध्य प्रदेश का प्रथम ड्राई पोर्ट पहला ड्राई पोर्ट था इंदौर में बना था। प्रथम खुली जेल होशंगाबाद में, नवजीवन आश्रम जिसे कहते हैं ये होशंगाबाद में है। तो ये रही मध्य प्रदेश की प्रथम एवं एकमात्र। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रमुख तथ्य, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम एवं एकमात्र और मध्य प्रदेश राज्य का गठन तथा विभाजन इसके बारे में जाना था। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह जानना रोचक होगा कि मध्य प्रदेश का इतिहास कैसा रहा, मध्य प्रदेश पर किन वंशों यानी कि किन राजाओं ने राज्य किया, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे और 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का प्रमुख योगदान क्या रहा, मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा। और 1857 की क्रांति में जो मध्य प्रदेश के विद्रोही थे मतलब एक प्रकार से जिन्होंने मध्य प्रदेश का क्रांति में शामिल हुए थे वो कौन कौन से रहे। और साथ ही बात करेंगे आधुनिक काल में जो झंडा सत्याग्रह है उसमें मध्य प्रदेश का
योगदान रहा, नमक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह और भोपाल आंदोलन, इनमें मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा। साथ ही हम असहयोग आंदोलन में मध्य प्रदेश के जो सिवनी जिला है वहां से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के इतिहास की इस दास्तान को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश यह राज्य भारत के केंद्र में स्थित होने के कारण हृदय प्रदेश कहलाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह भारत का प्राचीनतम भाग माना जाता है। बात करें मध्य प्रदेश के प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में सबसे पहले आता है प्राग ऐतिहासिक, सबसे पुराना काल। प्रदेश के विभिन्न भागों में किए गए उत्खनन और खोजों में प्राग ऐतिहासिक सभ्यता के चिन्ह मिले हैं। आदिम प्रजातियां नदियों के किनारे और गिरी कंदराओं में रहती थी। मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन, छनेरा, नेमावार, मुजावरी, महेश्वर, देवगांव, बखिया, हंडिया, कबरा, सिद्धनपुर, आदमगढ़, पचमढ़ी, होशंगाबाद, मंदसौर और सागर के स्थानों पर इनके अनेक स्थानों पर इनके रहने के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। इस काल के मानव ने अपनी कलात्मक अभिरुचियां उनकी अभिव्यक्ति भी स्पष्ट की है और प्रकट की है। और सागर के निकट जो पहाड़ियां हैं उनसे प्राप्त शैलचित्र हैं वह इसके प्रमाण है। साथ ही जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो भी हमारे जो प्रागैतिहासिक काल है उसकी जो कलात्मक प्रतिक्रिया है उसका प्रमाण भीमबेटका की गुफाएं मानी जाती हैं। तो यह होता है हमारा प्राचीन काल समाप्त। बात करते हैं मध्य प्रदेश का पाषाण एवं ताम्रकाल। अब देखिए मध्य प्रदेश का पाषाण काल कब से माना जाता है और आप ये मान लो कि और इसमें जो प्रमुख जनपद थे उनके क्या नाम थे, आइए इनको जान लेते हैं। तो सभ्यता का दूसरा चरण पाषाण एवं ताम्रकाल के रूप में विकसित हुआ था। सभ्यता का दूसरा चरण पाषाण और पाषाण यानी पत्थर, ताम्र यानी तांबा, ताम्रकाल के रूप में विकसित हुआ था। नर्मदा की स्वर्ण घाटी में ईसा से 2000 वर्ष पूर्व यानी कि 2000 ईस्वी पूर्व यह सभ्यता फली फूली थी। यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समकालीन थी, यानी कि मोहनजोदड़ो था और हड़प्पा सभ्यता थी उसी के समकालीन ही मानी जाती है। महेश्वर, नर्मदा टोली, काथा, नागदा, बरखेड़ा, एरड़ आदि इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। इन क्षेत्रों की खुदाई से प्राप्त जो पूरा अवशेष है उससे इस सभ्यता के बारे में जो मतलब इनकी खुदाई हुई क्षेत्र की तो जो अवशेष थे उनसे ही हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उत्खनन में मृद भांड यानी कि मिट्टी के भांड, धातु के बर्तन एवं औजार आदि मिले हैं। अब देखो ये चीजें मिल गई, लेकिन अभी जो प्राचीन जो पाषाण जो ताम्रकाल था उसमें जो प्रमुख जनपद थे और उनके नए नाम कौन से हैं, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को बता दूं उज्जैन है तो उज्जैन तो नया नाम है, लेकिन उज्जैन का जो प्राचीन नाम था ये क्या था ये जानना काफी ज्यादा रोचक हो जाता है। तो आइए जानते हैं बारी बारी से प्राचीन जनपद के नए जनपद यानी कि नया नाम। तो उज्जैन को आज कहा जाता है, नहीं पहले उज्जैन को कहा जाता था अवंती, ग्वालियर को पहले कहा जाता था वत्स, पहले ग्वालियर को क्या कहते थे वत्स। खजुराहो यहाँ पर चेदी जनपद थी, जो 16 महाजनपद थी उनमें चेदी जो महाजनपद है वो खजुराहो में थी। निमाड़ यानी कि खंडवा में अनुज जनपद थी। विदिशा में दसाड़, दमन में तुंडी के जनपद मानी जाती है। नगर में नरवरपुर, ठीक है, नगर यानी कि शिवपुरी, इसमें नलपुर, ठीक है नलपुर। तो यहाँ पर हमारे प्राचीन जनपद के जो परिवर्तित नाम है वो समाप्त होते हैं। अब प्राचीन जनपद की तो बात हो गई, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास कैसा रहा, कौन कौन से वंश आए, चंदेल वंश, गौंड वंश, बुंदेला वंश, बघेल वंश, सिंधिया वंश, इनका क्या योगदान रहा मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले चंदेल वंश से शुरू करते हैं। चंदेल वंश ने महोबा में शासन किया था। इस वंश का जो संस्थापक था वो थे नन्नुक, ठीक है, नन्नुक जो थे वह चंदेल वंश के संस्थापक थे। राजा धम्मदेव के शासनकाल में चंदेलों ने प्रतिहारों से स्वतंत्र होकर अपने राज्य का विस्तार किया था। जी दोस्तों, जो राजा धम्मदेव थे उनके शासनकाल में जो चंदेल थे उन्होंने प्रतिहारों से अलग होकर स्वतंत्र होकर अपने राज्य का मतलब विस्तार किया था। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों में जो पार्श्वनाथ है और विश्वनाथ है उसका निर्माण राजा धम्मदेव ने ही करवाया था। अंतिम चंदेल शासक परमार्दी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराकर महोबा को अपने राज्य में मिला दिया था। तो अंतिम जो चंदेलों का जो अंतिम शासक थे वो थे परमार्दी और इन्हें किन्होंने हराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उन्होंने महोबा को अपने राज्य में शामिल कर लिया। अब चंदेल वंश की बात हो गई है, अब बात करते हैं यादव वंश की। जी हाँ दोस्तों, गौड़ राजवंश की। तो यादव राय ने गढ़ यानी कि कटंगा में गौड़ राजवंश की स्थापना की। गौड़ राजवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा संग्राम शाह था। अकबर के समकालीन गौड़ राजवंश की जो शासिका थी वो रानी दुर्गावती थी, और रानी दुर्गावती के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। मुगल सेनापति जो आसफ खां थे उन्होंने रानी दुर्गावती को पराजित किया था, लेकिन रानी दुर्गावती जो थी वो एक वीरांगना थी, उन्होंने ऐसे झुके नहीं किसी के सामने वो लड़ती रही, और ये गौड़ राजवंश की सबसे प्रमुख शासिका मानी जाती है। साथ ही सबसे प्रसिद्ध जो शासक थे गौड़ राजवंश के वो कौन थे, संग्राम शाह। अब गौड़ राजवंश की बात हो गई है, अब चलते हैं अपन बुंदेला वंश की तरफ। जी हाँ दोस्तों, तो 14वीं शताब्दी में बुंदेला वंश का उदय हुआ। इस वंश के रुद्र प्रताप बुंदेला ने 1531 में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। जी हाँ दोस्तों, जो रुद्र प्रताप बुंदेला थे उन्होंने 1531 में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश के शासक बीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी। जी हाँ दोस्तों, जो जहांगीर थे उन्होंने कहा बीर सिंह से कि अबुल फजल को मार दो, तो बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। इस वंश का प्रसिद्ध राजा छत्रसाल थे। जी हाँ दोस्तों, इस वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे, वो थे छत्रसाल, और महाराज छत्रसाल के बारे में आप लोग सुनते ही हैं, जिन्होंने मुगलों के साथ युद्ध किया। लेकिन इसके बाद मुगलों के साथ इन्होंने युद्ध किया, बाद में इनके मतलब मुगल दरबार में 4000 मनसब का पद इन्होंने प्राप्त कर लिया था। क्योंकि जनता जो थी, जनता को बहुत ज्यादा नुकसान होता है यदि वो ये नहीं करते, तो इस वजह से अपने जन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने राज्य के लिए उन्होंने इस पद को स्वीकार कर लिया था। बुंदेला वंश के शासनकाल में ओरछा में स्थापत्य कलायुक्त भवनों एवं मंदिरों का निर्माण किया गया। जहाँ दोस्तों तो बुंदेला वंश है, इन्होंने ओरछा में कई कलायुक्त भवनों और मंदिरों का निर्माण किया। साथ ही इन्होंने एक जलाशय का निर्माण भी किया। जी हाँ दोस्तों, और वह जलाशय है गढ़ा के समीप गंगा सागर जलाशय। जी हाँ दोस्तों, जो बुंदेला राजवंश हैदर शाह है इन्होंने गढ़ा के समीप गंगा सागर जलाशय है उसका निर्माण करवाया था। बुंदेला राजवंश है उसमें बुंदेला शासक मधुकर शाह का पुत्र रामचंद्र जो जहांगीर है वो जहांगीर के समकालीन माना जाता है। अब बात करते हैं बुंदेला वंश की तो बात हो गई, अब बात करते हैं बघेल राजवंश की, और इसके बाद हम बात करेंगे सिंधिया वंश की। बघेल वंश का शासन रीवा में था, रीवा के भटा में था। इसी वंश के राजा रामचंद्र के दरबार में से जो संगीतज्ञ थे वो तानसेन को मुगल सम्राट ने अपने दरबार में बुला लिया था। अब देखिए, जो तानसेन थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं, लेकिन ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है कि जो रीवा के शासक थे, जो बघेल वंश के शासक थे, ठीक है, राजा रामचंद्र, उनके दरबार में पहले काम करते थे तानसेन, लेकिन जो अकबर थे उनको अच्छे लगे तानसेन, तो उन्होंने तानसेन को अपने दरबार में बुला लिया। तो ये बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है।
1569 ईस्वी में बघेल वंश ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, 1569 में बघेल वंश है, इन्होंने मुगलों के प्रति मुगलों की अधीनता है उसको स्वीकार कर लिया था। बघेल राजवंश के वीर मानसिंह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी। जो चौसा का युद्ध हुआ था उसमें बघेल राजवंश के जो वीर मानसिंह थे उन्होंने हुमायूं की सहायता की थी। अब देखिए बघेल राजवंश की बात हो रही है, अब बात करते हैं सिंधिया वंश की। तो ग्वालियर के सिंधिया वंश का संस्थापक राणोजी सिंधिया था। महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर कब्जा करके मुगल शासक शाह आलम को मुक्त कराया था। किन्होंने शाह आलम को मुक्त कराया था? महादजी है, महादजी सिंधिया, इन्होंने दिल्ली पर कब्जा करके जो मुगल शासक शाह आलम है इनको एक प्रकार से मुक्त कराया था। सिंधिया राजवंश की आरंभिक जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। दौलत राव सिंधिया ने उज्जैन से शिफ्ट करके ग्वालियर को सिंधिया राजवंश की अपनी राजधानी बनाया था। दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था। ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है। और ये शाह आलम को किन्होंने मुक्त कराया? महादजी सिंधिया ने। ये दोनों फैक्ट एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सिंधिया वंश की स्थापना उज्जैन में महादजी सिंधिया ने की थी। उन्होंने ग्वालियर के तत्कालीन जाट जो सरदार लोकेंद्र सिंह थे उनसे ग्वालियर के किले को जीता था। उस समय जो जाट सरदार थे लोकेंद्र सिंह, उनसे ग्वालियर के किले को सिंधिया वंश के जो संस्थापक थे महादजी सिंधिया इन्होंने जीता था। महादजी सिंधिया ने मुगल शासक शाह आलम को कंपनी के आधिपत्य से मुक्त करा के दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठाया। तो ये बात हमने पहले ही इस बात पर चर्चा कर ली है। इस वंश के शासक दौलत राव सिंधिया ने, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर हस्तांतरित कर दी थी। सिंधिया वंश के राजा जीवाजी राव ने वर्ष 1948 में राज्य का भारत संघ में विलय किया तथा वे संयुक्त संघ के राज्य प्रमुख बनाए गए थे। अब एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण दो प्रश्न और बनते हैं। इस वंश के ग्वालियर दुर्ग को किलों का रत्न और ग्वालियर दुर्ग को ही भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। ये दोनों फैक्ट दिमाग में रखना है। ग्वालियर दुर्ग को किलों का रत्न और भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। बात करते हैं जो कि सिंधिया वंश है इसकी स्थापना कब हुई, साथ ही जो सिंधिया वंश है इस जो इस समय और कौन-कौन से वंश स्थापित हुए। तो दोस्तों सिंधिया राजवंश की स्थापना हुई थी 1732 में। मालवा में ये सिंधिया राजवंश है, यह स्थापित हुआ था। तो अब देखिए कुछ अन्य जो राजवंश है उनकी हम बात कर लेते हैं। और इनकी बात इसलिए भी करनी जरूरी है क्योंकि 1732 ईस्वी में ही मालवा में 5 राज्य स्थापित हुए थे। इंदौर में होलकर राजवंश, ग्वालियर में सिंधिया राजवंश, धार में आनंदराव पवार वंश, देवास की बड़ी पांति में तुकोजी वंश और देवास की छोटी पांति में जीवाजी वंश। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर एक साथ 5 राजवंश स्थापित हुए थे। अब ये तो हो गई प्राचीन काल में प्रागैतिहासिक, पाषाण काल, मध्य इतिहास और मध्य इतिहास के कुछ मिलाकर जो प्रमुख वंश हैं उनकी बात हो गई है। अब आगे हम बात करते हैं 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा, मध्य प्रदेश के प्रमुख विद्रोही कौन से रहे और यह जो 1857 की क्रांति है सबसे पहले विद्रोह कहां से उठा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे पहले नीमच के छावनी से 1857 की क्रांति का विद्रोह है वह उठा था जब सैनिकों ने 3 जून 1857 को अंग्रेजी बंगलों में आग लगा दी। जो अंग्रेजी बंगले थे बंगालों में, माफ कीजिएगा, 1857 में क्या हुआ, अंग्रेजी जो बंगले थे उनमें सैनिकों ने क्या आग लगा दी। तो राज्य में जो तात्या टोपे थे, नाना साहब के प्रयत्नों से जो सैनिक थे उन्होंने सैनिकों, किसानों और ग्रामीणों के मध्य क्रांति संदेश कमल और रोटी के माध्यम से पहुंचाया गया था। तो सबसे पहले जो तात्या टोपे थे, नाना साहब पांसे थे, नाना साहब थे और जो सैनिक वगैरह थे इन्होंने किस माध्यम से संदेश को पहुंचाया था, वो था कमल और रोटी। ग्वालियर की मुरार छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर संचार व्यवस्था भंग कर दी। शेख रमजान है उनके नेतृत्व में सागर छावनी में विद्रोह हुआ था। तो शेख रमजान है उनके नेतृत्व में सागर की छावनी में विद्रोह हुआ था। गया मंडला में साकिर शाह यानी जो गोंड वंश के थे उन्होंने विद्रोह किया था। वहीं 20 जून 1857 को सिप्पू में विद्रोह हुआ था। इसी समय महू छावनी में शहादत खान ने उनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ और अंग्रेजी सेना परास्त कर दी गई। उन्होंने अंग्रेजी सैनिकों को परास्त कर दिया था। महाराजा होलकर विद्रोहियों को सहायता दे रहे थे। ये बात दिमाग में रखनी है। जो इंदौर का जो होलकर जो राजवंश था उसमें जो होलकर थे वो अंग्रेजों के खिलाफ थे और विद्रोहियों को सहायता प्रदान कर रहे थे। जो भी विद्रोही थे उनको जैसे कि बंदूक चलाना, जो भी चीजें उस समय पे चाहिए, हथियार वगैरह, ये सभी चीजें होलकर जो राजा थे वो दे रहे थे। अच्छा, सहायता की तो बात हमने कर ली। अब बात कर लेते हैं 1857 में कौन-कौन से प्रमुख विद्रोही थे, क्योंकि हमें तो तात्या टोपे, रानी अवंतीबाई, शेख रमजान, इन्हीं 3-4 नामों को याद है, ये 3-4, लेकिन और कौन-कौन से प्रमुख विद्रोही थे और किन-किन स्थानों से उन्होंने विद्रोह किया था। तो सबसे पहले आते हैं शेख रमजान जिन्होंने सागर से विद्रोह किया था। दूसरे हैं टाटा भील ने खरगोन से विद्रोह किया था। तीसरे हैं शंकर शाह, इन्होंने गया मंडला से विद्रोह किया था। चौथे हैं राजा ठाकुर प्रसाद, इन्होंने राघवगढ़ से विद्रोह किया था। पांचवें हैं नारायण सिंह, इन्होंने रायपुर से विद्रोह किया था। छठवें हैं शहादत खान, इन्होंने महू से विद्रोह किया था। इसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने झांसी और कालपी से विद्रोह किया था। इसके बाद है तात्या टोपे जिन्होंने कानपुर, झांसी और ग्वालियर 3 जगह से विद्रोह किया था। इसके बाद है रानी अवंतीबाई जिन्होंने रामगढ़ से विद्रोह किया था। रानी अवंतीबाई के बाद झलकारी बाई, इन्होंने झांसी से विद्रोह किया था। और ये झलकारी बाई ये कौन है? ये है लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका। साथ ही भीमा नायक है, इन्होंने मंडलेश्वर से विद्रोह किया था और मंडलेश्वर उज्जैन से। इसके बाद गिरधारी बाई, इन्होंने रामगढ़ से विद्रोह किया था और ये गिरधारी बाई ये थी जो रानी अवंतीबाई है उनकी अंगरक्षिका। श्री बहादुर और देवी सिंह, इन्होंने मंडला से विद्रोह किया था। तो ये रही प्रमुख विद्रोही जिन्होंने 1857 में विभिन्न स्थानों से अपने विद्रोह को उज्जवल किया था और अपने विद्रोह को आगे बढ़ाया था। इसके अलावा कई अन्य और फैक्ट भी हैं जो कि आपको याद रखनी है। जैसे 1818 में मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व नागपुर के शासक अप्पाजी भोसले ने किया था। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो विद्रोह हुआ था, एक प्रकार से विरुद्ध हुआ, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, वो 1818 में हुआ था और किन्होंने किया था? अप्पाजी भोसले ने। अप्पाजी भोसले ने अरबी सैनिकों की सहायता से बैतूल के समीप अंग्रेजों से युद्ध किया, किंतु जो अप्पाजी भोसले थे ये पराजित हो रहे थे। अब 1818 के बाद ठीक 15 साल बाद जी दोस्तों 1833 में रायगढ़ नरेश जो जुझारू सिंह है उनके पुत्र देवनाथ सिंह है, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। और इसके 9 साल बाद 1842 में नरसिंहपुर के जमींदार तिलहन शाह तथा हीरापुर के किरण शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। और इसके ठीक 15 साल बाद 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह नीमच छावनी में हुआ था। कहां पे हुआ था? नीमच छावनी में। और ये बात मैंने आपको पहले बता दी है। नीमच छावनी में सबसे पहले विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को। पैदल एवं घुड़सवार सैनिकों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। बात
सोलर से उन्होंने राजपूत सैनिकों की मदद से नीमच छावनी के विद्रोह को दबा दिया। 14 जून 1857 को यानी कि ठीक 11 दिन बाद ग्वालियर के निकट मुरार छावनी में फिर सैनिकों ने फिर से विद्रोह कर दिया। तो रानी दुर्गावती के जो वंशज हैं साके शाह और उनके जो पुत्र हैं उन्होंने गढ़ा मंडला में स्वतंत्रता के लिए विद्रोह कर दिया था। 20 जून 1857 को सिपुरी में विद्रोह हुआ। इसके बाद 1 जुलाई 1857 को सैनिकों ने फिर से विद्रोह कर दिया। ये कहा हुआ था मऊ छावनी में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय दिल्ली के शहजादे हुमायूं ने मंदसौर में बलायती, देवाती और सिंधिया के कुछ सैनिकों की सहायता से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हुमायूं ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की तथा फिरोज शाह के नाम से मंदसौर पर शासन किया। कर्नल ड्यूरेंट और कर्नल स्टॉक्टो, कैप्टन लुडवो और कोड इन्होंने भोपाल की बेगम सिकंदर ने शरण दी। इनको भोपाल की बेगम थी, उन्होंने क्या किया, शरण दी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 28 जून 1858 को काली में ह्यूरोज की सेना के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गई। तो झांसी की जो रानी थी रानी लक्ष्मीबाई ये 28 जून 1858 को काली में ह्यूरोज की सेना के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गई थी। अब देखो झांसी की रानी शहीद हो गई। अब इसके बाद टाटा टोपे का क्या हुआ? तो दोस्तों जो टाटा टोपे थे इनको जो सिंधिया के जो सामंत थे मान सिंह, देखिए होलकर आंदोलन में सहायता की थी, लेकिन जो सिंधिया के जो सामंत कौन थे मान सिंह थे, इन्होंने धोखे से पकड़वा दिया था और टाटा टोपे को सिपुरी में फांसी दे दी गई। ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि टाटा टोपे को फांसी कहां पर दी गई? सिपुरी की जेल में। 1857 के विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया एवं भोपाल की बेगम ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो 1857 के विद्रोह में इन दो लोगों ने एक प्रकार से ग्वालियर के जो सिंधिया थे, ठीक है, मान सिंह थे, उन्होंने और भोपाल की बेगम ने इन्होंने दोनों मिलकर अंग्रेजों का साथ दिया था। और ये काफी मतलब उस समय जो हमारे विद्रोही थे उनका मनोबल गिराने वाली बात थी। मंडला जिले की रियासत रामगढ़ की जो रानी अवंतीबाई है उन्होंने 20 मार्च 1858 को अंग्रेजी सेनापति बार्डन के साथ युद्ध में पराजय होते देखकर जो अपनी अंगरक्षिका थी उनकी जो गिरधारी बाई थी उनकी कटार से इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। जो रानी अवंतीबाई थी उन्होंने अपनी अंगरक्षा की जो अंगरक्षिका है उनकी कटार ली और आत्महत्या कर ली, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब पराजय हो जाएगी और वो वीरगति को प्राप्त हो गई। इसके बाद जो अवंतीबाई है उन्हें रामगढ़ की झांसी की रानी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो अवंतीबाई कौन कहलाती है? रामगढ़ की झांसी की रानी। तो रामगढ़ की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी की रानी कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो रही 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा। अब हम बात कर लेते हैं आधुनिक काल में जो सत्याग्रह हुए, जो कि 4-5 सत्याग्रह प्रमुख हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले झंडा सत्याग्रह। वर्ष 1922 में जबलपुर से प्रारंभ हुए झंडा सत्याग्रह को जो इसका जो निर्देशन है वह दिया था सर्वश्री देवदास गांधी। और देखिए कौन कौन ने इसका निर्देशन किया था? सर्वश्री देवदास गांधी, राम गोपालाचार्य तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, इन्होंने इसका निर्देशन दिया था। जो राष्ट्रीय ध्वज है फहराने पर पंडित सुंदरलाल को 6 माह के लिए कारावास की कठोर सजा सुनाई गई थी। वर्ष 1923 में जबलपुर में झंडा सत्याग्रह की नींव पड़ी थी। 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में शुरू सत्याग्रह के साथ जबलपुर में पुनः जो झंडा सत्याग्रह है इसका आयोजन किया गया। जब कौन कौन थे शामिल में? सरोजिनी नायडू, मौलाना आजाद जैसी हस्तियों की जबलपुर में उपस्थिति है। उसके मध्य जो कंछोड़ी लाल है, बंसालाल है और काशी प्रसाद है, इन्होंने टाउन हॉल पर एक बार फिर तिरंगा लहरा दिया। तो एक बार फिर से 1923 मार्च में टाउन हॉल पर तिरंगा अप्रैल में लहराया गया था। मार्च 1923 में जबलपुर में झंडा सत्याग्रह आरंभ हुआ, जिसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और नाथुराम मोदी ने किया था। तो 3 लोग थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि लेखिका भी हैं और डॉक्टर जो नाथुराम मोदी हैं, इन्होंने किया था। बात करते हैं नमक सत्याग्रह की। तो जबलपुर में सेठ गोविंददास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इन्होंने नमक सत्याग्रह किया था। जबलपुर में सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। अब देखिए झंडा सत्याग्रह की बात कर ली, नमक सत्याग्रह की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं जंगल सत्याग्रह की। जी हाँ दोस्तों, अब जंगल में सत्याग्रह कौन करेगा? आइए उसे जान लेते हैं। तो 1930 में सिवनी, प्रिया और जो छोड़ा डोंगरी है बैतूल के पास है, वहां के आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह किया था। वर्ष 1931 में देखो 1930 में आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह किया। फिर उसके बाद वर्ष 1931 में छतरपुर क्षेत्र में जो चर पादुका ग्राम है वहां स्वतंत्रता सेनानियों की शांतिपूर्ण बैठक हुई। उस पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। 1931 में मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी एक शांति से बैठे थे, उस बैठक में पुलिस ने आंखें बंद करके गोलियां चला दी, जिसमें 6 स्वतंत्रता संग्रामी शहीद हो गए। यह मध्य प्रदेश का जलियांवाला मतलब जलियांवाला बाग कांड कहलाता है। तो हमारा जो जलियांवाला बाग कांड है वो कहां पर घटित हुआ था? छतरपुर क्षेत्र के चर पादुका गांव में। और यहाँ पे जो अंग्रेज थे उन्होंने क्रांति जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी और 6 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। इसलिए इस कांड को मतलब इस घटना को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। गोली चलने का आदेश कर्नल फिशन ने दिया था। और ये जो आदेश दिया था ना, ये दिया था कर्नल फिशन ने। वर्ष 1939 में जबलपुर से गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था और बिनोबा जी प्रथम सत्याग्रही बने थे। पहले सत्याग्रही कौन बने थे? बिनोबा। अब बात करते हैं वर्ष 1930 में जो जबलपुर में जो आंदोलन हुआ था, वही जो आंदोलन हुआ उसी को जंगल सत्याग्रह कहा गया और यहीं से मतलब जबलपुर से ही जंगल सत्याग्रह की शुरुआत होती है। अब बात कर लेते हैं भोपाल आंदोलन की। जी हाँ दोस्तों, ये भोपाल आंदोलन क्या है? तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के पश्चात सभी रियासतें थी वो भारत के संगठन में रही थी। लेकिन वर्ष 1948 में जो दिल्ली में मध्य भारत के जो राजा थे उनके सम्मेलन में जीवाजीराव सिंधिया को राज प्रमुख बनाया गया था। वर्ष 48 और 49 के राजनीतिक आंदोलन के पश्चात जो भोपाल के नवाब हैं उन्होंने भारत की जो रियासत है उसको भोपाल की रियासत है उसको भारतीय संघ में मिलाने की घोषणा कर दी। 1 जून 1949 को भोपाल राज्य भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो भोपाल 1 जून 1949 को भारतीय संघ में शामिल किया गया था, ना कि 15 अगस्त 1947 को। भोपाल का नवाब हमीदुल्लाह खां मेंबर ऑफ प्रिंसिप का 2 बार अध्यक्ष बनाया गया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन करके भोपाल को राजधानी है वह बनाया गया और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और एक नया राज्य बना जो कि छत्तीसगढ़ हुआ। अच्छा, भोपाल आंदोलन की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं असहयोग आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या हो रहा। तो असहयोग आंदोलन की तैयारी के सिलसिले में पहुंचे जो अजमल खां है और कांग्रेसी थे, उनके सम्मान में जबलपुर जो नगर पालिका भवन है उस पर तिरंगा फहराने की जो रणनीति थी वह कांग्रेस ने बनाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो गतिविधियां हैं उनकी शुरुआत मध्य प्रदेश में वर्ष 1904 में हुई थी। वर्ष 1916 में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत रखी गई थी और प्रभाकर दुंडीराज ने मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व है वह किया था। तो एमपी में जो असहयोग आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया? प्रभाकर दुंडीराज ने। प्रभाकर दुंडीराज है, उन्होंने मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों ये रहा मध्य प्रदेश का संपूर्ण जो संक्षिप्त इतिहास है उसकी आज हमने बात कर ली। आज हमने सबसे पहले प्राचीन काल में प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, प्राचीन जनपद और उनके परिवर्तित नाम, मध्यकालीन
बुंदेला वंश, बघेल राजवंश, सिंधिया वंश और मारवाड़ में जो 1732 में स्थापित हुए 5 वंश थे, होलकर, सिंधिया, आनंद, तुर्कोजी, जीवाजी, इन सभी राजवंश के बारे में हमने जाना। साथ में 1857 की जो क्रांति थी उसमें मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा इसके बारे में भी हमने बात की और इस क्रांति के जो प्रमुख विद्रोही थे वो और उन्होंने किस किस स्थान से विद्रोह किया था इस बारे में भी हमने बात कर ली। साथ ही दोस्तों आधुनिक काल में झंडा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह और भोपाल आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन के बारे में हमने बात की। तो इसी के साथ जो मध्य प्रदेश है इसका संक्षिप्त इतिहास समाप्त होता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी जीके के बारे में जो कि आपके एमपी पुलिस एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही कम समय में मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो सर्वप्रथम पद है यानी कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल, पहले मुख्यमंत्री और पहले महाधीश, मतलब जितने भी पद हैं सबसे पहले पद है उस पर जो पहले व्यक्ति थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्राचीन नगर एवं उनके जो संस्थापक हैं यानी कि किस नगर को किसने बसाया, जैसे ग्वालियर को किसने बसाया, जबलपुर को किसने बसाया, तो इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा मध्य प्रदेश, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। और यहाँ से आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि मध्य प्रदेश कैसे रहता है। यहाँ पे श्योपुर, मुरैना, भिंड, यहाँ पे ग्वालियर, यहाँ पे अशोकनगर, यहाँ पे दतिया और यहाँ पे देखिए शिवपुरी, यहाँ पे अशोकनगर, यहाँ पे गुना, विदिशा, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे निमाड़ी है, ठीक है, निमाड़ी, सतना, रीवा, यहाँ पे मैहर, यहाँ पे मऊगन, सिंगरौली, सीधी, सैदो, अमरिया, कटनी, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, जबलपुर, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पालुना, बैतूल, नर्मदापुरम, रायसेन। यहाँ पे मैं एक प्रकार से आपको रिवीजन करवा रहा हूँ कि मतलब अपने जो 55 जिले हैं वो कौन-कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे बैतूल, हरदा, सीहोर, देवास, खंडवा, बरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, ठीक है, खरगोन, बड़वानी, यहाँ पे खंडवा भी है, ठीक है, खरगोन, यहाँ पे इस तरफ खंडवा, फिर बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, यहाँ पे भोपाल और यहाँ पे है आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 55 जिले हैं उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट अपने जो प्रश्न है उनके बारे में। और हमारा जो पहला प्रश्न है मतलब मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति और उनके उपनाम। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके बाद जानेंगे मध्य प्रदेश की लता मंगेशकर है, इनको स्वर सामग्री कहा जाता है, ठीक है। लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है, स्वर सामग्री। अनिल काकोडकर को कहा जाता है विज्ञान पुरुष। माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। और अहिल्याबाई होलकर को देवी अहिल्या मतलब देवी भी कहा जाता है और लोकमाता भी कहा जाता है। विजयाराजे सिंधिया को राजमाता कहा जाता है। पंडित द्वारका प्रसाद जो मिश्र है उनको कहा जाता है आधुनिक चाणक्य। कालिदास को कहा जाता है भारतीय शेक्सपियर। पाणिनि को कहा जाता है व्याकरणाचार्य, ठीक है, व्याकरण में लिखित अष्टाध्यायी ग्रंथ। कवि केशवदास जी को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत कवि केशवदास। राजेंद्र जैन को कहा जाता है रजनीश और ओशो। रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है मनु। तो रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा जाता है मनु। और इसके बाद है आगे पंडित कुंजीलाल दुबे, इनको कहा जाता है मध्य प्रदेश के विधि पुरुष, ठीक है, विधि यानी न्याय पुरुष। अशोक कुमार को कहा जाता है दादा मुनि। चंद्रशेखर आजाद को कहा जाता है शहीद। तानसेन को कहा जाता है संगीत सम्राट। सुमित्रा महाजन को ताई कहा जाता है। दामोदर जो पुरोहित है इनको सहकारिता पुरुष भी कहा जाता है। कैलाश चंद्र जोशी इनको कहा जाता है राजनीति के संत। बाबूलाल गौर है इनको बुलडोजर के नाम से भी जाना जाता है, उनको बुलडोजर नाम भी कहा जाता है। इसके बाद है चेतन सोलंकी जिन्हें सोलर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। घाघ है, घाघ को कहा जाता है कृषि वैज्ञानिक। और अमृतलाल जो बेहरा है मतलब बेहर यहाँ पे बेहर गलत लिख दिया, बेहर, ठीक है, इनको कहा जाता है नर्मदा पुरुष। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे अगले जो चीज है मध्य प्रदेश में, अगले जो टाइप के प्रश्न है वो है मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति। अब ये है मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग प्रथम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सुश्री सरला देवाल। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती। मध्य प्रदेश के पहले न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजिनी सक्सेना, ठीक है, यहाँ पे सक्सेना आप लोग देखा। मध्य प्रदेश के विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो थे पहले अध्यक्ष थे कुंजीलाल दुबे, श्री कुंजीलाल दुबे। प्रथम मुख्य सचिव थे वो थे श्री एच.एस. कामत। प्रथम महिला मुख्य सचिव थी श्रीमती निर्मला बुच। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष जो थे वो थे विष्णु विनायक सरवटे। और प्रथम विपक्ष के नेता थे वो थे विष्णुनाथ तामस्कर। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, विधानसभा के जो उपाध्यक्ष थे वो थे विष्णु विनायक सरवटे, ठीक है, विष्णु विनायक सरवटे। और जो विपक्ष के जो नेता थे वो थे विष्णुनाथ तामस्कर, ठीक है, विष्णुनाथ तामस्कर। इसके बाद प्रथम महिला विपक्ष नेता जो थी वो थी जमुना देवी। प्रथम महिला विपक्ष नेता जमुना देवी। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे एन.बी. लोहानी। प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे शीतल सहाय, कौन थे, शीतल सहाय। प्रथम राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष थे टी.एन. श्रीवास्तव, कौन थे, टी.एन. श्रीवास्तव। प्रथम पुलिस महानिदेशक थे श्री बी.जी. घाटे, बी.जी. घाटे पहले पुलिस निदेशक थे, पहले पुलिस महानिदेशक, ठीक है, निदेशक नहीं महानिदेशक। प्रथम पुलिस जो महानिदेशक नहीं महानिरीक्षक, ठीक है, महानिरीक्षक थे बी.पी. दुबे, ठीक है, बी.पी. दुबे थे महानिदेशक और महानिरीक्षक थे बी.जी. घाटे। इसके बाद है प्रथम महाधिवक्ता थे श्री एम. धर्माधिकारी, ठीक है, श्री एम. धर्माधिकारी। प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल थी श्रीमती उर्मिला सिंह और ये थी हिमाचल प्रदेश से। प्रथम लोकायुक्त थे पी.वी. दीक्षित। प्रथम राज्य योजना मंडल के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रकाश चंद्र सेठी। प्रथम महिला पुलिस सेवा खंड थी जो वो थी आशा गोपालन, कौन थी, आशा गोपालन। प्रथम महिला भारतीय प्रशासनिक सेवा थी श्रीमती निर्मला बुच। और प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे डी.वी. रेगे लोक सेवा के पहले अध्यक्ष थे। तो ये थे मध्य प्रदेश में प्रथम। अब मध्य प्रदेश के प्रथम की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के जो नगर है और उनके संस्थापकों की। तो सांची जो नगर है, सांची के संस्थापक है सम्राट अशोक ने सांची शहर को बसाया है। ग्वालियर को राजा सूरजसेन ने बसाया है और ये प्रश्न कई बार आ चुका है। मांडू को राजपूत राजा मांडव ने बसाया। होशंगाबाद शहर इसको बसाया है होशंग शाह ने। जबलपुर को बसाया है राजा मदन शाह ने। भोपाल को राजा भोज ने। खजुराहो को चंदेल राजा ने और बरहानपुर को फारूकी जो राजा है इन्होंने बरहानपुर को बसाया है। इसके बाद है प्राचीन। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे किस मतलब स्थान को कौन-कौन से संस्थापक थे ये मैंने बात कर ली। अब कुछ बात कर लेते हैं प्राचीन जो शहर थे उनके वर्तमान नाम क्या है, ठीक है। जैसे अवंतिका क्षेत्र था उसका अब नाम है उज्जैन। बत्स को ग्वालियर कहते हैं। अनूप को निमाड़ क्षेत्र कहते हैं। तुम्बिका दमोह क्षेत्र में आता है। दरसाल यानी कि विदिशा क्षेत्र में। चेदी यानी कि खजुराहो क्षेत्र में। नलपुर नरवा क्षेत्र में। नलपुर कहा जाता है नरवा क्षेत्र में। जो पीतल नगर है, पीत नगर है वो खरगोन को कहा जाता है। दसपुर मंदसौर को। अनलपुर कहा जाता है शिवपुरी को। स्वयंभू नगर एरा बीना को, ठीक है, एरा बीना सागर में। नीलकंठी कहा जाता है छिंदवाड़ा को। अब यहाँ पे ये तो एमपी का मैप है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो एमपी के जो प्रमुख 3 टॉपिक थे वो समाप्त हो गए हैं। तो वही दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट तब तक के लिए जय श्री राम। तो दोस्तों बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है ये एमपी प्लस 30 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो है जहाँ दोस्तों जो कि आईएमपी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका ये वीडियो है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मध्य प्रदेश में पूर्व से किस नदी का उद्गम होता है, ये थोड़ा सा जो विद्यार्थी हैं उन्होंने शायद भेजा होगा क्योंकि पूर्व से नहीं होता। पूर्व से पश्चिम की जो नदियां बहती हैं वो 2 नदियां हैं, एक है नर्मदा और एक है सोन नदी। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 धूपगढ़ कहां पे है, तो धूपगढ़ किस जिले में है, धूपगढ़ है होशंगाबाद जिले में, पंचमढ़ी के पास में होशंगाबाद जिले में धूपगढ़ स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहां से कहां तक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। अगला क्वेश्चन है खजुराहो नृत्य महोत्सव कितने दिनों तक चलता है, तो ये जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है ये 7 दिनों तक चलता है। और दोस्तों मैं ज्यादा बकवास नहीं करता, जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो डायरेक्ट करता हूं, ठीक है, और आपका समय बचाता हूं। वैसे ही आपके पास कम समय है और बकवास में लग जाओ तो फिर इसलिए मैं
आया था एमपी पुलिस की मैं 30 अक्टूबर की पहली शिफ्ट को, ठीक है। और ये सभी पहली शिफ्ट में ही आए हैं, तो मेरी समझदार हो तो तुम्हारे लिए दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन क्या, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य जो गाय है कब होता है, मतलब इसमें ये आया था दिन में, रात में, दोपहर में, शाम को, तो ये रात में होता है, ठीक है। कौन सा बांध महानदी पर है, तो हीराकुंड बांध है वह महानदी पर है, तो ये प्रश्न भी पूछा गया था। अगला है प्लेन के बाएं हाथ का नियम से संबंधित एक प्रश्न था, अब मुझे लगा इसका आइडिया नहीं है, लेकिन प्रश्न इस प्रकार से था, जो अंगूठा जो रहता है वह किस दिशा को दर्शाता है, तो चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाता है अंगूठा, ऐसे कुछ प्रश्न था। नौवां प्रश्न है माता टीला परियोजना किस नदी पर है, तो माता टीला परियोजना है बेतवा नदी पर, किस नदी पर, बेतवा नदी पर। 10वां प्रश्न है पीएम मेरा मित्र एमपी पार्क, मतलब पीएम मेरा मित्र जो पार्क है कहां पे बना है, तो ये धार में, धार जिला है एमपी का, इसके भैंसवाड़ा गांव में बना है, कौन सा गांव, भैंसवाड़ा गांव में। अगला प्रश्न है मटकी नृत्य का क्षेत्र क्या है, तो मटकी नृत्य कौन से क्षेत्र में होती है, ये प्रश्न पूछा गया था, तो मालवा क्षेत्र में मटकी नृत्य होती है। और एक महाराष्ट्र के लोक नृत्य से प्रश्न आया था कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है, तो लावड़ी है, ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ये तुम्हें दिमाग में रख लेना है। इसके बाद ये कुछ और प्रश्न आए थे, जैसे होमो इरेक्टस किस काल से है, तो होमो इरेक्टस है ये प्लीस्टोसीन, ठीक है, इस युग से, मतलब इस काल से संबंधित है। एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये तो तुम्हें पता ही होगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मैं ब्लू कलर का ब्लू रेनबो से लिख दो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तुम समझ जाना। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो ये तो सबको पता है 1312 कुल मिला के, ठीक है। और तुम्हें बताना है कि एमपी में कितनी है। डीपीएसपी किस भाग में है, तो डीपीएसपी भाग 4 में, किस भाग में है, भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में, भाग 4 में है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 17वां प्रश्न था भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में, 1942 में, ठीक है, 42 में हुई थी। और ये क्वेश्चन जो आखिरी था, एक बच्चे ने बताया था कांडला बंदरगाह कहां पे है, तो कांडला जो बंदरगाह है ये गुजरात में है, गुजरात में है, कच्छ जिले में, ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में कांडला बंदरगाह। तो ये इतने प्रश्न आए थे, तो यहाँ पर हमारा जो एमपी पुलिस 38 अक्टूबर की जो शिफ्ट 1 है उसका ये वीडियो समाप्त होता है। और ऐसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और ऐसे ही मैं हर शिफ्ट का वीडियो बनाऊंगा, यदि आप कमेंट करोगे, आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यू है, ठीक है, एक कमेंट कर दो।